मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है। साथ ही कमेंट भी करें ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 646 आदिम सर्वोच्च खजाना तिजोरी। वांग ये ने अपनी पहचान सत्यापित की और प्रवेश किया। पेंटाग्राम महाद्वीप के लिए मिशन पुरस्कार एक उच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना है। प्राइमर्डियल स्टार शिशे ने नोट्स लिए। झपट्टा मारना। स्थानिक द्वार खुल गया। वांग ये ने उच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने की तिजोरी में प्रवेश किया। वह सबसे पहले सबसे कठिन से चुनने वाले खजाने पर निर्णय लेगा। अनुकूलता जितनी अधिक होगी, शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। स्पेस टाइम में अपनी वर्तमान उपलब्धि के साथ मैं स्पेस टाइम हाइग्रेड जन्मजात सर्वोच्च खजाने को नियंत्रित कर सकता हूं। वांग ये ने तुरंत एक ऐसे खजाने की खोज की जो उसके अनुकूल हो। उसे खजाने के प्रकार को छानने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने का एकमात्र प्रकार जिसके साथ उसकी उच्च अनुकूलता थी वह शुद्ध स्थान या समय प्रकार के अलावा स्पेस टाइम प्रकार था। अंतरिक्ष समय के पथ की उनकी समझ उन तीन पहलुओं में से एक थी जो अनुकूलता के स्तर को निर्धारित करती थी। अन्य दो पहलू अनुकूलता और इच्छा शक्ति थे। एक लौकिक दिन के बाद वांग ये ने तुरंत तीन खजानों पर ताला लगा दिया। एक अंतरिक्ष समय संलयन सर्वोच्च खजाना जिसके साथ वह काफी अनुकूल था, एक समय सर्वोच्च खजाना जिसके साथ वह बहुत अनुकूल था और एक अंतरिक्ष सर्वोच्च खजाना जिसके साथ वह बहुत अनुकूल था। सबसे महत्वपूर्ण कारक अभी भी अनुकूलता है। वांग ये ने पहले खजाने को खत्म कर दिया। गुप्त तकनीकों को विकसित करने से अलग किसी जन्मजात सर्वोच्च खजाने को चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई इसके साथ कितना अनुकूल है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होगा कि कोई खजाने की कितनी शक्ति को उजागर कर सकता है। केवल समय या स्थान के मार्ग वाले खजानों के लिए न केवल उसके लिए इसे समझना आसान होगा बल्कि प्रभाव भी अधिक मजबूत होगा। मैं उच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजानों के साथ बहुत अनुकूल हूं क्योंकि वे मेरे अनुकूल हैं। दूसरी बात यह है कि दूसरे ब्रह्मांडीय रहस्य में उत्पत्ति का अंतिम मार्ग शामिल है। वांग ये बहुत स्पष्ट थे। यदि वह खजाने के साथ अपनी अनुकूलता के साथ तीनों ब्रह्मांडीय रहस्यों का उपयोग कर सके तो यह एक आदर्श मेल होगा। पर्याप्त मजबूत इच्छाशक्ति के अलावा यह एक इष्टतम मैथ होगा। अंतरिक्ष का अंतिम पथ जिसमें मैंने महारत हासिल की है वह चरण 9 स्पेस टेलीपोर्टेशन है, जबकि यह समय के पथ के लिए चरण 7 टाइम रिवर्सल है। मेरी अंतरिक्ष उपलब्धियां थोड़ी मजबूत हैं। जब तक मेरा टाइम रिवर्सल चरण 9 तक पहुंच जाएगा तब तक मैं एक शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना चुनने में सक्षम हो जाऊंगा, इसलिए समय का खजाना चुनने में बहुत देर नहीं होगी। वांग ये ने अपनी पसंद बनाई। झपट्टा मारना। त्वरित क्लाउड शटल संग्रह। वांग ये के साथ बहुत अनुकूल होने के कारण उसके हाथ में जन्मजात सर्वोच्च खजाना बेहद उत्साहित था। वांग ये का दिमाग सूचनाओं से भर गया था। वह इंस्टेंट क्लाउड शटल पर खड़ा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह दिव्य रोलरब्लेड्स पर तेज गति से उड़ रहा हो। वह उच्च आयामी ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करते हुए अंतरिक्ष के साथ पूरी तरह से जुड़ गया जैसे कि वह समतल जमीन हो। गति आश्चर्यजनक थी, 1000 फुट रूलर से कहीं अधिक। यह केवल इंस्टेंट क्लाउड शटल की बुनियादी उड़ान क्षमता थी। पिताजी, प्रथम लौकिक रहस्य प्रकाशित हुआ। स्थान बदल गया और आयामी अशांति बढ़ गई। इंस्टेंट क्लाउड शटल तुरंत तेज गति से घूमने लगा। इसका तेज ब्लेड हड्डी को छेदने वाले चाकू की तरह था क्योंकि यह अव्यवस्थित स्थान के माध्यम से घूमता था, यादृच्छिक स्थानों पर दिखाई देता था। यह जहां भी गया अंतरिक्ष में छेद कर गया और विनाशकारी था। यह आक्रमण और डोमेन का संयोजन था। झपट्टा मारना। दूसरा ब्रह्मांडीय रहस्य प्रकाशित हो उठा। इंस्टेंट क्लाउड शटल का विस्तार हुआ। वांग ये ने इसमें प्रवेश किया और उनकी आभा गायब हो गई। उसी समय इंस्टेंट क्लाउड शटल 8 अलग-अलग दिशाओं में टेलीपोर्ट करने से पहले 8 में विभाजित हो गया। इसके बाद इंस्टेंट क्लाउड शटल पर तेज स्पाइक्स के साथ बढ़ती ऊर्जा फूट पड़ी। यह आक्रमण और उत्तरजीविता का संयोजन था। इतना खराब भी नहीं, वांग ये बहुत संतुष्ट थे। विशेष रूप से दूसरे ब्रह्मांडीय रहस्य की तात्कालिक विस्फोटक शक्ति काफी मजबूत थी। इसकी भागने की क्षमता भी अव्वल दर्जे की थी। दुश्मन को केवल तभी पता चलेगा कि 8 इंस्टेंट क्लाउड शटल में से किसमें उसका असली शरीर था जब उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। 8 में से एक मौका। यदि युवानलाई शहर की लड़ाई के दौरान उसके पास इंस्टेंट क्लाउड शटल होता तो वह बहुत पहले ही बच जाता। मेरी वर्तमान स्थानिक उपलब्धियों के साथ इंस्टेंट क्लाउड शटल की आक्रामक शक्ति करीबी मुकाबले से कमतर नहीं है। वांग ये ने इंस्टेंट क्लाउड शटल को हटा दिया और खजाना छोड़ दिया। लंबी दूरी की आक्रमण शक्ति टीटीटी। मध्यम श्रेणी सहज सर्वोच्च खजाना तिजोरी। वांग ये ने तेजी से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1590 योगदान अंक 2 सभी मध्यम श्रेणी के सर्वोच्च खजाने खरीदने के लिए पर्याप्त थे। बात सिर्फ इतनी थी कि यहाँ खजाने की खोज करना इतना आसान नहीं था। अनुकूलता स्क्रीनिंग के अलावा फिल्टर करने के लिए विभिन्न प्रकार के खजाने भी थे। वह अब सभी पहलुओं में संतुलित और शक्तिशाली था। इस प्रकार वह लगभग सभी प्रकार के मध्य श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजानों को नियंत्रित कर सकता था, चाहे वे एक लमागी हो या संलयन। अनुकूलता अपने चरम पर पहुंचने से पहले एक लफ्थ वाला खजाना सबसे उपयुक्त रूप है। फ्यूजन प्रकार की ऊपरी सीमा अधिक थी, लेकिन इसके लिए पथों के फ्यूजन की आवश्यकता थी। यह अमर और शाश्वत जीवन रूपों के लिए कोई अजनबी नहीं था, लेकिन निम्न आयामी जीवन रूपों के लिए उनका भविष्य का मार्ग अभी भी अनिश्चित था और संलयन के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। 4 लौकिक दिन बाद वांग ये ने अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले 2 बार खोज की। क्षमता उपयोगकर्ता खजाना, कॉस्मिक एनर्जी मैजिक बॉल। वांग ये तुरंत इसके अनुकूल हो गए। यह एक शुद्ध क्षमता वाला उपयोगकर्ता समर्थन प्रकार का खजाना था जिसके साथ वह बहुत अनुकूल था। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित और पुनः भर सकता है। यह न केवल दुश्मन के ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र के एक हिस्से को अवशोषित कर सकता है और उसकी शक्ति को कमजोर कर सकता है, बल्कि इसमें बड़ी मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी शामिल है जो जल्दी से उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भरपाई कर सकती है और उसकी सहनशक्ति को काफी बढ़ा सकती है। इसके अलावा इसने उसे कुछ दास्ता मंत्रों से प्रतिरक्षित होने और अपने मानस की रक्षा करने की अनुमति दी। यह रक्षा और समर्थन का संयोजन था। यह काफी प्रभावशाली था। तीसरा ब्रह्मांडीय रहस्य जादू की गेंद में संचित ऊर्जा को भी प्रज्वलित कर सकता है, जिससे उसके समूह की आक्रमण शक्ति चार्ट से बाहर हो सकती है। पिताजी, जब वह इसके अनुकूल हो गया तो उसके मानस में एक छोटी सी नीलम की गेंद प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि यह ऊर्जा से भरा हुआ है और इसमें एक अलग आयाम की अनोखी अनुभूति हो रही है। इसने स्वचालित रूप से बाहरी दुनिया की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और इसे भीतर संग्रहित करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल दिया। अब मेरे पास एक पत्रिका है। वांग ये मुस्कुराए। उन्होंने अंतिम मध्यम श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने किलिंग बोन नीडल को बाहर निकाला। यह आत्मनुकसान प्रकार का इच्छाशक्ति का खजाना था। वह इसके प्रति अत्यधिक अनुकूल भी थे। सक्रियण के बाद किलिंग बोन नीडल उसके स्टार कोर में गिर गई और इसे किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता था। पिताजी, जिस क्षण वांग ये ने इसे चालू किया उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके शरीर में भयानक ठंडक फैल गई। उसके रक्त में अंतहीन नकारात्मक ऊर्जा और शीतलता बहती थी। भयानक एहसास ऐसा था मानो उसे नरक में घसीटा जा रहा हो। काका, वांग ये ने किलिंग बोन नीडल की अत्याचारी शक्ति को सहन करते हुए अपने दांत पीस लिए। काफी समय के बाद धीरे-धीरे भयावह भय दूर हो गया। वांग ये की अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसे अपनी इच्छाशक्ति में हल्की सी वृद्धि महसूस हुई और उसने आह भरी। यह बहुत कठिन था। किसी की इच्छाशक्ति में सुधार करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई इंसान कर सकता है। किलिंग बोन नीडल का दूसरा ब्रह्मांडीय रहस्य एक इच्छाशक्ति रक्षा अवरोध था जो दुश्मन को उसकी इच्छाशक्ति पर हमला करने और उसे नष्ट करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करने से रोक सकता था। भविष्य में उन्हें जिन विरोधियों का सामना करना पड़ेगा वे अधिकतर शाश्वत स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञ होंगे। यह अवश्यंभावी था कि ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो इच्छाशक्ति हमलों में कुशल होंगे। किलिंग बोन नीडल के साथ वह तैयार किया गया था।
भले ही वह वास्तव में इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित नहीं हो सका, किलिंग बोन नीडल कम से कम थोड़ा विरोध कर सकता था ताकि वह अंदरिंग की अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सके। किलिंग बोन नीडल का तीसरा ब्रह्मांडीय रहस्य उसके स्टार कोर में सबसे शक्तिशाली था। सक्रिय होने पर उसकी इच्छाशक्ति सुई से चुभने वाली हड्डी की तरह होगी जो तुरंत शक्ति के साथ फूट जाएगी। चाहे खेती हो या लड़ाई, यह बड़े काम की थी। एक बार जब किलिंग बोन नीडल के तीसरे ब्रह्मांडीय रहस्य का उपयोग किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से सितारा विलपावर स्टार परीक्षा की बाधा को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। वांग ये ने मध्य श्रेणी के सर्वोच्च खजाने की तिजोरी को छोड़ दिया। उन्होंने 2 मध्यम श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने को खरीदने के लिए 1040 योगदान अंक खर्च किए, जिससे उनके पास 550 योगदान अंक शेष रह गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर निंगडैन ने फेयरी किंग याओ को देखा है। वांग ये इसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सीनियर निंगडैन ने जो कहा था उसके अनुसार फ्लेम लंबे समय से गायब था। प्राइमर्डियल स्टार में केवल एक सुप्रीम फेयरी किंग याओ को छोड़कर फिलहाल उनकी एकमात्र उम्मीद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शैतानों को पता है। वांग ये को खतरे का आभास हुआ। ताकत के संदर्भ में सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिन्हुओ के शिष्य के रूप में फ्लेम संपूर्ण मानव ब्रह्मांड में सबसे मजबूत सुप्रीमों में से एक था। इसके अलावा वह युद्ध में कुशल था और उसके पास परी किंग याओ से अलग समृद्ध अनुभव था। उसका गायब होना प्राइमर्डियल स्टार के सबसे मजबूत हथियारों में से एक के नुकसान के बराबर था। यदि शैतान जाति को इसके बारे में पता चला तो प्राइमर्डियल स्टार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार प्राइमर्डियल स्टार मानवता का एकमात्र प्राइमल कैओस स्टार था। यह मानवता के विकास का मूल और उसके उत्थान की नींव थी। एक बार जब शैतानों द्वारा उनका उल्लंघन किया गया तो मनुष्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वांग ये प्रिमोर्डियल इमोर्टल स्टोर की ओर गए। यह प्रिमोर्डियल स्टार का आधिकारिक फ्लैगशिप स्टोर था जो प्राकृतिक खजानों में विशेषज्ञता रखता था। सभी इच्छाशक्ति प्रकार के प्राकृतिक खजाने को हर 10 साल में एक बार अवशोषित करना पड़ता था। यह अपरिहार्य था। उन्होंने सामग्री, ऊर्जा, समय, स्थान और इच्छाशक्ति को फिर से अवशोषित करने के लिए अन्य 500 योगदान बिंदु खर्च किए। उन्होंने शेष 50 योगदान अंक भी बर्बाद नहीं किए। उन्होंने हंजियन जेड ड्यू खरीदा जो इच्छाशक्ति बढ़ा सकता है। उन्होंने शाश्वत स्तर की इच्छाशक्ति के खजाने के साथ एक ही बार में बाधा को तोड़ने की योजना बनाई। उनके योगदान के सभी अंक खर्च हो चुके थे। आइए शुरू करें। वांग ये ने हंजियन जेड ड्यू को अवशोषित किया जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार से बना था। यह पानी की बूंद के आकार में एक तेज जेट गोस थी। जिस क्षण वांग ये ने इसे लिया, एक राजसी विशेष ऊर्जा सीधे उसके तारे के मूल में पहुंच गई। उसी समय एक अड़चन में फंसी उनकी इच्छाशक्ति ऊर्जा को अवशोषित करना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ा भी विस्तार नहीं कर पा रही थी। आना वांग ये ने तीसरे किलिंग बोन नीडल के ब्रह्मांडीय रहस्य का उपयोग किया। एक पल में हड्डी की सुई जैसी मध्यम श्रेणी की इच्छाशक्ति का खजाना अंतहीन रोशनी से चमक गया और तारे के कोर में घुस गया। वांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उनकी शक्तिशाली इच्छाशक्ति सीधे उनके सिर पर लगी और इच्छाशक्ति के मार्ग के बारे में उनकी समझ तुरंत बढ़ गई। उसी समय हंजियन शार्प ड्यू की ऊर्जा को लापरवाही और भूख से अवशोषित किया गया था। तारे का कोर जोर से हिल गया। वांग ये को ऊर्जा का भारी प्रवाह महसूस हुआ और उसकी आंखें तेज थीं। उन्होंने किलिंग बोन नीडल के लौकिक रहस्य का एक बार फिर उपयोग किया। जी, खुद को नुकसान पहुंचाना। वांग ये का दिल कांप रहा था। मध्यम श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने की इच्छाशक्ति की व्यापक उत्पत्ति ने उसकी इच्छाशक्ति पर भयंकर हमला किया। वांग ये की पीठ ठंडे पसीने से लथपथ थी और उसके हाथ और पैर ठंडे थे। हालांकि यह पहली बार नहीं था, वह हर बार के साथ अपनी इच्छाशक्ति को कमजोर महसूस कर सकता था। टूटना और सुधरना, अगली बार और भी मजबूत बनना। हंजियन जेड ड्यू की ऊर्जा को अधिकतम करते हुए तीनों में एक ही समय में सुधार किया गया। उनकी इच्छाशक्ति जो एक अड़चन में फंसी हुई थी ने अंततः ऊर्जा के तीव्र विस्फोट के बाद भोर की रोशनी का स्वागत किया। पिंग, तारे का कोर हिल गया। वांग ये तुरंत समझ गए, अड़चन को तोड़कर दहलीज को पार कर गए। इच्छाशक्ति की उत्पत्ति टी। आखिरकार वांग ये मुस्कुराए। यह बहुत कठिन था। उत्पत्ति के पथ को समझने में बिताया गया यह उनका सबसे लंबा समय था। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने पहले ही कुछ रहस्यों को समझ लिया था। उसके बाद उन्होंने प्रिमोर्डियल स्टार में प्रवेश करते हुए दहलीज को छुआ। फिर बाधा उत्पन्न होने से पहले उनकी इच्छाशक्ति में सुधार जारी रहा और अब आखिरकार वह टूट गया। हालांकि यह अभी भी वेनरू की इच्छाशक्ति से दूर था, यह केवल अस्थायी था। वह जल्द ही उसे पकड़ लेगा और नए शिष्यों में सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति बन जाएगा। खैर, इसमें केवल कुछ सेकंड लगेंगे। क्या आप इच्छाशक्ति की उत्पत्ति को उन्नत करने के लिए 10 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये ने तुरंत चेतना के क्षेत्र में प्रवेश किया। समय बीतने के साथ साथ उनकी अंतहीन इच्छाशक्ति में कमी आई और उनमें सुधार हुआ। इच्छाशक्ति की उत्पत्ति के बारे में उनकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। पुनः इच्छाशक्ति की उत्पत्ति चरण 2 चरण 3 पॉइंट। इच्छाशक्ति की उत्पत्ति चरण 3 चरण 4 जे। इच्छाशक्ति की उत्पत्ति चरण 4 चरण 5 पॉइंट। बूम। वांग ये की इच्छाशक्ति फूट पड़ी। 540 विकास बिंदुओं का उपभोग किया गया क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति की उत्पत्ति को लगातार 4 चरणों में उन्नत किया गया था। वह तुरंत स्तब्ध हो गया और उसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। यह भीतर से निकलने वाली एक प्रकार की ऊर्जा थी, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति जो समृद्ध और शुद्ध थी। एक पल में यह प्राइमर्डियल स्टार के साथ गूंज उठा। अचानक उसके मन में एक जानी पहचानी और कोमल आवाज उभरी और सीधे उसके दिल में उतर गई। आओ मुझसे मिलो। बस इन 3 शब्दों ने वांग ये के दिल की गहराई को छू लिया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। परी किंग याओ, एज्योर क्लाउड क्षेत्र, जेडपुल। यह ऊंचे पहाड़ों और शानदार महलों से घिरा हुआ था। भूमि जीवन शक्ति से भरपूर थी और असीमित जीवन शक्ति आश्चर्यजनक थी। अमर जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक पौधे उग रहे थे और अनगिनत प्राकृतिक खजाने थे। जेडपुल का नीला पानी किसी रत्न की तरह साफ और पारदर्शी था। परी किंग याओ हरे कमल के पत्ते पर खड़ी थी। उसके कपड़े सुरुचिपूर्ण और सुंदर थे। उसका चेहरा बेदाग था और उसकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत थीं, मानो नश्वर दुनिया में उतर रही परी हो। शिष्य वांग ये सर्वोच्च को नमस्कार करते हैं। वांग ये झुके। आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं? फेरी किंग याओ की आवाज स्पष्ट थी। वरिष्ठ, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। वांग ये ने अपने कार्ड मेज पर रख दिए। नहीं, फेरी किंग याओ ने उसे बहुत सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। यदि जिसने उसे अस्वीकार किया वह फ्लेम था तो वांग ये ने और कुछ नहीं कहा होता क्योंकि नहीं का मतलब नहीं होता। लेकिन फेरी किंग याओ एक महिला थी। वह सुंदर और दयालु थी और उसका हृदय शुद्ध और सुंदर था। किसी लड़की का पीछा करते समय अस्वीकृति का सामना करना सामान्य बात थी। यदि उसने ऐसे ही हार मान ली तो वह भविष्य में जेडपुल की अमर जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक फूल कैसे पा सकता था और आध्यात्मिक गुफाओं में दूसरों के साथ खेती कैसे कर सकता था? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी योग्यता पर्याप्त अच्छी नहीं है? वांग ये ने पूछा। फेरी किंग याओ ने धीरे से कहा, हालांकि आपकी योग्यता औसत दर्जे की है, लेकिन आपकी समझ आश्चर्यजनक है। आपके शरीर में एक अजीब ऊर्जा है जिसे मैं भी नहीं देख सकता। आपके पास एक महान अवसर है। कुल मिलाकर आप प्रतिभाओं के बीच एक ड्रैगन है। एक सुप्रीम की निगाहें सचमुच बहुत तेज थीं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा चरित्र मेल नहीं खाता? वांग ये ने फिर पूछा। परी किंग याओ ने कहा, यद्यपि आप कामुक हैं, आप धर्मी हैं। यद्यपि आपका हत्या करने का प्रबल इरादा है, फिर भी आप दयालु हैं। आप बहादुर हैं, लेकिन आप तर्कसंगत और सतर्क भी हैं। हालांकि आपका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है, फिर भी यह स्वीकार्य है। निंगडैन ने उस पर छीनटाक्षी की। अचानक उसके दिल में ठंडक महसूस हुई क्योंकि एक परिचित भावना ने उसके दिल पर हमला कर दिया। वांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह जानता था कि यह बुरा है। इसका निंगडैन से कोई लेना देना नहीं है। आप प्राइमर्डियल स्टार में ब्लैक होल स्तर के शिष्यों के नेता हैं। फेरी किंग याओ ने धीरे से कहा। आपने अपना नाम 2 हरे पत्थरों पर छोड़ दिया है, इसलिए मुझे भी यह जानने की उत्सुकता है कि आप किस तरह के शिष्य हैं। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। यह न तो योग्यता है, न प्रतिभा, न ही चरित्र। तो क्या मैं वरिष्ठ से पूछ सकता हूं कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में क्यों नहीं ले सकते? वांग ये सीधे मुद्दे पर आए। मैं केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करती हूं। फेरी किंग याओ ने कहा। वांग ये वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि वे डेटिंग कर रहे थे।
शिष्य के लिंग के बारे में इतना जिद्दी मत बनो। जूनियर ईमानदारी से सीनियर को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहता है। मुझे आशा है कि आप मेरी इच्छा पूरी कर सकेंगे, वांग ये ने जोर दिया। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप आदरणीय प्राचीन के शिष्य हो सकते हैं, फेरी किंग याओ ने कहा। हालांकि वह एक आदरणीय है, लेकिन उनकी युद्ध कौशल मुझसे कमतर नहीं है। वह करीबान तकनीक और नजदीकी युद्ध में भी कुशल है। वह आपके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षक हैं, लेकिन वह सर्वोच्च नहीं है। जिस क्षण वांग ये ने यह सोचा, उसने शाप दिया और तुरंत शांत हो गया। साधना व्यक्ति पर निर्भर करती है। परी कजंग याओ ने कहा, आपके शिक्षक कौन हैं, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे सीनियर से नहीं छिपाऊंगा। एक और कारण है कि मैं सर्वोच्च को अपना शिक्षक मानने पर इतना अडिग हूं। वांग ये प्रवाह के साथ चले गए और निर्णायक रूप से अपनी रणनीति बदल दी। मुझे बताओ, परी किंग याओ ने सिर हिलाया। मेरे पास दो प्रतिभाएं हैं। दूसरी प्रतिभा सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट है, वांग ये ने संक्षेप में कहा। तन्मो के समान। परी कजंग याओ की खूबसूरत आंखें चमक उठी। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। क्या इसीलिए तुमने उसे मारने का जोखिम उठाया, परी क्योजेंजी याओ ने कहा। बहुत होशियार। वांग ये हैरान रह गए। हाँ, वांग ये ने खुद को संभाला और कहा। परी किंग याओ ने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग ये को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अचानक आदरणीय प्राचीन को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करने के बारे में अपना मन बदल लिया। हाँ, वांग ये ने आह भरी। इस अत्यंत बुद्धिमान परी से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। वह सुंदर, मजबूत, बुद्धिमान, सौम्य, दयालु और अपने शिष्यों के प्रति अच्छी थी। ठीक है, मेरी चापलूसी करना बंद करो, फेरी किंग याओ ने आधी मुस्कान के साथ वांग ये की ओर देखा। अपनी क्षमताओं के साथ आप वास्तव में अन्य सर्वोच्च गुटों में सर्वोच्च शिष्य बनने के योग्य हैं। यह सिर्फ अफसोस की बात है, परी किंग याओ ने दया की दृष्टि प्रकट की। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, चूंकि आप ईमानदार हैं और मेरे शिष्य बनने के योग्य हैं, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगी और आपको एक मौका दूंगी। जाओ और अपनी 5 वरिष्ठ बहनों से मिलो। यदि वे तुम्हें स्वीकार कर ले तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। छात्र, वांग ये की आंखें चमक उठी। परी किंग याओ ने सिर हिलाया। मैं शिष्यों को स्वीकार नहीं करता। यदि आप मेरे शिष्य बन जाते हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको यथासंभव सर्वोत्तम शिक्षा दूंगा। धन्यवाद वरिष्ठ, वांग ये बहुत खुश थे। एज्योर क्लाउड क्षेत्र, जिनरोंग पर्वत। विशाल पर्वत शिखर जीवन के वृक्षों से भरा हुआ था। असीम जीवन शक्ति ताजा थी। पहाड़ की तलहटी में हरे पत्थर की एक विशाल पट्टिका थी। उस पर लिखावट सुंदर थी। जो लोग पूजा करना चाहते हैं, कृपया अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पहाड़ पर चलें, वांग ये ने गंभीर भाव के साथ इसे हल्के ढंग से पढ़ा। यह फेरी किंग याओ के सबसे बड़े शिष्य सुशिनरोंग की कब्र थी। लोग उन्हें वेनेरेट रोंग कहते थे। उच्च आयामी स्वर्गीय पद का पता लगाने और सर्वोच्च क्षेत्र में कदम रखने के लिए वेनेरेट रोंग ने 1000 साल के लिए ओरिजिन स्टार में प्रवेश किया। उसके जीवन की लौ बुझ गई और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। खड़ी पर्वत चोटी बहुत ऊंची थी और स्वर्गीय दाव सर्वोच्च खजाने की पवित्र शक्ति से भरी हुई थी। कोई खतरा नहीं था, लेकिन आसमान तक ऊंची पर्वत चोटी तक पैदल चलना काफी समय लेने वाला था। वांग ये की ताकत के साथ स्थानिक टेलीपोर्टेशन के बिना भी वह पलक झपकते ही इंस्टेंट क्लाउड शटल तक पहुंच सकता था। हालांकि जब से उसने पत्थर की पट्टिका पर शब्द देखे, उसे स्वाभाविक रूप से आज्ञा माननी पड़ी। 13 लौकिक दिनों के बाद वांग ये चरम पर पहुंच गया। शिखर पर जहां पक्षी गा रहे थे और फूल सुगंधित थे, वहां एक काव्य उद्यान था। वहां कोई कब्रगाह नहीं थी, नहीं कोई स्मारक पट्टिकाएं या इस तरह की कोई चीजें थीं। अमर जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक पौधों से भरे बगीचे में केवल एक महिला की सजीव मूर्ति थी। वह गरिमापूर्ण और उदार थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो वे वसंत की हवा में नहा गए हों। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन वेनेरेटा रोंग। वांग ये ने अपनी हथेलियां एक साथ रखी और 3 बार झुके। जब वह सीधा खड़ा हुआ तो थोड़ा स्तब्ध रह गया। वसंत ऋतु से कुछ ही दूरी पर एक परी जैसी लड़की दिखाई दी। उसकी बिल्लौर जैसी स्पष्ट आंखें उसके आकार की थीं। उसके पतले होंठ गुलाबी और कोमल थे, उसकी बटन वाली नाक लंबी थी और उसकी पलकें लंबी थीं। शिष्य वांग ये वरिष्ठ बहन का स्वागत करते हैं। वांग ये झुके। उसके सामने परी जैसी और प्यारी लड़की फेरी किंग याओ की 5वीं शिष्या निंगमोली थी। उसकी सर्वोच्च अमृतसर की शक्ति अथाह थी। मैंने आपकी जानकारी पढ़ ली है। छोड़ो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, निंगमोली ने सूखा। क्यों, वांग ये आश्चर्यचकित थे। ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि आप कामुक हैं। मुझे एक लंपट कनिष्ठ भाई नहीं चाहिए, निंगमोली ने उसकी ओर देखा और खर्राटे लेने लगा। मानव कौतुक रिकॉर्ड फिर से। देर सवेर वह संपादक जेन नी की अच्छी पिटाई करेगा। उसके दिलेर नितंब पर। वरिष्ठ बहन, आपने गलत समझा। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मैं वास्तव में बुरे चरित्र वाला एक कामुक व्यक्ति होता, तो फेरी किंग याओ ने मुझे आपके पास आने का मौका नहीं दिया होता, वांग ये ने गंभीरता से कहा। तो फिर आप यह कैसे समझाते हैं कि आप इतनी सारी महिला शिष्यों से जुड़े हुए हैं? निंगमोली ने भौहें चढ़ा दी। वांग ये ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, बल्कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमारे दिल जुड़े हुए हैं और कोई अशुद्धियां नहीं है। ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड कहानी का केवल एक पक्ष जानता है, पूरा नहीं। वरिष्ठ बहन बहुत चतुर है, निश्चित रूप से आप सही और गलत में अंतर करने में सक्षम हैं। वास्तव में निंगमोली ने आधा विश्वास करते हुए अपनी लंबी पलकें झपकाई। अगर वरिष्ठ बहन को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप उनसे एक-एक करके पूछ सकते हैं, वांग ये ने गंभीरता से कहा। इस बार मैं आप पर विश्वास करूंगा, यह देखकर कि आप सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन की ईमानदारी से पूजा कर रहे हैं। निंगमोली ने हल्के से सिर हिलाया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, वांग ये ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। हालांकि आपके लिए मेरी स्वीकृति प्राप्त करना आसान नहीं होगा, निंगमोली ने अपना सिर उठाया और कहा। वरिष्ठ बहन, कृपया बोलें, वांग ये ने कहा। मैं कमजोरों को परेशान नहीं करूंगा। जब तक आप किसी भी पहलू में मुझसे अधिक मजबूत हैं, मैं आपको स्वीकार करूंगा। निंगमोली ने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रखे। क्या शारीरिक आकृतियों की प्रतियोगिता ठीक थी? वांग ये ने उसकी उभरी हुई छाती की मांसपेशियों को देखा। अचानक उसे 5वीं वरिष्ठ बहन की तेज नजर महसूस हुई। आओ, तुम किसमें प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? निंगमोली मुस्कुराए। संकल्प शक्ति, वांग ये ने कहा। निंगमोली स्तब्ध रह गया। वांग ये मन ही मन मुस्कुराए। वह मूर्ख नहीं था। लड़की का पीछा करने से पहले कम से कम होमवर्क तो करना ही पड़ता था। किसी को पता होना चाहिए कि उसे क्या खाना, क्या करना और खेलना पसंद है, और यह सबसे अच्छा होगा यदि कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त को रिश्वत दे सके। चूंकि वह 5 वरिष्ठ बहनों की तलाश में आया था, उसने स्वाभाविक रूप से अपना होमवर्क विस्तार से किया था, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। उनकी यह 5वीं वरिष्ठ बहन अत्यंत प्रतिभाशाली थी। उस समय वह 28 सितारों के साथ समग्र रैंकिंग में भी पहले स्थान पर थी। उसका नाम ग्रेट पाथ ग्रीनस्टोन पर भी था। जैसे ही वे मिले, उसे महसूस हुआ कि उसकी शीर्ष श्रेणी की इष्टतम आंतरिक दुनिया उसके जैसी ही थी। महान पद के बारे में उसकी समझ स्वाभाविक रूप से उससे ऊपर थी, उसके युद्ध कौशल का तो जिक्र ही नहीं। अमर जीवन रूप सभी पहलुओं में निम्न आयामी जीवन रूपों की तुलना में बहुत तेजी से विकसित होने में सक्षम थे। केवल इच्छाशक्ति अलग थी। प्राइमर्डियल स्टार में और यहाँ तक कि मानव ब्रह्मांड में इच्छाशक्ति विकसित करना सबसे कठिन था। उस समय 5वीं वरिष्ठ बहन ने विल पावर स्टार परीक्षा में 5 स्टार हासिल किए थे, जिसका मतलब था कि उसने अभी-अभी इच्छाशक्ति की उत्पत्ति को समझा है। हालांकि यह पहले से ही बुरा नहीं था, यह निस्संदेह उसकी स्टार कॉम्बैट रेटिंग और स्टार ग्रेट पाथ रेटिंग से बना था। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, निंगमोली ने खर्राटा लिया। पिताजी, वांग ये ने सीधे 5वीं वरिष्ठ बहन की ओर देखा। दोनों ने एक ही समय में अपनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति जारी की। उनकी आंखें मिली और उनकी आभा बढ़ गई। धमाका, धमाका, धमाका। अदृश्य ऊर्जा टकराई। हवा जम गई, दम घुटने लगा। एक लौकिक दिन बाद निंगमोली का चेहरा पीला पड़ गया। धिक्कार है। इस आदमी के पास निश्चित रूप से सितारा से भी अधिक इच्छाशक्ति है। निंगमोली को उसकी कमजोरी पता थी। अमर स्तर तक पहुंचने के बाद उसने इच्छाशक्ति के पथ पर बहुत प्रयास किए। अब उसकी इच्छाशक्ति की उत्पत्ति पहले ही चरण 2 को पार कर चुकी थी और चरण 3 के करीब थी। लेकिन अब वह घाटे में थी। 2 लौकिक दिनों के बाद निंगमोली की सांसें तेज हो गईं और वह धीरे-धीरे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तीसरे लौकिक दिन पर पिंग
निंग मोली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसने वांग ये की आवाज सुनी। पांचवी वरिष्ठ बहन, धन्यवाद। उसकी आवाज गायब हो गई और उसकी चेतना धुंधली हो गई। अचानक एक हरी बत्ती चमकी। निंग मोली की दृष्टि धीरे धीरे साफ हो गई और उसकी सांसें शांत हो गईं। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से भर गया। वांग ये कहीं नजर नहीं आ रहा था। झपट्टा मारना। परी कजन याओ उसके सामने प्रकट हुई। शिक्षक, निंग मोली ने थोड़ा असहमत होकर मुंह फेर लिया। वह आदमी झूठा है, उसकी इच्छा शक्ति स्टेज 3 पर है, उसकी केवल स्टार रेटिंग कैसे हो सकती है? नुकसान तो नुकसान ही होता है। बहाने मत ढूंढो, परी कजन याओ ने धीरे से कहा। मैं अपना नुकसान स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि उसके पास इच्छा शक्ति का चरण 3 मूल है, तो मैंने एक खजाने का उपयोग किया होता। निंग मोली चिल्लाया। तब मैं उससे नहीं हारता। परी किंग याओ उसे देखकर मुस्कुराई। यह उचित नहीं है। इसके अलावा वांग ये आपके सामने झुक रहा है। उसकी इच्छा शक्ति की उत्पत्ति का मार्ग चरण 3 से कहीं अधिक लंबा है। असंभव। उसके पास इच्छा शक्ति का चरण 4 मूल कैसे हो सकता है? निंग मोली हैरान रह गया। नहीं, यह 5वां चरण है। परी किंग याओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अगर वह चाहेगा तो तुम कुछ ही सेकंड में हार जाओगे। निंग मोली ने झटके से अपने चेरी होंठ खोले और वहीं खड़ी रही। वांग ये ने एजियो क्लाउड वर्ल्ड छोड़ दिया। छोटी कनिष्ठ बहन नहीं, 5वीं वरिष्ठ बहन से निपटना आसान था। दूसरी, तीसरी और चौथी वरिष्ठ बहनों से निपटना आसान नहीं था। विशेष रूप से वह नहीं जानता था कि तीसरी वरिष्ठ बहन का सामना कैसे करना है। राक्षसी अराजकता घाटी। एजियो क्लाउड दायरे की तरह यह भी प्राइमर्डियल स्टार की निषिद्ध भूमि में से एक थी। सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिंगुओ का क्षेत्र वांग ये ने पहली बार कदम रखा। फेरी किंग याओ की अनुमति के बिना उसे प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। न केवल वह, बल्कि संप्रभु आदरणीय स्तर से नीचे के लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। यह न केवल सबसे मजबूत विशेषज्ञ शिंगुओ की विरासत की भूमि थी, बल्कि यह फ्लेम की खेती की जमीन भी थी। अंतहीन अराजकता की ऊर्जा चारों ओर फैली हुई थी, जो युवानलाई शहर से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। प्रचंड लपटें अंतहीन रूप से जलती रहीं, बिल्कुल प्राइमोर्डियल स्टार और मानव जाति की विरासत की तरह। यहाँ खेती करना, आग की लपटों का विरोध करना ही कठिन है। आदिम तारे का दोहरा दबाव भी सहना पड़ेगा। वांग ये को हिलने डुलने में भी संघर्ष करना पड़ा। यदि ऐसा नहीं होता कि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई होती, तो शायद वह बहुत पहले ही चला गया होता। चौथी वरिष्ठ बहन वास्तव में एक प्रतिभा है। वांग ये ने आग की अंतहीन उत्पत्ति का विरोध करने के लिए अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जारी की। फिर भी कई फुर्तीले अग्नि समूह अभी भी ऊपर उठे और उसके उच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच लाल को जला दिया। चौथी बहन की स्वीकृति प्राप्त करना तो दूर, उसे ढूंढना भी आसान नहीं था। यदि वह सावधान न रहे तो वह कुरकुरा हो जाएगा। हालांकि यहाँ अग्नि तत्वों के महान पद को विकसित करने और समझने से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। वांग ये का दिल द्रवित हो गया। उन्हें तत्वों के उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्रों के महान पद की स्पष्ट समझ थी, जिसे पेंटाग्राम महाद्वीप पर समझना उनके लिए हमेशा मुश्किल था। यद्यपि वह बिजली तत्व का था और भूमि अग्नि तत्व की थी, फिर भी वे मूलतः एक ही थे। जैसे जैसे वह गहराई में गया, वांग ये की समझ गहरी होती गई। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्वों के महान पद के रहस्य लपटों के प्रत्येक समूह में लिखे गए हैं और अनंत मूल में समाहित हैं। अनजाने में वह एक अंतर्ज्ञान में प्रवेश कर गया। आग की लपटें आकाश में फैल गईं, जिससे वांग ये की ब्रह्मांडीय ऊर्जा भस्म हो गई और उसका उच्च श्रेणी का जन्मजात कवच पिघल गया। एक पल में पुची भीषण आग ने वांग ये को जलाकर राख कर दिया। पिताजी। वह अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सुधर गया। कौन समझ सका? उसने अभी अभी समाधि में प्रवेश किया ही था कि उसके कवच में एक बड़ा छेद हो गया और उसमें आग लग गई। यह हास्यास्पद था। दोबारा। वांग ये ने परवाह नहीं की। जो लपटें उसे जलाकर मार नहीं सकती थीं, वे केवल उसे और मजबूत बनाएंगी। 2 बार, 3 बार, 4 बार। वांग ये ने बार-बार अपने जीवन का बलिदान दिया, खुद को इसमें डुबोया और तत्वों के पद की गहरी समझ हासिल की। तात्विक प्रकार का उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र, जिसे वह स्काई स्टार उपमहाद्वीप में लगातार जलती आग की लपटों के तहत सीखने में विफल रहा था, हजारों सहायक नदियों की तरह बिजली की किरण में परिवर्तित हो रहा था। गड़गड़ाहट। वांग ये ने गड़गड़ाहट की अंतहीन उत्पत्ति से संघनित एक गड़गड़ाहट का हलबर्ड चलाया और यह गड़गड़ाहट करने लगा। स्रोत के रूप में अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए प्राइमर्डियल इंटेंस स्पेल ने इच्छा शक्ति को संघनित किया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित किया, इसे सिल्वर एंड थंडर की उत्पत्ति में बदल दिया। खुद को केंद्र मानकर बिजली का एक क्षेत्र बनाया गया जो चांदी के अंत वाली गड़गड़ाहट से घिरा हुआ था। उसके हाथ में भारी वज्रपात तुरंत आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ा। टकराना, टकराना, टकराना। बिजली लगातार चमकती रही। सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ड आर। वांग ये की आंखें चमक उठीं। यह आकाश तारा जाति के विशेषज्ञों द्वारा अपनी प्रतिभा से बनाया गया एक मौलिक प्रकार का उन्नत ब्रह्मांडीय मंत्र था। आखिरकार उसे यह बात समझ में आ गई। इसे ओरिजिन स्पेल, ओरिजिन कोर स्पेल, रियलम ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल, प्राइमर्डियल इंटेंस स्पेल और स्काई स्टार रेस की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा को मिलाकर बनाया गया था। मेरी इच्छा शक्ति पहले इतनी मजबूत नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वांग ये अब समझ गया। इच्छा शक्ति उच्च आयामी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। स्टेज 1 बेकार है। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ड को अपग्रेड करने के लिए 100 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ड को अपग्रेड करने के लिए 500 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। 2 चरण। वांग ये चेतना के स्थान से बाहर आए और अपनी आंखें खोलीं। झपट्टा मारना। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एकत्र हुई और भयानक चांदी की बिजली एक बार फिर से फट गई। गड़गड़ाहट की आवाज के बीच वांग ये के शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल गई। बिजली गिरने से प्रभावित क्षेत्र 10 गुना बढ़ गया। सिल्वर एंड थंडर की उत्पत्ति अत्यंत परिष्कृत थी और इसकी शक्ति असीमित थी। आसपास के इलाके में लगी आग तुरंत बुझ गई। सिल्वर एंड थंडर की उत्पत्ति तेजी से फैल गई और इसकी शक्ति आसमान छू गई। गड़गड़ाहट और आग की मूल ऊर्जाएं भयंकर रूप से टकराईं और पृथ्वी गड़गड़ाकर फट गई। तो यह तात्विक प्रकार का उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र है। इस आश्चर्यजनक शक्ति से वांग ये को गहरा सदमा लगा। दुर्भाग्य से उसके पास पर्याप्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं थी। उन्मत्त हमले के बाद उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कॉस्मिक एनर्जी मैजिक बॉल पर निर्भर रहना पड़ा। बुरा नहीं, उसके पीछे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वांग ये ने पीछे मुड़कर देखा और एक महिला को गहरे लाल रंग के बैटल सूट में देखा। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे और उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के पार कर लिया और उसने उज्जवल आंखों से उसकी ओर देखा। चौथी वरिष्ठ बहन, क्यों क्योंकि शिष्य वांग ये वरिष्ठ बहन का स्वागत करते हैं। वांग ये झुके। यह किस प्रकार का ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्यों क्योंकि की आवाज बहुत शर्मीली थी, लेकिन उसका स्वर बहुत मजबूत था और विरोधाभास मजबूत था। स्काई स्टार रेस का सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ड, वांग ये ने कहा। एक कमजोर जाति में ऐसी क्षमता होती है। क्यों क्योंकि ने प्रशंसा की। उसकी खूबसूरत आंखों ने वांग ये की ओर देखा। जल्दी मुझे एक मौका दो। उसने इसे गलत नहीं समझा, है ना? क्यों क्योंकि को देखते हुए जो लड़ाई की भावना से भरी हुई थी, वांग ये सीधे उसके पास गया। कॉस्मिक एनर्जी मैजिक बॉल ने तुरंत उसकी ऊर्जा को फिर से भर दिया और उसकी इच्छा शक्ति तुरंत सीमा तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से स्टेज 3 सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ड को जीत दिलाई। एक शॉट। यदि उसने अपनी वरिष्ठ बहन को अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो वह उसकी पहचान कैसे हासिल कर सकता था? गड़गड़ाहट। सिल्वर एंड थंडर की उत्पत्ति ने तुरंत चौथी वरिष्ठ बहन को घेर लिया और वांग ये के विशाल थंडर हेल्बर्ड ने जोरदार प्रहार किया। क्यों क्योंकि की आंखें चमक उठीं। उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपनी बाहें खोल दी और अपनी मूल ऊर्जा को मुक्त कर दिया। उसके शुद्ध शरीर ने सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ड की पूरी ताकत को सहन किया और सिल्वर एंड थंडर की उत्पत्ति सभी दिशाओं में फैल गई। हाँ, यह बहुत अच्छा लगता है। क्यों क्योंकि खुश थी। वरिष्ठ बहन अद्भुत हैं, वांग ये ने ईमानदारी से प्रशंसा की। चौथी वरिष्ठ बहन, जो अनंत स्तर की 9वीं डिग्री पर थी, 5वीं वरिष्ठ बहन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। दोबारा। ठीक है। दोबारा। ठीक है। फिर से। कुछ समय बाद
क्योंकि ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और विनम्रतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा छोटे जूनियर भाई, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप पहले जा सकते हैं और अगली बार वापस आ सकते हैं। अगली बार से आपका क्या मतलब है? वांग ये स्तब्ध रह गए। क्योंकि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो, क्योंकि हंसे। जब आप मेरी रक्षा को तोड़ सकते हैं, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। वांग ये कड़वाहट से मुस्कुराए। ये वाकई थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जूनियर भाई आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्योंकि की आंखें उज्ज्वल थीं। जाओ और ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों के बीच पहला स्थान ले लो। मानव आभासी ब्रह्मांड और वध की अनंत दुनिया से उन बेकार लोगों को हराओ और तुम मेरी परीक्षा पास करोगे। यह एक सौदा है, चौथी वरिष्ठ बहन। वांग ये मुस्कुराए। क्या यह अधिक सरल नहीं था? केवल 2 ही बचे थे। देर सबेर उसे उनका सामना करना ही पड़ा। वांग ये ने ग्रेट विश एस्ट्रल दायरे में प्रवेश किया। तीसरी वरिष्ठ बहन हाई डायमेंशन लॉर्ड जिंग युआन। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की लड़ाई में उन्होंने पहले ही एक बंधन बना लिया था। प्राइमर्डियल स्टार में प्रवेश करने के बाद हाई डायमेंशन लॉर्ड जिंग युआन ने बार-बार उन्हें एक शिष्य के रूप में लेना चाहा था। उसे उसके प्रति थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वह बहुत अच्छी सीनियर थी। हालांकि वह उसका शिष्य नहीं बनना चाहता था। वह केवल उसका जूनियर ब्रदर बनना चाहता था। टीचर ने मुझे पहले ही बता दिया है। जिंग युआन का चेहरा एक पतले घूंघट से ढका हुआ था और उसकी आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। उसने वांग ये को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। आप और मैं किस्मत में हैं। मैं आपके लिए चीजें कठिन नहीं बनाऊंगा। धन्यवाद, तीसरी वरिष्ठ बहन। वांग ये को छुआ गया। बस मेरे लिए एक छोटा सा फूल लगा दो। जिंग युआन मुस्कुराया और 3 लाल बीज निकाले। उसने उन्हें धीरे से उछाल दिया। चूंकि आप मुझे तीसरी वरिष्ठ बहन कहते हैं, मैं आपको 3 मौके दूंगा। तो फिर अगर मैं सीनियर सिस्टर 666 को कॉल करूं तो क्या होगा? वांग ये ने बीज लिया और उसकी मुस्कान ठिठक गई। शाश्वत स्तर की ऊर्जा। क्या उसे यकीन था कि वह इसे उगा सकता है? दरअसल एक महिला का दिल समुद्र में सुई की तरह था। सौभाग्य से उसके पास बाएं और दाएं हाथ थे। जियांग येचुन, जिनके पास सबसे अधिक रोपण कौशल था, को स्टार रेटिंग मिली थी। क्यूफिंग जेनक्विन भी 4 स्टार के करीब थे। किसी भी तरह तीसरी वरिष्ठ बहन ने यह नहीं कहा कि उसे मदद नहीं मिल सकती। उसके अपने तरीके थे और उसके पास अपने तरीके थे। इसे नीचे उतारो। आखिरी राउंड, दूसरा सीनियर सिस्टर। वे एक बार युआनलाई शहर की लड़ाई में मिले थे। आदरणीय जवान। उसमें अत्यंत प्रबल युद्ध कौशल था। वांग ये ने जमी हुई झील में कदम रखा। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक उसकी आत्मा को जमा देने वाली लग रही थी। इन्फर्नल कैओस वैली को छोड़ने के कुछ ही समय बाद यहां आकर उन्हें वास्तव में बर्फ और आग के दोहरे स्वर्ग का एहसास हुआ। एक शिष्य के नेतृत्व में वह जल्द ही दूसरी वरिष्ठ बहन से मिले। वह फेरी किंग याओ की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या थी, जिसने 3 हरे पत्थरों पर अपना नाम छोड़ा था। डोंग निंगक्सवान, वह प्रतिभाशाली लड़की जिसने ग्रेट पाथ, कॉम्बैट और विल पावर स्टार परीक्षा के लिए 7 स्टार प्राप्त किए थे। बिल्कुल उसकी तरह उसने भी आसानी से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। कुल स्टार स्कोर 34। प्राइमोर्डियल स्टार के इतिहास में तीसरा। शिष्य वांग ये वरिष्ठ बहन का स्वागत करते हैं। वांग ये झुके। विनम्र होने की जरूरत नहीं। अपनी ताकत से बोलो। स्टार परीक्षा उत्तीर्ण करना जारी रखें। यदि आप मेरे कुल स्कोर से मेल खाते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। डोंग निंगक्सवान का खूबसूरत चेहरा ठंडक से भरा हुआ था। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। वह घूमा और चला गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसे ऐसी वरिष्ठ बहन बहुत पसंद थी जो अपनी ताकत से बात करती थी। स्टार परीक्षा में कुल 34 सितारे। उसने उसे कम आंका। आखिरकार उनका लक्ष्य अपने शिक्षक फेरी किंग याओ के 36 सितारों के रिकॉर्ड को तोड़ना था। 34 सितारे केक का एक टुकड़ा था। बाधाओं को दूर करो। वांग ये फेरी किंग याओ का शिष्य बनने को लेकर बहुत आश्वस्त थे। उसे केवल 3 शर्तें पूरी करनी थीं। सबसे पहले स्टार परीक्षा में कुल 34 सितारों को पार करें। दूसरा, एक छोटा फूल उगाएं जिसका नाम अज्ञात है। तीसरा, ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में ब्लैक होल स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करें। फिर वह फेरी किंग याओ का शिष्य बन सकता है। बनो। छठा, फिर वांग ये बुदबुदाया। यह अच्छा नहीं लगा। कई खूबसूरत और बहादुर वरिष्ठ बहनों के साथ कनिष्ठ भाई बनना, यह बहुत बढ़िया था। संप्रदाय फल फूल रहा था। मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। वांग ये ने किफिंग चेंगविंग को एक लाल बीज सौंपा। कोई बात नहीं, ठीक है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, किफिंग चेंगविंग ने आत्मविश्वास से कहा। रोपण करना सरल है। जब तक आपके पास हाथ हैं, यह ठीक है। फिर ठीक है। उसे इस बात का कष्ट था कि वह अविश्वसनीय थी। अतिरिक्त सुरक्षित रहना बेहतर था। वांग ये ने जियांग येचुन को दूसरी लाल वरीयता दी। यह किस प्रकार की अमर जड़ी बूटी या आध्यात्मिक पौधे का बीज है? जियांग येचुन गंभीर दिख रहे थे। मैं नहीं जानता। वांग ये ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि चीजें बहुत आशावादी नहीं लग रही हैं। तुम्हें भी नहीं पता। यह एक उत्परिवर्तित बीज हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है, जियांग येचुन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। फिर मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। वांग ये हंसे। जैसा कि अपेक्षित था, तीसरी वरिष्ठ बहन उसे इतनी आसानी से पास नहीं होने देगी। देखते हैं उनकी दोनों महिलाएं कितनी काबिल हैं। बीज सौंपने के बाद वांग ये तुरंत खेती करने के लिए एकांत में चले गए। आगे बढ़ना जारी रखें और उसकी ताकत बढ़ाएं। 2 साल बाद ब्लैक होल स्तर 21%। वांग ये एकांत से बाहर आए। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के लिए प्रस्थान करें। आदिम शैतान क्षेत्र। शैतान जाति के पहले विशाल अराजकता क्षेत्र ने अनगिनत शैतान विशेषज्ञों को पोषित किया था। यह सबसे मजबूत शैतान विशेषज्ञ जियांग जून का गृहनगर भी था। अराजकता की ऊर्जा एक राजसी सिंहासन पर घूम रही थी। उस पर एक शैतान जाति का आदमी बैठा था जो पहाड़ जितना ऊंचा था। उसकी सर्वोच्च आभा निकल रही थी जिससे हर कोई नीचे की ओर देख रहा था। सबसे मजबूत विशेषज्ञ जियांग जून। सिंहासन के नीचे शैतान सुप्रीमो का एक समूह एक अंधेरे समूह में खड़ा था। आपने जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। जियांग जून की आवाज कर्कश थी क्योंकि यह सुप्रीमो के कानों में गूंज रही थी। हाँ, इंसान इससे बढ़कर कुछ नहीं। हमने आसानी से एक विशाल अराजकता के दायरे को खत्म कर दिया। यह सब जियांग जून के अच्छे नेतृत्व का धन्यवाद है। यह पिछले अराजक युग का हिसाब किताब चुकता करने का समय है। सभी सुप्रीमो ने खुशी महसूस करते हुए तालियां बजाईं। मानव जाति द्वारा दबाए जाने की भावना बहुत असहज थी। जियांग जून के ब्रह्मांड के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक बनने के बाद आखिरकार उन्हें एक नेता मिल गया। जीवन के सभी क्षेत्रों से शैतानों की युद्ध कौशल को इकट्ठा करके और राक्षस जाति के साथ एकजुट होकर उन्होंने मनुष्यों को एक तीव्र झटका दिया। खुश होने के लिए यह बहुत जल्दी है, जियांग जून ने गहरी आवाज में कहा। एडवेंचरर वर्ल्ड को सबसे पहले इंसानों ने हमसे छीन लिया था। अब वे इसे वापस कर रहे हैं। मनुष्य का आधार 7 सर्वोच्च गुट हैं। उनमें से एक को गिराने से उन्हें सचमुच बहुत नुकसान होगा। डेविल गॉड माइटी ने जियांग जून को गहरे स्नेह से देखा। सुप्रीमो द्वारा परिष्कृत किए गए विशाल अराजकता क्षेत्रों में ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों की तुलना में युद्ध कौशल है। इसे हटाना इतना आसान नहीं होगा। विनाश के देवता शैतान ने फुफकारते हुए कहा। अगर यह तथ्य नहीं होता कि रूलर अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है, तो 7 सर्वोच्च गुट कोई समस्या नहीं होते। इंसानों को कम मत समझो, जियांग जून ने कहा। पहले अराजकता क्षेत्र युद्ध में हालांकि हमने एडवेंचरर वर्ल्ड को नष्ट कर दिया, लेकिन मनुष्यों को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। उनके संप्रभु आदरणीय और सर्वोच्च लोगों में से कोई भी नहीं मरता। उनकी सर्वोच्च युद्ध कौशल अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित है। दुर्भाग्य से हम युआनलाई शहर पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए। ब्लडफील्ड के शैतान देवता ने कहा। उनके पीछे प्राइमर्डियल स्टार के साथ युआनलाई शहर का पता लगाना कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। जियांग जून ने कहा। आदरणीय प्राचीन और आदरणीय प्राइमल में सुप्रीमो की तुलना में युद्ध कौशल है। फेरी किंग याओ ने जीवन के उच्च आयामी स्वर्गीय पद को भी समझ लिया है। युआनलाई शहर शुरू से ही हमारी योजनाओं का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस दिखावे से अप्रत्याशित लाभ होता दिख रहा है। शैतान भगवान यूफेई हंसे। अफवाह है कि फ्लेम चीफ्टेन स्टार पर नष्ट हो गया। यह सच प्रतीत होता है। इंसान बहुत चालाक होते हैं।
शायद वे हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, डेविल गॉड गुइचो ने सावधानी से कहा। यह सच है या नहीं, एक बार आजमाने के बाद हमें पता चल जाएगा। जियांग जून की आंखें चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में उपहास किया, अगर प्राइमर्डियल स्टार में वास्तव में केवल फेयरी किंग याओ बची है, तो यह दिलचस्प होगा। आदिम तारा। वे 10 लोग जो विनिमय शिष्य बनने वाले थे, इकट्ठे हुए। उनमें से वांग ये, जियान युयान, पियाओ बाई बाई, किंग जुआन और वेन रो मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की ओर जा रहे थे, जबकि जीरो, डोंगेंग वानी, जिंग गेदी, किंग ह्यू और जी मेंगनी बेबेल के एबिलिटी टॉवर की ओर जा रहे थे। बहुत कम स्थान थे और कई शिष्यों के आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे। उदाहरण के लिए, पुराने शिष्यों में दियांग चू और जियांग येचुन, साथ ही नए शिष्यों में डोंग बाइयिंग, हुईजी और डोंग से जीव शामिल हैं। जहां तक जियान युयान, पियाओ बाई बाई और डोंगेंग वानी जैसे शिष्यों की बात है, वे पहले ही ब्लैक होल स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे। वे पुनर्जन्म के चक्र को पार करने और अमर स्तर तक पहुंचने की तैयारी करने से पहले इस आदान प्रदान के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें हमें डराना बहुत पसंद है। आपने अंतिम परीक्षा इतनी जल्दी उत्तीर्ण कर ली, पियाओ बाई बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हर बार दुनिया को आश्चर्यचकित करना पसंद करता है। डोंगेंग वानी ने वांग ये की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हो। जब तक वह कुछ समय के लिए चुप है, वह कुछ योजना बना रहा होगा। जियान युयान हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी, उसका सुंदर चेहरा किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत था। लेकिन बिना एक शब्द कहे भी कोई भी उसके तीव्र प्रतिस्पर्धी हृदय को महसूस कर सकता था। 2 हरे पत्थरों पर अपना नाम छोड़ना, फेयरी किंग याओ के रिकॉर्ड के साथ जुड़ना और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना। जीरो ने वांग ये को ईर्ष्या और जलन से देखा। उसने अपनी ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं छिपाई। बहुत दिखावटी। वह हमेशा शिष्यों की सूची में सबसे ऊपर थे और उन्होंने हमेशा वही करने का सपना देखा था जो वांग ये ने अब हासिल किया है। हालांकि जितना आगे बढ़ता गया, कुल स्टार स्कोर को बढ़ाना उतना ही कठिन होता गया। प्रत्येक सितारा अर्जित करना आसान नहीं था। हरे पत्थरों पर अपना नाम छोड़ना या सितारा ग्रेट पाथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ जुड़ना तो दूर की बात है। जी मेंगनी आकर्षण से भरपूर वांग ये को देखकर मुस्कुराई। वांग ये के साथ उसका रिश्ता अस्पष्ट था, लेकिन जब से वांग ये ने उसे एक सर्वोच्च श्रेणी की अंतरिक्ष प्रकार की अविनाशी कलाकृति दी थी और वे साधना कक्ष में अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार थे, उनके रिश्ते में कई गुना सुधार हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी और वांग ये के साथ बातचीत करने वाली थी, उसने अचानक किंग यू को एक समान शीर्ष श्रेणी की अविनाशी कलाकृति निकालते हुए देखा। उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और खुशी से वांग ये की ओर लहराया। उस पर एक परिचित लिखावट भी उकेरी हुई थी। जी मेंगनी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने मुड़ने और जाने से पहले वांग ये की ओर घूरकर देखा। खत्म हो गया। ईर्ष्यालु लड़की फिर फूट पड़ी। वांग ये ने अपने दिल में आह भरी और मुस्कुराते हुए किंग यू की ओर हाथ हिलाया। वह आगे बढ़ा और कुछ देर तक बातें करता रहा, जिससे लोली खिलखिला उठी। किंग यू ने खुशी से वांग ये की बांह पकड़ ली, उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। उसके उभरे हुए गुलाबी होंठ कुछ ऐसे थे जिनका स्वाद वांग ये ने पहले ही चख लिया था। किंग जुआन। वह वांग ये और उसकी बहन किंग यू की मधुर अभिव्यक्ति को एकटक देखता रहा। उसका मन प्रश्न चिन्हों से भर गया। उसकी चिक्कू बहन जो उसका हाथ पकड़ना पसंद करती थी, चली गई थी। उसके हृदय में एक अवर्णनीय अनुभूति बनी रही। क्या हुआ? उन्होंने केवल कुछ दशकों तक ही खेती की थी। जब वह बाहर आया तो सब कुछ इतना क्यों बदल गया था? हाँ, क्या हर कोई यहाँ है? आदरणीय जिन कोई, जो चमकदार सुनहरी रोशनी से ढकी हुई थी, प्रकट हुई। जब वह मुस्कुराया, तो उसने बड़े सुनहरे दांतों की 2 पंक्तियां प्रकट कीं। उसके गले में सोने का हार चमक रहा था और वह गावा का कोई नवधनिक लग रहा था। हालांकि वांग ये को ठीक पता था कि वह कितना शक्तिशाली है। युआनलाई शहर की लड़ाई समाप्त होने के बाद उन्होंने लड़ाई देखने के लिए टाइम रिवर्सल का उपयोग किया। सामग्री के मार्ग में ब्लॉकहेड जैसे आदरणीय जिन कोई की उपलब्धियां आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थीं, लगभग मानवता के शिखर तक पहुंच गईं। उन शैतानों के विरुद्ध जिन्होंने भौतिक पथ पर खेती की, उसने उन्हें कुचल दिया और आसानी से शैतान शाश्वत को नष्ट कर सकता था। वे सभी यहाँ हैं। आदरणीय निंग डैन मुस्कुराया। छोटे बच्चों, मेरे पीछे आओ। आदरणीय जिन कोई ने अपना हाथ लहराया और खुशी से अपनी टीम के साथ चले गए। वांग ये ने अनिच्छा से किंग यू को अलविदा कहा। जब वह वहां से गुजरा, तो उसने जी मेंगनी के कान में कुछ फुसफुसाया। बाद वाले का गुस्सा शांत हो गया और वह खर्राटे लेने लगी। समूह का अनुसरण करते हुए वांग ये वेन रॉन की ओर चले गए। वह मुस्कुराया और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। सभी महिलाओं में वेन रॉ सर्वश्रेष्ठ थीं। मार्शल वर्शिप क्षेत्र मार्शल एक स्ट्रीम डोजो द्वारा नियंत्रित विशाल अराजकता क्षेत्र था। जैसे ही वांग ये ने प्रवेश किया, उन्हें एक स्वर्गीय दाव आभा महसूस हुई जो प्राइमर्डियल स्टार और युआनलाई सिटी से अलग थी। यह अतुलनीय रूप से शुद्ध था। विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राचीन तारे के बराबर थी। यद्यपि अन्य जन्मजात महान पथ थे, वे सामग्री के पूर्ण उच्च आयामी स्वर्गीय पथ के कवरेज के तहत महत्वहीन थे। यह वह पवित्र भूमि थी जिसका योद्धाओं ने सपना देखा था। यह भौतिक पथ पर चलने वाले उच्च आयामी जीवन रूपों के लिए एक बहुमूल्य साधना स्थल था। यहाँ दबाव युआनलाई शहर की तुलना में बहुत अधिक है, वेन रॉन ने कहा। वांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। मार्शल उपासना क्षेत्र को सर्वोच्च द्वारा परिष्कृत और नियंत्रित किया जाता है। इसका दबाव स्वाभाविक रूप से युआनलाई शहर की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार सिटी लॉर्ड फेट केवल एक संप्रभु आदरणीय है। युआनलाई शहर को सुप्रीम द्वारा परिष्कृत क्यों नहीं किया गया? क्या इसकी रक्षा इस तरह से मजबूत नहीं होगी? वेन रॉ हैरान थी। उस समय इतने सारे सुप्रीम नहीं थे, वांग ये ने कहा। युआनलाई शहर को मनुष्यों और शैतानों के बीच पहले युद्ध के दौरान शैतान जाति से लिया गया था। उस समय मनुष्यों के पास केवल 3 सुप्रीम थे। इसके अलावा युआनलाई शहर का उच्च आयामी स्वर्गीय मार्ग समय और स्थान का एक संलयन है। लगभग किसी भी सुप्रीम ने इस मार्ग को नहीं अपनाया। सुप्रीम के अलावा कोई अन्य युआनलाई शहर को कैसे परिष्कृत कर सकता है? वेन रॉ ने पूछना जारी रखा। आमतौर पर वे नहीं कर सकते, वांग ये ने कहा, लेकिन युआनलाई शहर को शैतान जाति के एक सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा परिष्कृत किया गया था, इसलिए अराजकता क्षेत्र की इच्छाशक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। जब तक संप्रभु श्रद्धेय संगत है और उसकी इच्छाशक्ति काफी मजबूत है, तब तक इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की संभावना है। यह जन्मजात सर्वोच्च खजाने के समान है। वेन रॉन समझ गए। बुद्धिमान, वांग ये ने प्रशंसा की। विशाल अराजकता वाले क्षेत्र उच्चतम श्रेणी के स्वर्गीय दाव संत खजाने हैं। इसे परिष्कृत करने के बाद एक संप्रभु आदरणीय की तुलना अराजकता के क्षेत्र में सर्वोच्च से की जा सकती है। यदि कोई सर्वोच्च इसे परिष्कृत करता है, तो उसका युद्ध कौशल एक ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ के बराबर होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान जाति ने केवल 4 महान मानव क्षेत्रों पर हमला किया। वेन रॉ समझ गया। जियांग जून के प्रकट होने से पहले उनके पास केवल सॉवरेन वेनेरेट्स द्वारा परिष्कृत अराजकता के दायरे को तोड़ने की आशा है। उदाहरण के लिए मार्शल वर्शिप क्षेत्र को लें, वांग ये ने कहा। हालांकि केवल एक ही सर्वोच्च है, मार्शल सेन क्षेत्र, भले ही शैतान जाति के 10 सुप्रीम आ जाएं, फिर भी इसे हटाना असंभव होगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, वेन रॉन ने वांग ये की ओर देखा। यह सब आपको तब पता चलेगा जब आप स्टार नॉलेज स्टार परीक्षा पास कर लेंगे। वांग ये हंसे। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, वेन रॉ ने कहा। फिर ठीक है। एक था वेन र और दूसरा था जियूंग। दोनों लड़कियों ने स्टार नॉलेज और क्लासिक स्टार परीक्षा पास करने के लिए बहुत प्रयास किया। उनके शिक्षक के रूप में किगुआन जियानई हार मानने की कगार पर थे। उनके लिए 2 सितारा परीक्षा उत्तीर्ण करना वास्तव में थोड़ा कठिन था, लेकिन कम से कम वे चीजुआन से बहुत बेहतर थे, जिनके पास अभी भी सभी 3 सामाजिक विज्ञान विषयों में 0 सितारे थे। आदरणीय जिन कोई के नेतृत्व में उनमें से 5 ऊपर चले गए। मार्शल वर्शिप क्षेत्र एक नुकीले शंकु के आकार का पर्वत था। पहाड़ के बाहर ज्ञान प्राप्ति का स्थान था, जबकि पहाड़ के अंदर साधना का स्थान था। यह राजसी और असीमित था। पदार्थ का मार्ग सर्वत्र था। निचला पर्वत क्षेत्र शाश्वत और अमर जीवन रूपों की खेती का मैदान था जो सीधे मार्शल पूजा क्षेत्र के अंतर्गत थे। मध्य पर्वत क्षेत्र वह स्थान था जहां मार्शल उपासना क्षेत्र के शिष्य स्थित थे। यह मुख्य क्षेत्र भी था। यह ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र तक और नीचे निचले पर्वतीय क्षेत्र तक ले जा सकता है। वे सीढ़ियां चढ़ गए। पिताजी, आदरणीय जिन कोई ने दायरे की दीवार तोड़ दी और छलांग लगा दी। वांग ये और अन्य ने पीछा किया। वाह, क्षेत्र की दीवार तुरंत ठीक हो गई। वांग ये और उनका समूह मध्य पर्वतीय क्षेत्र शिष्य विनिमय स्थान पर पहुंचे। हाँ, जिन कोई बहुत दिनों से नहीं देखा, दूर से अनर्गल हंसी आने लगी।
तलवारों से ढका एक सुंदर आदमी उधर से गुजरा। उसने एक तलवारबाज की पोशाक पहन रखी थी, उसके बाल बंधे हुए थे और उसकी पीठ पर 7 तलवारें थीं। उसकी कमर पर 2 तलवारों के अलावा वह अपनी पूंछ फैलाए हुए मोर की तरह दिखता था। वांग ये ने नवागंतुक को उसकी अजीब पोशाक से तुरंत पहचान लिया। कॉस्मिक बहन, 9 तलवारों का सम्मान करें। उसके पीछे 5 सुंदर युवक भी थे जो युद्ध की भावना से भरी आंखों से देख रहे थे। आप जल्दी में हैं, 9 तलवारें, आदरणीय जिन कुई ने हंसकर अभिवादन किया। जब मैंने सुना कि आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं तुरंत दौड़ पड़ा। वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने अपनी चमकदार आंखें सिकोड़ लीं। हमने लंबे समय से प्रतिस्पर्धा नहीं की है। क्या आप जाना चाहते हैं? कोई दिलचस्पी नहीं। इस बार मैं नेता हूँ। मुझे उसी की तरह व्यवहार करना होगा। आदरणीय जिन कुई अपने सुनहरे दांत दिखाते हुए मुस्कुराए। इस तरह का व्यवहार मत करो, तुम जानवर हो। वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने वांग ये और अन्य को देखा। मैंने सुना है कि प्राइमर्डियल स्टार ने कई संभावित नवागंतुकों को भर्ती किया है। वांग ये कौन है? शुआ, शुआ। बाकी चारों एक कदम पीछे हट गए। वांग ये। वेन रॉ ने भी बुरा बनना सीख लिया है। आप वही वांग ये हैं जिसने शैतान जाति के नंबर 1 जीनियस टेन मो को मार डाला। आदरणीय 9 स्वॉर्ड्स मुस्कुराए। हाँ, मैं वांग ये हूँ। वांग ये ने स्वीकार किया। बुरा नहीं है, आप सचमुच असाधारण हैं। वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने वांग ये का आकार बढ़ाया और अचानक मुस्कुरा दिए। क्या आप हमारे कॉस्मिक बैंक के छोटे बच्चों के साथ झगड़ने में रुचि रखते हैं? मैं नीजू हूँ, ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञ में तीसरे स्थान पर हूँ। मैं भाई वांग ये से मार्गदर्शन लेना चाहूंगा। नीले कपड़े पहने एक युवक बाहर निकला, उसके पीछे एक हलबट बज रहा था। जो खजानदाई ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल लेवल शिष्यों में वे स्थान पर है। कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। सुनहरे बालों वाली लड़की जो नीजो के पास खड़ी थी, वह भी आगे बढ़ी। उसकी कमर पर एक नरम तलवार थी और उसके हाथों में 2 क्रिस्टल तलवारें, एक लंबी और एक छोटी, चमक रही थीं। शिलेई ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के शिष्यों में वे स्थान पर हैं। मैं भी आपसे सीखना चाहूंगा। एक पत्थर सा गंभीर किशोर दाहिनी ओर से निकला। उसकी लोहे की मुट्ठियां युद्ध के निशानों से भरी हुई थीं। वांग ये ने आदरणीय जिन कुई की ओर देखा। उन्हें लड़ाई झगड़े में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर आदरणीय जिन कुई बोलते तो उन्हें कुछ चेहरा देने में कोई आपत्ति नहीं होती। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आदरणीय जिन कुई ने अपना हाथ लहराया। हम यहाँ मार्शल एक्सट्रीम डोजो से सीखने के लिए आए हैं, दिखावा करने के लिए नहीं। चलो चलें। करने के लिए सही काम सामग्री के मार्ग को समझना है। तुम अब भी वही हो, जिन कुई। चूंकि आप प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, तो हम पहाड़ों पर चढ़ने में प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स हंसे। इस प्रकार की हानिरहित प्रतिस्पर्धा ठीक है। आदरणीय जिन कुई ने सिर हिलाया। फिर यह तय हो गया। 10 साल की विनिमय सीखने की अवधि समाप्त होने के बाद हम 5 शिष्यों की तुलना ऊपर से नीचे तक करेंगे। 5 में से 3 जीत हासिल करते हुए मुस्कुराते हुए 9 स्वॉर्ड्स का सम्मान करें। जरूर। आदरणीय जिन कुई ने अपने बड़े सुनहरे दांत प्रकट किए। नेताओं के रूप में आइए 5 सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजानों पर दांव लगाएं। उसके बारे में क्या ख्याल है? इससे छोटे लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने कहा कि बहुत ज्यादा है। आदरणीय जिन कुई एक पल के लिए झिझके। तो फिर 5 शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने। आप इतने कंजूस नहीं हो सकते, है ना? वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने स्पष्ट रूप से कहा। फिर ठीक है। आदरणीय जिन कुई ने उत्तर दिया। वांग ये ने अपने दिल में आह भरी। आदरणीय जिन कुई अभी भी बहुत ईमानदार थे। वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स के जबरदस्त जाल के सामने उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 साल बाद फिर मिलेंगे। वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स दिल खोलकर हंसे और अपने 5 शिष्यों के साथ चले गए। नीजुए, जो नेता थे, पीछे मुड़कर वांग ये पर नजर डालना नहीं भूले। उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा भरा हुआ था। पर्वतारोहण क्या है? वेन रॉ ने पूछा। आप इसे भौतिक पथ की व्यापक साधना के रूप में समझ सकते हैं। वांग ये ने बाहर की ओर इशारा किया। भौतिक पथ पर किसी व्यक्ति की साधना जितनी ऊंची होगी, वह मार्शल पूजा क्षेत्र में उतना ही ऊंचा चढ़ सकता है। इसे मार्शल एक्सट्रीम डोजो में पर्वतारोहण कहा जाता है। सामान्य रूप से कितना लंबा है? वेन रॉ ने पूछा। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में 9 खंड हैं। प्रत्येक अनुभाग में 9 चरण हैं। वांग ये ने कहा। मार्शल एक्सट्रीम डोजो के सामान्य शिष्य मूल रूप से पहले से तीसरे खंड में हैं। शीर्ष शिष्य चौथे से छठे खंड में हैं। केवल कुछ ही शिष्य 7वें से 9वें खंड तक पहुंच पाते हैं। वर्तमान में केवल 2 हैं। वे 7वें खंड में चुल लैंग और टान हेंसेन हैं। जियान युयान ने कहा। वे ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में वे और वे स्थान पर हैं। आपसे थोड़ा कम। जियान युयान की खूबसूरत आंखों ने घूर कर देखा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यहाँ यह फिर से आता है। वह लगातार उस पर नजरें गड़ाए रही। क्या वे बैठकर दिल से दिल की बात नहीं कर सकते? स्टार परीक्षा रैंकिंग में उनके बीच स्टार का अंतर था, फिर भी उन्होंने आराम करने से इनकार कर दिया। वह सचमुच जिद्दी थी। वह मूल रूप से ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल लेवल विशेषज्ञों में वे स्थान पर थे, लेकिन उन्होंने युवानलाई सिटी की लड़ाई में अपनी प्रतिभा दिखाई और डेविल रेस के नंबर 1 ब्लैक होल स्तरीय जीनियस टेन मो को हरा दिया। नतीजा यह हुआ कि उनकी रैंकिंग काफी बढ़ गई और वह अब छठे स्थान पर आ गए। जियान युयान के लिए झाओ जिंगी ने पुनर्जन्म के चक्र को पार करने के बाद उसका स्थान बदल दिया और वर्तमान में वे स्थान पर थी। इन छोटी-छोटी बातों का बुरा मत मानना। यह 9 स्वॉर्ड्स और मेरे बीच व्यक्तिगत शिकायत है। आदरणीय जिन कुई ने ताली बजाई। बस वही करो जो तुम्हें करना है। विनिमय शिक्षण के इन 10 वर्षों का आनंद लें। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की पहाड़ी दीवार बेहद कीमती है। अगर हम इसे देखना भी चाहें तो हमें मौका नहीं मिला। विशेष रूप से विभिन्न हथियार पथों की विरासत। वे प्राइमोर्डियल स्टार में दुर्लभ हैं, इसलिए वे आपके सीखने के लिए सबसे मूल्यवान हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। वह इसी के लिए आए थे। करीपान तकनीक का मार्ग। जियान युयान, पियाओ बाई बाई और वेन रॉ ने तलवार तकनीक के मार्ग को लंबे समय से समझ लिया था, जबकि किंग जुआन ने कुल्हाड़ी तकनीक के मार्ग को समझ लिया था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने प्राइमर्डियल स्टार में इतने लंबे समय तक प्रवेश करने के बाद अपनी करीपान तकनीकों में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। वरिष्ठ, क्या आपके पास कोई सलाह है? पियाओ बाई बाई ने पूछा। आदरणीय जिन कुई भौतिकता के शुद्ध मार्ग पर चले। प्राइमर्डियल स्टार में शरीर की उत्पत्ति का मार्ग और उत्पत्ति शक्ति उत्पत्ति का मार्ग दोनों हैं, इसलिए उन्हें यहाँ विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक, यदि आपके पास अन्य अंतर्दृष्टि है तो यह ठीक है। आदरणीय जिन कुई ने कहा। आदिम आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग मार्शल एक्सट्रीम डोजो के लिए अद्वितीय है। मैं इसकी खेती करने की अनुशंसा नहीं करता क्योंकि भविष्य में इसे आगे बढ़ाना मुश्किल है। मार्शल एक्सट्रीम डोजो में सामग्री का एक उच्च आयामी स्वर्गीय पथ है और प्राइमर्डियल स्टार का एक अलग है। जहां तक रक्तरेखा की उत्पत्ति के मार्ग की बात है, इसके कुछ हिस्से प्राइमर्डियल स्टार और मार्शल एक्सट्रीम डोजो में ओवरलैप होते हैं। यदि आप प्राइमर्डियल स्टार में रक्तरेखा उत्पत्ति का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आप इसे मार्शल एक्सट्रीम डोजो में पा सकते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इस मार्ग पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपके पास कोई विशेष विचार नहीं है, तो हथियारों का रास्ता चुनना निश्चित रूप से सही विकल्प है। हालांकि आपको समय का ध्यान रखना होगा। विनिमय शिष्यों के रूप में आपके पास केवल 10 वर्ष हैं। एक भी कदम न चूकें और अपने सभी प्रयासों को बर्बाद न होने दें। हाँ वरिष्ठ, सभी ने जवाब दिया। वांग ये ने सिर हिलाया। भले ही उन्होंने क्लासिक क्षेत्र में सामग्री के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ को बहुत पहले ही समझ लिया था, जब आदरणीय जिन कुई ने समझाया तो यह सरल और स्पष्ट था। उन्होंने पहले ही भौतिक शरीर के मार्ग में भौतिक शरीर की उत्पत्ति के चरण 1 को समझ लिया था, जो निम्न आयामी ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच गया था। वह इसे बढ़ा नहीं सका। उनकी उत्पत्ति शक्ति का मार्ग भी चरण 6 तक पहुंच गया था। उनके भौतिक शरीर के स्थायित्व के कारण इसमें सुधार नहीं किया जा सका। जहां तक रक्तरेखा के मार्ग की बात है, तो उसके पास रक्तरेखा भी नहीं थी। जो कुछ बचा था वह हथियार का रास्ता था जिसे वह हमेशा सुधारना चाहता था, लेकिन रास्ता संकीर्ण था। वांग ये, आपकी क्या योजनाएं हैं? वेन रॉ ने पूछा। करीपान तकनीक। आपके बारे में क्या? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। रक्तरेखा का मार्ग, उसने कहा। वांग ये मुस्कुराए। वेन राव के पास परम वंशावली विध्वंसक था।
यदि वह रक्तरेखा का संगत मार्ग खोज सके और विनाश उत्पत्ति की शक्ति को समझ सके तो न केवल उसकी रक्तरेखा उपयोग में सुधार होगा बल्कि उसकी सामग्री का मार्ग भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। यह करीपान तकनीक या तलवार तकनीक को समझने से कहीं बेहतर था। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 साल बाद फिर मिलेंगे, वांग ये ने उसे गले लगाया। हाँ आप भी, वेन रॉ ने कहा। वे पांचों अलग हो गए। वांग ये मध्य पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रहे। यहाँ कई मार्शल एक्सट्रीम डोजो शिष्य युद्ध कर रहे थे, शाश्वत स्तर के शिष्य उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। कभी-कभी हाई डायमेंशन लॉर्ड्स पढ़ाते दिखाई देते थे। यह मानव आभासी ब्रह्मांड में मार्शल एक्सट्रीम डोजो के समान था। हालांकि जैसा कि आदरणीय जिन कुई ने कहा था, मार्शल एक्सट्रीम डोजो की पहाड़ी दीवार सबसे बड़ी संपत्ति थी। आखिरकार वे मार्शल एक्सट्रीम डोजो के शिष्य नहीं थे, इसलिए उनके लिए मार्शल एक्सट्रीम डोजो के क्लासिक्स का अध्ययन करना या ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था जो मुख्य क्षेत्र था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे मार्शल एक्सट्रीम डोजो के शिष्य विभिन्न खगोलीय निवास परिसरों के मुख्य क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते थे जब वे विनिमय शिष्यों के रूप में प्राइमर्डियल स्टार में गए थे। झपट्टा मारना। वांग ये पहाड़ के बाहर दिखाई दिए। सर्वोच्च दबाव तुरंत गायब हो गया। मार्शल वर्षिप क्षेत्र अंतहीन अराजकता ऊर्जा से घिरा हुआ था। पर्वत तो एक ही था, परंतु वह अतुलनीय विशाल एवं अनंत था। नीचे देखने पर मध्य और निचले पर्वतीय क्षेत्रों को अलग करने वाली मूल ऊर्जा की एक बाधा थी। वह इस समय मध्य पर्वतीय क्षेत्र के प्रथम खंड में था। यह पहला कदम भी था। ऊपर अभी भी 8 सीढ़ियां थीं और हर सीढ़ी दूर थी। लगातार बदलती अराजकता की ऊर्जा के माध्यम से वह ऊपर पहाड़ की दीवारों की कई परतों को देख सकता था, लेकिन वह उन्हें छू नहीं सका। वह उन्हें केवल दूर से ही देख सकता था। सबसे अच्छा है सामग्री की उत्पत्ति के मेरे सुसंस्कृत पथ को समझना। वांग ये ने चारों ओर देखा। आइए देखें कि मैं मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कहाँ हूँ। स्टॉम्प। वांग ये उछल पड़े। वह आसानी से दूसरी सीढ़ी तक पहुंच गया और चढ़ना जारी रखा। वह जहां भी गुजरता उसे तरह-तरह के अजीब पत्थर दिखाई देते। पहाड़ की दीवार को गंदे पैटर्न में उकेरा गया था। वहां सभी प्रकार के विभिन्न छाप और नक्काशी विभिन्न आकृतियों में व्यवस्थित थे। ये मार्शल एक्सट्रीम डोजो की विरासत और विशेषज्ञों द्वारा जानबूझकर छोड़े गए निशान थे। साधना के दौरान या जब उन्हें कोई अनुभूति हुई थी, तब शिष्यों के अनजाने में चित्र बनाने के भी रिकॉर्ड थे। वह ऊपर की ओर बढ़ता रहा और तेजी से 9वीं सीढ़ी पार करके दूसरे खंड में प्रवेश कर गया। सामग्री का मार्ग अधिक गहरा था, पहाड़ की दीवारें सघन थीं, अराजकता की ऊर्जा सघन थी और नक्काशी अधिक गहरी थी। कभी-कभी वह मार्शल एक्सट्रीम डोजो शिष्यों को समझने या अपनी तलवारों से अभ्यास करने के लिए क्रॉस लेग्ड बैठे देखते थे। खेती का माहौल बहुत बढ़िया था। तीसरा खंड, चौथा खंड। अंत में वह लगभग अपनी सीमा पर पहुंचने से पहले 5वें खंड के 5वें चरण पर रुक गया। यह ग्रेड 5 स्टार परीक्षा के समान है, वांग ये ने तुलना की। उन्हें सामग्री के अच्छे पद के स्टार परीक्षण में 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, जो कि ऊर्जा के अच्छे पद के स्टार परीक्षण की 6 सितारा रेटिंग से थोड़ी कम थी। वह मुख्य रूप से अपनी उत्पत्ति शक्ति के चरण 6 पद पर भरोसा कर रहा था। उनके भौतिक शरीर की उत्पत्ति केवल चरण 1 पर थी और उनकी रक्तरेखा और भी नगण्य थी। ऊर्जा के महान पद के विपरीत, जहां उन्हें उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्रों में सिद्धियां प्राप्त थीं। अचानक झपट्टा मारना। एक नीला वस्त्रधारी युवक जो हलबर्ड लिए हुए था, उसके पास आया और छलांग लगा दी। गायब होने से पहले वह मुड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कॉस्मिक बैंक की जो उन्हें ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में तीसरा स्थान दिया गया था। मानव आभासी ब्रह्मांड, वध की अनंत दुनिया, कॉस्मिक बैंक, वांग ये ने बुदबुदाया। भले ही 7 सर्वोच्च गुट समान रूप से मेल खाते थे, सर्वोच्चों की संख्या के संदर्भ में मानव आभासी ब्रह्मांड में 4 थे जो अग्रणी थे। वध की अनंत दुनिया और कॉस्मिक बैंक में से प्रत्येक में 3 सुप्रीम थे। प्रतिभा और क्षमता के मामले में 3 सर्वोच्च गुटों के शिष्यों ने न केवल ब्लैक होल स्तर के शीर्ष 3 पर बल्कि ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के शीर्ष 3 पर भी अपना दबदबा बनाया। वे सचमुच सक्षम थे। प्रिमोर्डियल स्टार भाग्य के बारे में बहुत खास है। वांग ये को इसका कारण पता था। प्रिमोर्डियल स्टार ने लगभग कभी भी प्रतिभा चयन प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की और उनके द्वारा भर्ती किए गए शिष्यों की संख्या 3 सर्वोच्च गुटों की तुलना में बहुत कम थी। उनके शिष्यों की संख्या उतनी अच्छी नहीं थी और नौसिखियों का उनका प्रशिक्षण ताकत पर नहीं बल्कि व्यापक और स्वतंत्र होने पर अधिक केंद्रित था। हालांकि प्रिमोर्डियल स्टार में अधिक जन्मजात महान पद और विकल्प थे, ये हाई डायमेंशन लॉर्ड्स, सॉवरेन वेनेरेट्स और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों के लिए अधिक उपयोगी थे। नौसिखियों के लिए उन्हें अन्य सर्वोच्च गुटों की तुलना में अधिक लाभ नहीं था। कॉस्मिक बैंक अपने शिष्यों पर पैसा खर्च करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक था। वध की अनंत दुनिया ने अपने शिष्यों को संयमित करने पर जोर दिया, जिससे शिष्यों की युद्ध क्षमताएं काफी मजबूत हो गईं। मानव आभासी ब्रह्मांड में बेहद मजबूत डेटा विश्लेषण था, जिससे शिष्यों को आभासी दुनिया में तेजी से सुधार करने की अनुमति मिली। हालांकि उन्हें प्राइमोर्डियल स्टार बहुत पसंद आया। यह घर जैसा महसूस हुआ। चाहे टीचर्स हों या उसके दोस्त, सभी में बहुत अच्छी बनती थी। मुझे प्राइमोर्डियल स्टार का नाम सुधारने दीजिए। वांग ये ने निजुए को देखा, जो गायब हो गया था, और जानबूझकर मुस्कुराया। वह ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड पर ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में पहला स्थान लेगा और चौथी वरिष्ठ बहन की इच्छा पूरी करेगा। मैं करीपान के पथ को समझने और सामग्री के पथ में सुधार करके शुरुआत करूंगा। वांग ये घूमा और पहाड़ से नीचे चला गया। करीपान के पथ को समझे और उसकी हाथापाई युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ाए। 2 रास्ते थे। एक था अपनी स्वयं की करीपान तकनीक बनाना और दूसरा था आसानी से उपलब्ध करीपान तकनीक सीखना। पहले वाले की ऊपरी सीमा अधिक थी, चाहे वह पथ अंतर्दृष्टि के संदर्भ में हो या युद्ध में किसी की विस्फोटक शक्ति के संदर्भ में। जिस किसी को भी अपनी योग्यता और प्रतिभा पर भरोसा था, वह निश्चित रूप से पहला रास्ता चुनेगा। वांग ये दूसरों के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन उनके सभी 4 साथियों ने आत्मनिर्माण का मार्ग अपनाया, जिसमें जियान युयान सबसे उत्कृष्ट था। उनकी तलवारबाजी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। मेरी प्रतिभा और योग्यता के साथ वांग ये आत्मविश्वास से मुस्कुराए। करीपान तकनीक को ईमानदारी से सीखना बेहतर है। जेड को चमकाने के लिए अन्य पहाड़ों के पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। आसानी से उपलब्ध उच्च आयामी करीपान तकनीकों के साथ जिन्हें सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता था, उन्हें करीपान तकनीक के पथ को समझने में इतना प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आसानी से उपलब्ध करीपान तकनीकों को सीखने की निचली सीमा अधिक थी और खेती की गति भी तेज थी। जहां तक ऊपरी सीमा का सवाल है, अधिक से अधिक समय आने पर वह इसे बदल देगा। इसके अलावा वह सीमा तोड़ सकता था, तो डरने की क्या बात थी। मध्य पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ी दीवारों पर करीपान तकनीकें सभी उच्च आयामी हैं, जो करीपान के पथ की नींव पर बनाई गई हैं। साथ ही उनका दायरा बहुत ऊंचा है। वांग ये नीचे चले गए। रास्ते में उन्होंने कई करीपान दीवारें, नक्काशी और यहाँ तक कि संपूर्ण करीपान तकनीक की मूर्तियां भी देखीं। वे सामग्री के पथ के अनुरूप थे। वह वर्तमान में मध्य पर्वतीय क्षेत्र के 5वें खंड में था, इसलिए यहाँ करीपान तकनीक का मार्ग चरण 5 पर होने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वे करीपान के शुरुआती चरण 5 पथ थे या करीपान के सबसे शक्तिशाली चरण 5 पथ थे। वह मध्य पर्वतीय क्षेत्र के पहले खंड में लौट आया और विचार किया। उच्च आयामी करीपान तकनीक और करीपान का मार्ग अनिवार्य रूप से पूरक हैं, ठीक ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरह। किसी की उच्च आयामी करीपान तकनीक का दायरा जितना ऊंचा होगा, करीपान के पथ की उसकी समझ उतनी ही गहरी होगी। करीपान के चरण का मार्ग जितना ऊंचा होगा, उच्च आयामी करीपान तकनीक उतनी ही मजबूत होगी और इसे विकसित करना उतना ही आसान होगा। खेती का यह सामान्य ज्ञान क्लासिक्स क्षेत्र में दर्ज किया गया था। वांग ये खेती की रूपरेखा को अच्छी तरह से जानते थे। करीपान तकनीकों का मेरा साधना पथ उनसे अलग है। आधार के बिना मैं 10 वर्षों में एक अत्यंत शक्तिशाली उच्च आयामी करीपान तकनीक को समझने में सक्षम नहीं हो सकता। जोखिम बहुत अधिक है। मुझे पहले अपनी निचली सीमा सुनिश्चित करनी चाहिए और निचली ऊपरी सीमा के साथ एक आसान करीपान तकनीक के माध्यम से करीपान के पथ को समझना चाहिए। फिर मैं करीपान के अपने पथ को उन्नत करने और उच्च ऊपरी सीमाओं के साथ उच्च आयामी करीपान तकनीकों को समझने के लिए विकास बिंदुओं का उपयोग करूंगा। वांग ये ने तुरंत अपने विचारों को सुलझा लिया। उसके पास पर्याप्त विकास बिंदु थे, इसलिए सब कुछ जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विनिमय शिष्य बनने का केवल एक ही मौका था, इसलिए स्थिर रहना सबसे अच्छा था। भले ही वह अंत में उच्च आयामी करीपान तकनीकों का दूसरा सेट नहीं सीख सका, वह कम से कम करीपान के मार्ग में कदम रख सकता है और सामान्य उच्च आयामी करीपान तकनीकों के एक सेट में महारत हासिल कर सकता है।
करीबान के पर्याप्त उच्च स्तरीय पथ पर भरोसा करके वह अपनी करीबी युद्ध क्षमता को भी काफी हद तक बढ़ा सकता है। लक्ष्य पक्का निष्पादित करें। वांग ये मध्य पर्वतीय क्षेत्र के पहले खंड से गुजरने के बाद निर्णायक रूप से निचले पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। किसी ने नहीं कहा कि उसे इसे मध्य पर्वतीय क्षेत्र में समझना होगा। निचले पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे। मार्शल एक सप्रीम डोजो के कुछ सामान्य शिष्यों के अलावा कई अमर जीवन रूप भी थे। यह मध्य पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक जीवंत था। वांग ये ने क्षेत्र का पता लगाया और तुरंत अपना लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किया। निचले पर्वत क्षेत्र में 7वें से 9वें खंड तक वह किसी भी करीबान तकनीक के माध्यम से करीबान के मार्ग को समझ सकता था। अंतर ऊपरी सीमा था। शायद चरम तक करीबान तकनीक विकसित करने के बाद ही उसके पास करीबान का चरणबद्ध पथ होगा, या शायद करीबान तकनीक में महारत हासिल करने के बाद वह पहले ही करीबान के पथ पर कदम रख चुका होगा। वांग ये ने जो चुना वह सबसे सरल और सबसे अलंकृत करीबान तकनीक थी जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता था। 100 परिष्कृत करीबान तकनीक। इसमें कुल 10 चालें थीं, प्रत्येक चाल के लिए 10 रूप थे। निचले पर्वत क्षेत्र के पहले खंड में पहले चरण से विस्तृत विवरण और मूर्तियां थीं। उनमें करीबान तकनीक, प्राचीन अभिलेख और बाकी सभी चीजों का सारांश शामिल था। प्रत्येक चरण पर अनगिनत शिष्यों के साधना चिन्ह और समझ के रिकॉर्ड थे। यह कहा जा सकता है कि यह मार्शल एक सप्रीम डोजो की सबसे शुरुआती करीबान तकनीक थी जो सीधे मध्य पर्वतीय क्षेत्र तक ले जाती थी। कई शिष्यों के लिए करीबान के मार्ग को समझना एक अनिवार्य करीबान तकनीक थी। यह मेरे जैसे छात्र के लिए सबसे उपयुक्त है जिसकी नींव कमजोर है। वांग ये ने पहले खंड के पहले चरण से शुरुआत की और शून्य से सीखना शुरू किया। यह मुश्किल नहीं था। एक लौकिक दिन से भी कम समय में वह पहले खंड के 9वें चरण तक पहुंच गया था। कोई 10वां कदम नहीं था, नहीं 10वीं मूर्ति थी, क्योंकि यह 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की पहली चाल का योग था। सभी 9 रूपों को जोड़कर कोई भी पहली चाल सीखने में सक्षम होगा। यह बहुत आसान था। वांग ये ने दूसरे खंड में प्रवेश किया। पुनर्जन्म स्लैश सेबर तकनीक को विकसित करने के बाद उन्होंने जो करीबान इरादे और करीबान हृदय सीखे थे उनके साथ उनकी यात्रा सहज थी। 3 लौकिक दिनों से भी कम समय में वह 7वें खंड में लौट आया था। इस बिंदु पर 100 रिफाइंड सेबर तकनीक धीरे-धीरे और अधिक कठिन हो गई। पुनर्जन्म स्लैश सेबर टीचनियों की तुलना में 100 रिफाइंड सेबर तकनीक, सेबर इरादे और सेबर हृदय के मामले में इसके बराबर थी। शुक्र है, इसे समझने की आवश्यकताएं अधिक नहीं थी। वांग ये ने तुरंत 8वें खंड में प्रवेश किया। कठिनाई फिर से बढ़ गई, जिसके लिए एक आचरण करीबान इरादे और पूर्ण करीबान हृदय की आवश्यकता थी। 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की खेती आसान से कठिन तक एक सीढ़ी की तरह थी जो 100 रिफाइंड का अर्थ समझाती थी। 9वां खंड उदात्तताचरण करीबान आशय और शिखर करीबान हृदय। वांग ये ने करीबान तकनीकों के उस क्षेत्र में कदम रखा जहां वह पहले कभी नहीं पहुंचा था और उसकी समझ गड़बड़ हो गई। हालांकि 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की यही खासियत थी। भले ही उसके पास ज्यादा समझ और समझ न हो, वह पिछले तड़के पर भरोसा कर सकता है और स्वाभाविक रूप से 100 रिफाइंड सेबर तकनीक का अभ्यास करने के लिए एक समय में एक चाल का अभ्यास कर सकता है। एक लौकिक वर्ष बाद वांग ये ने निचले पर्वतीय क्षेत्र के 9वें खंड के 9वें चरण पर कदम रखा। करीबान दीवार के सामने अनगिनत शिष्य और अमर जीवन रूप एकत्रित थे, गहरे विचार में। करीबान की दीवार पर अनगिनत करीबान के निशान उकेरे गए थे और अनगिनत अंतर्दृष्टियां एक नजर में स्पष्ट थीं। 100 रिफाइंड सेबर तकनीक के अंतिम 2 चरण। एक थी 9वीं चाल में महारत हासिल करना और दूसरा था सभी 9 चालों को एक में मिलाना, इसे 10वीं चाल टेम्पर्ड स्टील में बदलना। अभ्यास। वांग ये ने करीबान तकनीक का प्रदर्शन करना और उसे समझना जारी रखा। 9वीं चाल में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को पूरी तरह से नहीं समझा था, इसलिए वह इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सका। आखिरी 10वीं चाल कठिन नहीं थी। बहुत सारी अंतर्दृष्टियां थीं और बहुत सारे करीबान चिन्ह थे। आसपास के अनगिनत शिष्य और अमर जीवन रूप सभी खेती कर रहे थे। उनमें से कुछ पहले ही शुरुआती चरण में पहुंच चुके थे, कुछ बेहद कुशल थे और कुछ ने इसका अधिकांश भाग पहले ही समझ लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने करीबान के रास्ते में कदम रखा था और अपनी करीबान तकनीक की शक्ति बढ़ा रहे थे। निरीक्षण करना, विचार करना, समझना। जैसे ही वांग ये ने करीबान तकनीक का प्रदर्शन किया, उन्होंने इसे समझ लिया। मिनट दर मिनट उसकी शिरोबिंदु कम अवरुद्ध होती गई और उसने सेबर तकनीक का उपयोग करके अधिक सहज महसूस किया। करीबान तकनीक का उनका प्रदर्शन सहज हो गया, एक के बाद एक स्लैश पूरी तरह से जुड़ा हुआ। अंत तक बूम। उन्होंने स्वाभाविक रूप से 10वीं चाल टेम्पर्ड स्टील का उपयोग किया। 100 परिष्कृत करीबान तकनीक जे। उसके सामने एक रोशनी दिखाई दी और वांग ये मुस्कुराए। खेती आसान और सरल थी। पहाड़ का हर कदम उसे उथले से गहराई तक मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करीबान तकनीक को समझना आसान था, लेकिन उसमें महारत हासिल करना कठिन था और करीबान के मार्ग को समझना और भी कठिन था। आसपास के शिष्यों और अमर जीवन रूपों ने मूल रूप से सभी 10 चालें सीख ली थीं और करीबान तकनीक के शुरुआती चरण तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ एक भी व्यक्ति वास्तव में चरण 9 के शिखर तक नहीं पहुंचा था और करीबान के मार्ग को समझ नहीं पाया था। साधारण शिष्यों के पास प्रतिभा नहीं होती। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, अपग्रेड करें। पिताजी। वांग ये की समझ तुरंत बढ़ गई। लगातार 7 चरण। जब तक वह चेतना के आकाश से बाहर आया, ऐसा लगा मानो वह हजारों वर्षों से निचले पर्वतीय क्षेत्र में खेती कर रहा हो और एक पल में भी अवस्था में पहुंच गया हो। उसका मन करीबान तकनीक की समझ से भर गया था। 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की उनकी खेती ने आसपास के शिष्यों और अमर स्तर के विशेषज्ञों को कुचल दिया। क्या आप 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 1 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? हाँ। करीबान के मार्ग में आपका क्षेत्र अपर्याप्त है। क्या आप 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 2 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? क्या यह यहाँ नहीं था? वह इंतजार कर रहा था। वांग ये की आंखें चमक उठी और उन्होंने निर्णायक रूप से हाँ चुना। विकास बिंदु 2556.8 2554.8 पॉइंट। पिंग। चेतना के क्षेत्र में वांग ये ने अनगिनत वर्षों तक 100 रिफाइंड सेबर तकनीक का अभ्यास किया। जिस क्षण वह अपनी सीमा तक बढ़ गया, उसे एक आत्मज्ञान हुआ। सामग्री के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ में एक छोटा सा मार्ग खुला रखा गया था। करीबान का पथ एफ। यह ऐसा था मानो वांग ये में जागृति आ गई हो। करीबान का मार्ग करीबान हृदय, करीबान इरादे और करीबान तकनीकों का उत्तम मिश्रण था। उन्हें सीमा तक विकसित करना आवश्यक नहीं था। जब तक कोई तीनों को मिलाता है, कोई करीबान के पथ का प्रवेश द्वार ढूंढ सकता है और उसमें कदम रख सकता है। 100 रिफाइंड सेबर तकनीक मार्गदर्शन का एक संपूर्ण मार्ग था। यहाँ तक कि औसत दर्जे की प्रतिभा वाले शिष्य भी कदम दर कदम विकसित हो सकते हैं। तीनों को मिलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तीनों को चरम तक साधने से भी करीबान के मार्ग का द्वार खुल सकता है। ची ची ची। वांग ये ने फिर से 100 रिफाइंड सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, भले ही यह सिर्फ पहला कदम था, भावना पहले से ही अलग थी। करीबान के पथ के एकीकरण ने 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को पूरी तरह से अलग उच्च आयामी स्तर में प्रवेश करने की अनुमति दी। आसपास के शिष्य और अमर स्तर के विशेषज्ञ रुक गए। जब उन्होंने अपनी सांसें रोक ली और वांग ये को 100 रिफाइंड सेबर तकनीक का प्रदर्शन करते हुए देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह जल्द ही लोगों की भीड़ से गिर गया। यह उनके लिए सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति थी, एक तैयार टेम्पलेट। 2 जोड़ी आंखें वांग ये को घूर रही थीं, उनकी हरकतों के हर विवरण को एक पाठ्यपुस्तक की तरह याद कर रही थीं। करीबान का मार्ग हर जगह था और जब चरण 900 रिफाइंड सेबर तकनीक में उपयोग किया गया, तो इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। वांग ये की शारीरिक शक्ति और मूल शक्ति के साथ मिलकर उसकी हाथापाई हमले की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। बूम। 10वीं चाल टेम्पर्ड स्टील करीबान तकनीक का अंत थी। सभी शिष्य और अमर स्तर के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। परफेक्ट 100 रिफाइंड सेबर तकनीक ने उन्हें एक गहरी सीख दी थी। उन्होंने वांग ये को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। वह बहुत शक्तिशाली था। आरामदायक। वांग ये ने आह भरी। दुर्भाग्य से यह उच्च आयामी करीबान तकनीकों के बीच केवल एक बुनियादी करीबान तकनीक थी। केवल अंतिम चाल टेम्पर्ड स्टील करीबान के चरण 1 पथ की शक्ति को बमुश्किल उजागर कर सकी। उनके इंटरफेस पर 100 रिफाइंड सेबर तकनीक के पीछे एक चमकती प्लस थी।
वांग ये जानता था कि यह क्या था। तो पर आजा, सीमा तोड़ना कुछ नहीं था। किसी भी मामले में उसके पास बहुत सारे विकास बिंदु थे। क्या आप 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को तोड़ने के लिए 10 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। झपट्टा मारना। शिष्य और अमर स्तर के विशेषज्ञ जो अभी भी वांग ये की 100 रिफाइंड सेबर तकनीक के रहस्यों को याद कर रहे थे, उन्होंने अचानक उसे फिर से आगे बढ़ते देखा। जब उन्होंने वांग ये को 10वीं चाल के बाद 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की एक और चाल का प्रदर्शन करते देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक निरंतरता की तरह था, लेकिन इसकी शक्ति टेम्पर्ड स्टील से कहीं अधिक भयानक और हिंसक थी। क्या यह कोई नई करीबान तकनीक थी? नहीं, ऐसा नहीं था। यह अभी भी 100 रिफाइंड सेबर तकनीक थी, लेकिन यह अलग थी। यह ऐसा था मानो इसे हजारों बार संयमित किया गया हो और एक उच्च स्तर और दायरे तक पहुंच गया हो। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? हर कोई अवाक रह गया। क्या 100 रिफाइंड सेबर तकनीक का 11वां कदम था? बूम! वांग ये की हिंसक और संक्षिप्त करीबान चाल ने पृथ्वी और पहाड़ों को हिला दिया। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी, सभी शिष्यों और अमर स्तर के विशेषज्ञों को डरा रही थी। करीबान ऊर्जा में मूल शक्ति निहित थी और यह लंबे समय तक नष्ट नहीं हुई। सीमा तोड़ने का कौशल 1000 अंकित। यह कदम बुरा नहीं है, वांग ये संतुष्ट थे। शिष्यों और अमर स्तर के विशेषज्ञों की स्तब्ध निगाहों के नीचे उन्होंने छलांग लगाई और लो प्रोफाइल बनाए रखते हुए मध्य पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। क्या आप करीबान के अपने पथ को उन्नत करने के लिए 5 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप करीबान के अपने पथ को उन्नत करने के लिए 400 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। लगातार 4 चरण 505 विकास अंक खर्च करके वांग ये ने एक ही बार में करीबान के अपने पथ को वे चरण तक बढ़ा दिया। उफ, मैं फिर से जियांग युयान से बेहतर हूं। वांग ये ने स्प्लिटर सेबर को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसके करीबान पथ में सुधार का मतलब था कि करीबान के साथ उसकी अनुकूलता काफी बढ़ गई थी। इच्छा शक्ति की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ में परिवर्तन के अलावा शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना जिसके साथ वह मुश्किल से संगत था, अब मध्यम अनुकूलता तक पहुंच गया था और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जहां तक ट्विन सुपर और सेबर्स का सवाल है, उन्होंने पहले ही एक परफेक्ट मैच हासिल कर लिया था। यह लगभग अपेक्षा के अनुरूप है। वांग ये ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। शिष्य विनिमय कार्यक्रम समाप्त होने में अभी भी 7 साल बाकी थे। 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को विकसित करने के बाद उन्होंने मोटे तौर पर उच्च आयामी सेबर तकनीकों को समझने के लिए आवश्यक समय को समझा। उन्होंने चारों ओर करीबान तकनीकों की खोज की जिनमें उनकी रुचि थी। उन्होंने पहले उनकी ऊपरी और निचली सीमाएं निर्धारित की, फिर खेती की कठिनाई और अंत में आवश्यक अनुमानित समय निर्धारित किया। साधारण उच्च आयामी करीबान तकनीक, लोन स्टार सेबर तकनीक। करीबान पथ के प्रथम चरण में आरंभ करता। इसकी ऊपरी सीमा चरण 3 है। करीबान पैटर्न के आधार पर मुझे 4 से 7 साल की समझ की आवश्यकता होगी। प्रगतिशील उच्च आयामी करीबान तकनीक, महान 13 करीबान। करीबान पथ के दूसरे चरण की शुरुआत और ऊपरी सीमा चरण 5 है। इसमें मूर्तियां हैं। मुझे 5 से 10 साल की समझ की जरूरत है। उन्नत उच्च आयामी करीबान तकनीक, ब्लैक ऑर्किड करीबान तकनीक। करीबान पथ के तीसरे चरण में आरंभ करता। ऊपरी सीमा चरण 7 है। इसमें पूर्ण मार्गदर्शन और उत्कीर्ण है और इसे समझने में 7 से 15 साल लगेंगे। वांग ये को सिर दर्द था। यदि पर्याप्त समय नहीं था तो उसे क्या करना चाहिए? एकमात्र तकनीक जिसमें महारत हासिल करने के बारे में वह आश्वस्त था, वह लोन स्टार सेबर तकनीक जैसी सामान्य उच्च आयामी करीबान तकनीक थी, जिसमें महारत हासिल करने के लिए करीबान पथ के केवल चरण 1 की आवश्यकता थी। क्या ऐसी करीबान तकनीक की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शेष समय और विकास बिंदुओं का उपयोग करना उचित था? ग्रेड 13 सेबर जैसी उन्नत उच्च आयामी करीबान तकनीकों को विकसित करने के लिए मूर्तियों या एक साधना मार्गदर्शिका की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बिताया गया समय जोखिम भरा था, जो 50% सफलता दर के बराबर था। यह आदिम सितारा नहीं था। एक बार जब वह मार्शल एक्सट्रीम डोजो की पहाड़ी दीवारों पर करीबान तकनीक को समझने में असमर्थ हो गया, तो उसका भविष्य कठोर होगा। यह इस अवसर को गंवाने के समान था। जहां तक उन्नत और शीर्ष श्रेणी की उच्च आयामी करीबान तकनीकों का सवाल है, उन्हें उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। भले ही वह शुरुआती चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, वह करीबान क्षेत्र के अपने वर्तमान पथ के साथ अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। क्या मुझे अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता करना चाहिए और एक स्थिर सुधार की तलाश करनी चाहिए, या क्या मुझे जोखिम लेना चाहिए और 50% मौके पर दाम लगाना चाहिए? वांग ये सबसे उपयुक्त करीबान तकनीक की खोज करते रहे। अब सबसे अच्छा विकल्प एक प्रगतिशील उच्च आयामी करीबान तकनीक ढूंढना था। यह सबसे अच्छा होगा यदि कोई उसे 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की तरह चरण दर चरण सिखा सके। इस तरह उन्हें विश्वास था कि वह 7 वर्षों में शुरुआती चरण तक पहुंच सकते हैं। दुर्भाग्य से यह एक प्रेमिका ढूंढने जैसा था। उसे सुंदर दिखना, अच्छा फिगर, मासूम, समझदार, सौम्य और सुखद होना था। उसे खाना बनाने, काम करने, सोने में सक्षम होना था। आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। हम वांग ये अचानक रुक गए। उसके सामने एक अत्यंत विशाल काली मूर्ति प्रकट हुई। यह एक दुष्ट भूत की तरह था जिसकी कोई पुतली नहीं थी। यह एक उत्कृष्ट कृति थी। उसने नीचे देखा। अराजकता की ऊर्जा चारों ओर घूम गई। खंड 1 में भी ऐसा ही एक मामला था। ऊपर देखने पर खंड 3 में भी एक था, लेकिन यह कोई करीबान तकनीक नहीं थी, नहीं यह हथियारों के अन्य रास्ते थे। इसके बजाय यह रक्तरेखा के पथ के समान एक अस्तित्व था। आदिम आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग। स्वर्गीय पूज्य जिन कुई ने उन्हें बार-बार चेतावनी दी थी कि वे उत्पत्ति के मार्ग पर खेती न करें। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मार्शल एक्सट्रीम डोजो के लिए अद्वितीय उत्पत्ति का मार्ग था। इसके ऊपर मार्शल आत्मा का सहज महान पथ था, जो मार्शल उपासना क्षेत्र के सामग्री के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ का एक हिस्सा था। लेकिन उत्पत्ति का मार्ग बहुत मजबूत था। वांग ये ने क्लासिक्स पढ़े थे और स्पष्ट रूप से जानते थे। शक्तिशाली वंशावली के बिना योद्धाओं के लिए मौलिक आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग एक आदर्श प्रतिस्थापन था। रक्तरेखा पथ का सार मानव शरीर की 7 आत्माओं का विशिष्ट संयोजन था। ऊंची उड़ान भरने के लिए यह एक अनिश्चित रास्ता था। इसके विपरीत मौलिक आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग सीधे ऊपर की ओर जाने वाली एक लौकिक सीढ़ी थी। भविष्य में जब यह एक मार्शल आत्मा में बदल गया, तो यह और भी अधिक प्रभावशाली होगा। यदि मैं आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग को विकसित कर सकता हूं और मार्शल आत्मा के सहज महान पथ पर आगे बढ़ सकता हूं, तो यह न केवल मेरी युद्ध क्षमता को बढ़ा सकता है, बल्कि यह एक शक्तिशाली वंशावली न होने के अफसोस की भरपाई भी कर सकता है। भविष्य में प्राइमर्डियल स्टार के अन्य शिष्यों की तुलना में मेरे पास सामग्री का एक और उच्च आयामी स्वर्गीय मार्ग होगा। वांग ये को लुभाया गया। आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग की निचली सीमा और ऊपरी सीमा बेहद ऊंची थी और यह मार्शल एक्सट्रीम डोजो के लिए अद्वितीय थी। उच्च आयामी करीबान तकनीकों के लिए हालांकि मार्शल एक्सट्रीम डोजो के पास एक विशाल संचित विरासत और अनगिनत पहाड़ी दीवारें थीं, प्राइमर्डियल स्टार के पास विभिन्न खगोलीय निवास परिसर, निषिद्ध भूमि और गुप्त क्षेत्र भी थे। हालांकि मार्शल एक्सट्रीम डोजो की तुलना में प्रिमोर्डियल सोल के पास कम करीबान तकनीकें थीं, लेकिन वास्तव में वह उतना नखरेबाज नहीं था। यह बिल्कुल एक प्रेमिका ढूंढने जैसा था। जब तक वह अच्छी दिखती थी तब तक यह ठीक था। इसके अलावा वह कुछ ही समय बाद फेयरी किंग याओ का शिष्य बन जाएगा। वह किस पर हाथ नहीं रख सकता था। इसके विपरीत मौलिक आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग की साधना का सामना केवल संयोग से ही किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मार्शल एक्सट्रीम डोजो की महान विरासतों में से एक के रूप में आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग में संपूर्ण साधना मार्गदर्शन और संदर्भ के रूप में पूर्वजों के अनुभव थे। 100 परिष्कृत करीबान तकनीक की तरह अनगिनत शिष्य मूर्तियों के आसपास एकत्र हुए। वे निचले पर्वतीय क्षेत्र के वे औसत दर्जे के शिष्य नहीं थे। वे सभी प्रतिभाशाली शिष्य थे। 7 साल। मुझे बस शुरुआती चरण में प्रवेश करने की आवश्यकता है। वांग ये की आंखें तेज थीं। उनके शब्दकोश में अनुवर्ती साधना जैसी कोई चीज नहीं थी। जब तक वह शुरुआती चरण में पहुंचे, उनका भविष्य असीमित था। वह मार्शल एक्सट्रीम डोजो के प्रतिभाशाली शिष्यों को यह देखने देगा कि मानव ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभा कौन थी। झपट्टा मारना। वांग ये मध्य पर्वतीय क्षेत्र के पहले खंड में दिखाई दिए। यह 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की खेती के समान था। विशाल मूर्ति ऊंची और शक्तिशाली खड़ी थी। खंड 1 में विशाल मूर्ति का चेहरा हरा और नुकीले थे, जो क्रूर और भयानक लग रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर मूर्ति पर अनगिनत रेखाएं थीं जो मेरिडियन की तरह दिखती थीं। इसे ध्यान से महसूस करने पर ऊर्जा के प्रवाह में भी परिवर्तन हुए।
कई शिष्य मूर्ति के बगल में पहाड़ की दीवार का अवलोकन कर रहे थे जिस पर साधना मार्गदर्शिकाएं उकेरी गई थीं। अधिक शिष्य हरे चेहरे और नुकीले दांत वाली विशाल मूर्ति को घूरते रहे। वे कभी-कभी इधर-उधर घूमते और अपने आप में बड़बड़ाते। वांग ये ने तुरंत खुद को इसमें डुबो दिया। 100 रिफाइंड सेबर तकनीक की खेती से अलग यह पथबोध था। भौतिक पथ पर उनकी उपलब्धियां कम नहीं थीं, विशेष रूप से तब जब उन्होंने चरण 8 पर पहुंचने के बाद 100 रिफाइंड सेबर तकनीक को तोड़ दिया था और उनका करीबान पथ चरण 5 पर पहुंच गया था। यह उनके ऊर्जा पथ से कमतर नहीं था। उन्होंने पूर्ववर्तियों के साधना अनुभव की कल्पना और समझ करते हुए साधना की। समय उठ गया। 2 साल बाद झपट्टा मारना। वांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर में मूल शक्ति एकत्र हो गई। उसके शरीर में जो निम्न आयामी ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच गया था, इच्छा शक्ति घनीभूत हो गई। एक धमाके के साथ ऐसा लगा मानो उसके शरीर में छिपा कोई बड़ा ताला खुल गया हो। एक पल में उसकी मौलिक आत्मा सक्रिय हो गई। एक विशाल चूषण बल ने सारी मूल शक्ति को अवशोषित कर लिया और उसकी मौलिक आत्मा तुरंत संतृप्त और ऊर्जा से भरपूर हो गई। पिताजी, वांग ये ने उसकी अतुलनीय रूप से मजबूत काया को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आत्मा को मूल मानकर वह सूर्य की तरह ओजस्वी और शक्तिशाली होकर प्रकाशित हुआ। उसका शरीर जो पहले से ही अपनी सीमा पर था, अभी भी मजबूत किया जा सकता था। यह ऐसा था मानो वह एक उत्कृष्ट वंशावली का उपयोग कर रहा हो। इतना खराब भी नहीं। वांग ये तुरंत दूसरे खंड की ओर चल पड़े। यदि वह आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग को समझना चाहता था, तो उसे सभी 7 आदिम आत्माओं को एक पंक्ति में सक्रिय करना होगा। यदि वह रक्तरेखा की तरह एक पूर्ण चक्र नहीं बना सका, तो उसका शरीर धीरे-धीरे अंतर की मरम्मत करेगा और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। पहले अनुभव के बाद दूसरी बार वांग ये की कार्यक्षमता बहुत बढ़ गई। 1.5 साल बाद धमाका। दूसरी आदिम आत्मा को खोलना। उनके शरीर में मूल शक्ति एकत्रित हो गई और दूसरा ताला खुल गया। जल्दी करो, खेती जारी रखें। वांग ये पूरी तरह से बाहर चला गया। 4 साल से भी कम समय बचा था। उन्होंने तीसरी मौलिक आत्मा को अनलॉक करने के लिए खंड 3 में एक पूरा ब्रह्मांडीय वर्ष बिताया। चौथे खंड में चौथी मौलिक आत्मा को अनलॉक करने के लिए 20 ब्रह्मांडीय दिन, पांचवें खंड में पांचवीं मौलिक आत्मा को अनलॉक करने के लिए 25 ब्रह्मांडीय दिन और छठी मौलिक आत्मा को अनलॉक करने के लिए खंड 6 में 21 ब्रह्मांडीय दिन बिताए। वांग ये तेजी से कुशल हो गए और उनकी गति तेज हो गई। वे सहज खेती के आनंद में डूब गए। पिछले 16 ब्रह्मांडीय दिन। वांग ये ने ऊपर देखा। इस समय वह धारा 6 की 7वीं सीढ़ी पर खड़ा था और अब ऊपर नहीं चढ़ सकता था। यह भौतिक पथ की उनकी वर्तमान व्यापक साधना थी। यहाँ लगभग कोई शिष्य नहीं था। हालांकि वह 7वें खंड में प्रवेश नहीं कर सका, फिर भी वह अराजकता की ऊर्जा को दरकिनार करने के बाद भी विशाल प्रतिमा को स्पष्ट रूप से देख सका। यह लंबा खड़ा था और ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि वह इसे करीब से नहीं देख सका, नहीं वह पहाड़ की दीवार पर खुदे हुए शब्दों को देख सका। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक पंक्ति में 6 मौलिक आत्माओं को खोलना बिग डिपर के 6 सितारों को जोड़ने जैसा था। उसे न केवल शेष का स्थान पता था, बल्कि वह उसके अस्तित्व को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। कोई रुकावट नहीं थी। आरोप आरोप आरोप। मूल शक्ति एकत्रित हुई और आकाश में उड़ गई। दबाव और समझ के दोहरे दमन के साथ उसकी इच्छा शक्ति सीमा तक सिमट गई। उसके शरीर की सारी मूल शक्ति विस्फोटित हो गई और ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक विशाल गड्ढे में ढह गया हो। अंतिम संयोजन अनलॉक किया गया था। 7वीं आदि आत्मा। वह एक विशाल चूषण बल प्रकट हुआ। आदिम आत्मा ने मूल शक्ति को अवशोषित किया और अनंत प्रकाश उत्सर्जित किया। उसकी आदिम आत्मा की शक्ति तुरंत फैल गई और उसका भौतिक शरीर बढ़ गया। 7 आदिम आत्माओं ने एक आदर्श रेखा बनाई जिसने उसके शरीर को ढक दिया। मूल शक्ति आपस में जुड़ी हुई थी और अनगिनत मेरिडियन में एकत्रित हुई, जिससे एक पूर्ण संतुलन और चक्र बना। इसने बाहरी दुनिया से मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके शरीर को ऐसे भर दिया जैसे कि यह एक नई दुनिया हो। आदिम आत्मा की उत्पत्ति थी। उसके सामने प्रकाश प्रकट हुआ। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप आदिम आत्मा की उत्पत्ति को उन्नत करने के लिए 50 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप आदिम आत्मा की उत्पत्ति को उन्नत करने के लिए 200 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। लगातार 2 उन्नयन के बाद वांग ये चेतना के स्थान से बाहर आए। उसकी चेतना उसके शरीर की 7 आदिम आत्माओं पर एकत्रित हुई और वह उन्हें स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। विशेष रूप से पहली 3 आदि आत्माएं परिपूर्ण थीं। मूल शक्ति की एक बड़ी मात्रा आदिम आत्माओं में समाहित हो गई थी, जिससे वे संतृप्त और प्रचुर हो गए थे। संग्रहित मूल शक्ति की मात्रा 10 गुना बढ़ गई। अनडाइंग लाइफ फॉर्म्स की तुलना में यह बिल्कुल भी कमतर नहीं था। हालांकि यह आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग का सबसे मजबूत पहलू नहीं था। मूल शक्ति सिर्फ एक बोनस थी। आदिम आत्माओं की ताकत भौतिक शरीर के सुधार और युद्ध कौशल के विस्फोट में निहित है। टकराना। वांग ये की पहली मौलिक आत्मा तुरंत फूट पड़ी और उसका शरीर जबरदस्त रूप से विकसित हो गया। उसका शरीर मूल शक्ति से भर गया था और उसका हमला और बचाव तुरंत एक स्तर तक बढ़ गया था। यह ऐसा था मानो वह एक आदर्श रक्तरेखा का उपयोग कर रहा हो। बूम। स्प्लिटर सेबर का हमला तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। वांग ये ने 100 रिफाइंड सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया और पाया कि उसकी हाथापाई से लड़ने की शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ है। बहुत मजबूत। वह अब बहुत मजबूत हो गया था। वांग ये का दिल लड़ने की भावना से उम्र रहा था। टेम्पर्ड स्टील। सीमा तोड़ कौशल 1000 अंकित। गड़गड़ाहट। वांग ये की करीबान तकनीक पूरी तरह से प्रदर्शित हुई और उन्हें बेहद सहज महसूस हुआ। यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। धमाका। उन्होंने अमृता की प्रतिभा का उपयोग किया और उनके भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण किया गया। वांग ये ने ध्यान से उसके शरीर को महसूस किया। मौलिक आत्माओं के फूटने के बाद भौतिक शरीर पर मूल रूप से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हालांकि मौलिक आत्मा को अपनी पूर्ण स्थिति में आने से पहले स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। वांग ये बहुत संतुष्ट थे। आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग को समझना युद्ध प्रकार की रक्तरेखा के बराबर था। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी उत्पत्ति के मार्ग की समझ बढ़ती गई, उसकी रक्तधारा का ग्रेड भी बढ़ता गया। एक आदिम आत्मा का विस्फोट पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था। चरण 3 में वह एक ही समय में 3 विस्फोट कर सकता था। एक भरपूर यात्रा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय वांग ये मुस्कुराए और बादल छंट गए। ऊपर वह स्थान था जहां मार्शल एक सप्रीम डोजो के ब्लैक होल स्तर के केवल 2 शिष्य चढ़े थे। 7वां खंड। मध्य पर्वतीय क्षेत्र। 7वां खंड। गोरी त्वचा और लाल धारियों वाला एक युवक गंदे तलवार के पैटर्न वाली पहाड़ की दीवार को घूर रहा था। मार्शल एक सप्रीम डोजो के वर्तमान नंबर 1 ब्लैक होल स्तर के शिष्य चुलंग। झपट्टा मारना। पीठ पर बड़ी तलवार लिए एक लबादा पहने आदमी अचानक उसके पास आया। उनकी लहरदार दाढ़ी बहुत ही आकर्षक थी। क्षेत्र में एक शक्तिशाली आभा छा गई और तलवार की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। मार्शल एक सप्रीम डोजो की आदरणीय आत्मा तलवार एज। शिक्षक चुलंग ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। क्या आपको प्राइमोर्डियल स्टार की इस यात्रा से कुछ हासिल हुआ? आदरणीय आत्मा तलवार ने कहा। मुझे बहुत फायदा हुआ है। चुलंग का चेहरा गंभीर हो गया। आदिम तारा बहुत विशाल है। अनगिनत दिव्य निवास परिसर हैं, जो मार्शल एक सप्रीम डोजो से कहीं अधिक हैं। मैंने प्राचीन तारे का अवलोकन किया और पाया कि इसमें सर्वोच्च रहस्य समाहित हैं। मैं तलवार पथ को समझने के लिए बाइलो सुप्रीम डोमेन में गया और पाया कि आदरणीय बाइलो वास्तव में एक शक्तिशाली अस्तित्व के योग्य हैं, जिन्होंने एक बार शिक्षक को हराया था। आदरणीय आत्मा तलवार, वापस जाओ और 10 साल के लिए दीवार का सामना करो। चुलंग ने अपने हाथ पकड़ लिए। शिक्षक, कृपया शांत हो जाएं। स्वयं को जाने और अपने शत्रु को जाने, तभी आप विजयी होंगे। शिक्षक वंश में शामिल होने के बाद मैंने आदरणीय बाइलो को हराना अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और शिक्षक की शिक्षाओं पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे रास्ते अच्छी बात नहीं हो सकते। खो जाना आसान है। मार्शल एक सप्रीम डोजो के विपरीत, जो सामग्री के अपने एकमात्र उच्च आयामी स्वर्गीय पथ पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे मुझे ऐसे शिष्यों को चुनने का मौका मिला जिनके पास इस मार्ग में असाधारण प्रतिभा है, जैसे कि आप और हेनसेन। चुलंग ने हल्की आह भरी। मुझे शर्म आती है कि मैं प्राइमर्डियल स्टार परीक्षा के 6 विषयों में केवल 24 स्टार प्राप्त करने में सफल रहा। मैंने बमुश्किल अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। वांग ये, जो स्टार परीक्षा रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, के पास 30 सितारों का अद्भुत स्कोर है। मार्शल आर्ट के 3 विषयों में आपके परिणाम कैसे रहे? आदरणीय आत्मा तलवार परेशान नहीं थी।
महान पद 7 सितारे, युद्ध 7 सितारे, इच्छा शक्ति 6 सितारे, चु लैंग ने कहा। बुरा नहीं है, संप्रभु आदरणीय तलवार आत्मा ने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। कुल 20 सितारे हैं। यह पहले से ही सभी प्राइमर्डियल स्टार शिष्यों से अधिक है, जिसमें उनके सर्वश्रेष्ठ वांग ये भी शामिल हैं। आपने मार्शल एक सुप्रीम डोजो को शर्मिंदा नहीं किया। वेनेरेट स्पिरिट सोल ने अचानक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया और दूर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या गलत है, शिक्षक, चु लैंग ने पूछा। एक नए ब्लैक होल स्तर के शिष्य ने 7वें खंड में प्रवेश किया है। वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। मार्शल एक सुप्रीम डोजो शिष्य वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, प्राइमर्डियल स्टार से भी बेहतर। झपट्टा मारना। 2 आकृतियां गायब हो गईं। वांग ये 7वें खंड की सीढ़ियों पर खड़े थे। उसने सीधे अपने सामने विशाल काली मूर्ति को देखा और उस पर लिखे शब्दों और समझ के अभिलेखों को ध्यान से पढ़ा। हालांकि उसने 7वीं मौलिक आत्मा को सफलतापूर्वक सक्रिय कर लिया था, फिर भी वह ऐसा करने से बहुत सारे अनुभव अंक प्राप्त कर सकता था। ऊपर देखने पर कोई भी 8वें खंड में अराजकता ऊर्जा के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित 7 काली मूर्तियों को देख सकता था। बिग डिपर की तरह उन्होंने एक रेखा बनाई और ऐसा प्रतीत हुआ कि उनमें अन्य रहस्य समाहित थे। जैसे ही वह सोच रहा था, उसके बगल की जगह में अचानक उतार चढ़ाव आया। वांग ये का दिल द्रवित हो गया और उसने अपना सिर घुमा लिया। 2 आकृतियां, एक बड़ी और एक छोटी, बहुत दूर नहीं दिखाई दी और उन्होंने ऊपर देखा। तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है, छोटे लड़के। तुम्हारा नाम क्या है? वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड अच्छे मूड में थी। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। कितना परिचित नाम है, मैंने इसे पहले कहाँ सुना है? आदरणीय आत्मा तलवार बुदबुदाया। भाई वांग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। चु लैंग की निगाहें उज्ज्वल थीं। आदरणीय आत्मा तलवार, मास्टर, वह प्राइमर्डियल स्टार वांग के प्रमुख शिष्य हैं। चु लैंग ने एक ध्वनि प्रसारण भेजा। वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड ने वांग को आकार दिया और बुदबुदाया, वह बस इतना ही है। तो चु लैंग असहाय था। उसने वांग की ओर देखा। मैंने सुना है कि भाई वांग की अंतरिक्ष समय के मार्ग में उपलब्धियां असाधारण हैं। मैंने यह आशा नहीं की थी कि भौतिक जगत में भी तुम्हें इतनी ऊंची उपलब्धियां प्राप्त होंगी। मैं प्रसन्न हूं। भाई चु, आप बहुत विनम्र हैं। मार्शल एक सुप्रीम डोजो की तुलना में मेरी उपलब्धियां कुछ भी नहीं है, वांग ने विनम्रतापूर्वक कहा। चु लैंग ने कहा, मैंने पूरे प्रिमोर्डियल स्टार में भाई वांग का नाम सुना है और मैं लंबे समय से आपको जानना चाहता था। आज मेरा भाग्यशाली दिन है। मैं आपका मार्गदर्शक क्यों नहीं बनूं और आपको मार्शल वर्शिप दायरे में क्यों न ले आऊं? मैं और अधिक नहीं मांग सकता, वांग ने कहा। जल्दी से जाने से पहले दोनों ने बातें की और हंसे। आदरणीय आत्मा तलवार पहाड़ पर अकेली खड़ी रह गई थी। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उसे थोड़ा अकेलापन और बेवजह उजाड़पन महसूस हो रहा था। वह एक प्रतिष्ठित संप्रभु आदरणीय को ऐसे ही नजरअंदाज किया जा रहा था। मध्य पर्वतीय क्षेत्र विशाल था और वहां अनेक शिष्य थे। चिंताक्षी और लड़ाई की आवाज उठती और गिरती थी, जो कि बेबेल के एबिलिटी टॉवर के माहौल से अलग थी, जहां हर कोई शांति से अपनी पसंद के मंत्रों को समझता था। मार्शल एक सुप्रीम डोजो ने हमेशा वास्तविक युद्ध की वकालत की थी। योद्धा जो सामग्री के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ पर चले, स्वाभाविक रूप से सबसे प्रत्यक्ष करीबी मुकाबले के बिना नहीं रह सकते थे। पेंग पेंग, मुट्ठी और हलबर्ट टकरा गए और उनके शरीर आपस में टकरा गए। जैसे ही शिष्यों ने देखा, दोनों आकृतियां अलग हो गईं, उनकी लड़ाई का इरादा बढ़ गया। हाथों हाथ हुई इस भीषण लड़ाई ने सभी शिष्यों को प्रशंसा में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। यह काफी है, वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने कहा। धन्यवाद, निजुए और कान हेंसेन ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भाई निजु वास्तव में ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में तीसरे स्थान पर रहने के योग्य हैं। प्रभावशाली, कान हेंसेन प्रशंसा से भरे हुए थे। भाई हेंसेन भी बुरे नहीं हैं। मैं मार्शल वर्शिप क्षेत्र के अनूठे माहौल में आपका फायदा नहीं उठा सकता, निजो ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े भाई की स्पेस टाइम में उपलब्धियां काफी अधिक हैं, जो कि आंदाई ने पक्ष से कहा। अगर हमें सामान्य ब्रह्मांडीय वातावरण में लड़ना होता, तो वरिष्ठ भाई की युद्ध क्षमता कम से कम कई गुना अधिक मजबूत होती। मैं ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में केवल 20 स्थान पर हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे और भाई निजुए के बीच एक अंतर है, कान हेंसेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। भाई हेंसेन, मुझे जीतने देने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, निजो ने कहा। यदि आपने अपनी मूल आत्मा को मुक्त कर दिया और पूरी ताकत लगा दी, तो यह कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। यह सिर्फ एक स्पर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरे पास भौगोलिक लाभ है, कान हेंसेन ने कहा। अगर हमें मार्शल वर्शिप क्षेत्र में लड़ना होता, भले ही पहले और दूसरे स्थान के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ जूरी और कियान लियुइंग मेरे वरिष्ठ भाई चु लैंग को हराने में सक्षम नहीं होते। बिल्कुल, भाई चु लैंग की भौतिक रूप से खेती को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। न केवल उनका भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है, बल्कि उनकी मूल शक्ति साधना भी चरण 5.1 तक पहुंच गई है। सुना है कि उन्होंने आदिम आत्मा की उत्पत्ति के चरण 2 को भी समझ लिया है, जो मार्शल एक सुप्रीम डोजो के लिए अद्वितीय है। निजुए ने आह भरी। नहीं, यह चरण 3 है। मेरे वरिष्ठ भाई की युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है, कान हेंसेन की आंखें चमक उठी। निजो की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मौलिक आत्मा की उत्पत्ति का चरण 3 पद, यहां तक कि वह बाहरी दुनिया में भी शायद जीत न पाए। यदि मौका मिले, तो मुझे भाई चु लैंग के साथ बहस करने की उम्मीद है। निसंदेह मार्शल उपासना क्षेत्र में नहीं, निजो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कान हेंसेन हंसे। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। बड़े भाई, यहाँ। सभी ने कान हेंसेन की निगाहों का अनुसरण किया और अचानक आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। क्या वह वांग नहीं था? चु लैंग के साथ उसका अंत कैसे हुआ? दोनों एक दूसरे से काफी परिचित लग रहे थे। वरिष्ठ भाई, आप? कन्हानसेन ने आश्चर्य से वांग और फिर चु लैंग की ओर देखा। आप वांग से कब मिले? एक आकस्मिक मुलाकात, चु लैंग ने मुस्कुराते हुए वांग से कहा। मैं आपका परिचय कराता हूं, भाई वांग। यह मेरा कनिष्ठ भाई कान हेंसेन है। वह एक मार्शल आर्ट पागल है। वह एक अच्छा इंसान है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, वांग मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाया। तो आप प्राइमर्डियल स्टार के नंबर 1 वांग हैं। कान हेंसेन की उग्र आंखें चमक उठी। वह आगे बढ़ा और उससे हाथ मिलाया। जब मैं और मेरा बड़ा भाई प्रिमोर्डियल स्टार में यात्रा कर रहे थे, तो हमने हर जगह आपके बारे में किंवदंतियां सुनी। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप मेरी चापलूसी करते हैं, वांग ने कहा। सभी ने आवाज लगाई। वे सभी युवा थे, इसलिए वे जल्दी ही एक दूसरे से परिचित हो गए। भाई वांग, क्या आपने सचमुच युवानलाई शहर की लड़ाई में भाग लिया था? निजुए ने पूछा। हाँ, मैं बस इसमें शामिल हो गया, वांग ने कहा। जब यह लड़का वापस आया, तो हमें बहुत ईर्ष्या हुई। पुनर्जन्म के चक्र को पार करने से पहले यह जीवन में एक बार होने वाला अनुभव है, पियाओ बाई ने ईर्ष्या से कहा। हाँ, कोई न केवल अपनी ताकत का परीक्षण कर सकता है, बल्कि सबसे तेज गति से ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में अपनी रैंकिंग भी सुधार सकता है। कोई व्यक्ति मरकर भी खुद को पुनर्जीवित कर सकता है, निजो ने आह भरी। वरिष्ठ भाई, आप वास्तव में ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में नंबर 1 ब्लैक होल स्तर के विलक्षण व्यक्ति बनना चाहते हैं, जो कि आंदाई ने प्रशंसा के साथ निजो की ओर देखा। कौन नहीं करेगा? ठीक है, भाई वांग, चु लैंग मुस्कुराया। बिल्कुल, वांग ने भी इसे स्वीकार किया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जानबूझकर मुस्कुराए। वे सभी अपने अपने सर्वोच्च गुटों के शीर्ष प्रतिभावान थे, इसलिए उनमें स्वाभाविक रूप से गर्व था। जब युवा लोग खुशी से बातें कर रहे थे, तो दोनों भिक्षुओं की भी मुलाकात हुई। क्या हर कोई यहाँ है? जिनकुई। आदरणीय 9 स्वॉर्ड्स मुस्कुराए। आइए फिर प्रतिस्पर्धा करें, संप्रभु आदरणीय जिनकुई ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है। क्या हमें यहीं प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए या बाहर जाना चाहिए? आदरणीय 9 तलवारों ने पूछा। आइए समय बचाएं और इसे यहीं करें। मेरा मानना है कि बच्चे अपने नतीजों के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, संप्रभु आदरणीय जिनकुई ने कहा। अगर किसी को कोई आपत्ति है, तो हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। अवश्य, मुझे नहीं लगता कि उनमें हमारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत है, वेनेरेट 9 स्वॉर्ड्स ने कहा। सब लोग इकट्ठे हो गए। चु लैंग, कान हेंसेन और मार्शल एक सुप्रीम डोजो के अन्य शिष्य किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे। जब उन्होंने सुना कि शर्त 5 शीर्ष श्रेणी के सर्वोच्च खजानों की थी, तो उन्होंने आश्चर्य से आह भरी। प्रिमोर्डियल स्टार और कॉस्मिक बैंक वास्तव में धनी थे।
सबसे निचले स्तर से शुरू करें। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने कॉस्मिक बैंक के 5 शिष्यों पर अपनी निगाहें घुमाई। मेंग जोंगकुई और बेयू शेंगजी, 2 शिष्य जो ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में कहा, धारा 5 का छठा चरण, धारा 5 का 7वां चरण। हंगामा मच गया। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के बहुत से शिष्य उनसे ऊंचे नहीं थे और ये दोनों कॉस्मिक बैंक के सबसे कमजोर एक सचिन शिष्य थे। सच बताओ, संप्रभु आदरणीय जिन कुई ने देखा। धारा 5 का 5वां चरण, वेन रॉ ने कहा। धारा 5 का 3रा चरण, क्विंग जुआन ने कहा। मुझे खेद है, जिन कुई, आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स सॉवरेन वेनेरेट जिन कुई को देखकर मुस्कुराए। वांग ये ने वेन रॉ की ओर देखा। उसमें काफी सुधार हो गया था। वेन रॉ इच्छाशक्ति के पथ पर बेहतर थी। जब वह आई तो सामग्री के स्टार परीक्षण के महान पथ में उसके पास केवल 4 सितारे थे, लेकिन अब वह धारा 5 तक पहुंच सकती है। इन 10 वर्षों में उसे रक्तरेखा का मार्ग समझ लेना चाहिए था। हालांकि वे वर्तमान प्रतियोगिता में थोड़े ही थे, वास्तविक मुकाबले के मामले में वेन रॉ शायद उन 2 कॉस्मिक बैंक शिष्यों को आसानी से हरा सकते थे। अगला, वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने शीलेई को देखा, जो ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में वे स्थान पर थे। धारा 6 का पहला चरण, शीलेई मुस्कुराए नहीं, लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकले वे डरावने थे। धारा 6 का 3रा चरण, पियाओ बाई बाई हंसी। शीलेई की आंखें मशाल की तरह थीं जब उसने पियाओ बाई बाई को देखा और अपनी पत्थर जैसी लोहे की मुट्ठी भींच ली। इतना खराब भी नहीं, वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने पियाओ बाई बाई और फिर जो कियांदाई पर नजर डाली। मानव कौतुक रिकॉर्ड, ब्लैक होल स्तर 1। जो कियांदाई के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी तारों भरी आंखें चमक रही थीं। धारा 6 का 5वां चरण, जियान युयांग की खूबसूरत आंखों ने वांग ये को देखा। जब उसने उसकी विशिष्ट मुस्कान देखी तो वह अपने गुलाबी होंठों को दबाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा। उसने सोचा था कि इस मार्शल एक स्ट्रीम डोजो एक सचिन यात्रा के दौरान उसने बहुत प्रगति की है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। वांग ये अभी भी उससे ऊपर थी। छठा खंड, 7वां चरण, जियान युयांग की आवाज शांत थी, लेकिन जो कियांदाई का चेहरा पीला पड़ गया था। कॉस्मिक बैंक के शिष्यों ने भी अविश्वास के भाव प्रकट किए। वांग ये की ओर मुड़ने से पहले सभी ने आश्चर्य से अद्वितीय सुंदर जियान युयांग को देखा, जिसने अभी तक बाहर कदम नहीं रखा था। यहाँ तक कि संप्रभु आदरणीय जिन कोई भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। जाहिर है, वांग ये जियान युयांग से ऊपर थे। 2 जीत और 2 हार, अंतिम लड़ाई में जीत तय होगी। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने मुस्कुराना बंद कर दिया और निजुए की ओर देखा। निजुए, जिसकी सभी को आशा थी, अपनी पीठ पर एक हलबर्ड ले जा रहा था। उसने अपनी चमकती आंखों से वांग ये को देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, छठा खंड, नुमा कदम। यह इतना शांत था कि कोई भी पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। यहाँ तक कि मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के शिष्यों की नजर भी वांग ये पर थी। सभी की चिंतित निगाहों को महसूस करते हुए वांग ये मुस्कुराए और वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स सहित कॉस्मिक बैंक के शिष्यों पर अपनी निगाहें घुमाई। अंत में उसने सीधे निजू की उग्र आंखों में देखा और धीरे से कहा, 7वां खंड, 3रा चरण। असंभव, निजू फूट-फूट कर रोने लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह कहना अनुचित था। उसने अपना मुंह ढक लिया और वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स की ओर देखा। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने वेनेरेट जिन कुई को देखा। वांग ये को देखते ही आदरणीय जिन कुई की सुनहरी चेन चमक उठी। भाई वांग ये और मैं 7वें खंड में मिले। चू लैंग ने अजीब माहौल तोड़ दिया। मेरे अलावा टीचर भी मौजूद थे। छोटा बच्चा वास्तव में 7वें खंड में प्रवेश कर गया है। आवाज आसमान से आती हुई प्रतीत हो रही थी। वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड, जिनकी पीठ पर एक बड़ी तलवार थी और लहराती दाढ़ी थी, पहुंचे और इस प्रतियोगिता का परिणाम तय किया। शिक्षक चू लैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। नमस्कार आदरणीय, मार्शल एक स्ट्रीम डोजो शिष्यों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। खूबसूरत जीत, जिन कोई, वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स लाप्रवाह थे। उसके हाथ में रोशनी चमकी और उसने 5 शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने निकाल लिए। उसने उन्हें आदरणीय जिन कोई के पास फेंक दिया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। एक क्षण में जयकारे सुनाई देने लगे। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो के शिष्य ईर्ष्यालु थे। तब मैं छोटे साथियों की ओर से आपकी उदारता के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। आदरणीय जिन कोई बड़े सुनहरे दांतों की 2 पंक्तियां दिखाते हुए मुस्कुराए। आपका स्वागत है। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स अभिव्यक्तिहीन थे। उसने सीधे वांग ये की ओर देखा। प्रिमोर्डियल स्टार का प्रमुख शिष्य वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा के योग्य है। मेरे शिष्य नीजू ने लंबे समय से आपकी प्रशंसा की है। वह इस यात्रा पर आपके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक है। वांग ये, क्या आप मुझे कुछ चेहरा दिखाने और उसके साथ द्वंद्व करने को तैयार हैं? वातावरण तुरंत हिमांक तक गिर गया। आप निर्णय करें। आदरणीय जिन कोई ने वांग ये को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। वांग ये ने सिर हिलाया। यह पहले से अलग था। जब वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने वेनेरेट जिन कोई को चुनौती दी तो वे एक ही पीढ़ी के थे, इसलिए इनकार करना ठीक था। लेकिन अब वह एक कनिष्ठ था और वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने उसे कुछ चेहरा देने के लिए भी कहा था। यदि उसने दोबारा मना कर दिया तो यह पूजे का अनादर करने के बराबर होगा। वह जानता था कि वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है। उस पर वापस जाओ। 5 शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजानों को खोना कुछ भी नहीं था। मुख्य बात यह थी कि कॉस्मिक बैंक के शिष्य प्राइमर्डियल स्टार के शिष्यों से हार गए थे। जब सीनियर ने कहा है तो जूनियर कैसे नहीं मानेगा। वांग ये न तो दास था और न ही दबंग था। उन्होंने वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स को देखा, लेकिन चूंकि पहले भी कोई पुरस्कार था तो कोई कारण नहीं है कि इस बार कोई पुरस्कार नहीं है। ठीक है। एक परिचित सूत्र। किंग जुआन और पियाओ बाई बाई ने एक दूसरे की ओर देखा। वांग ये फिर से भाग रहा था। आपके और मेरे बीच एक शर्त। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स हंसे क्योंकि उन्होंने वांग ये द्वारा वेनेरेट गोल्डन कोई की शक्ति उधार लेने की संभावना को अवरुद्ध कर दिया। बिल्कुल। वांग ये ने जियान युयांग की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। जियान युयांग की खूबसूरत आंखें उसे घूर रही थीं जब उसने गर्वित अस्थि तलवार निकाली और उसे सौंप दी। तलवार का नाम प्राउड बोन है। यह एक सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना है। वांग ये ने वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स को देखा। प्रत्युत्तर न देना असभ्यता है। बहुत अच्छा। फिर वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने एक लंबी करीपान निकाली जो काली रोशनी से चमक रही थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। तलवार को वुज कहा जाता है। मेरा मानना है कि यह आपकी गर्वित अस्थि तलवार से मेल खाने के लिए पर्याप्त है। मुझे बिचौलिया बनने दो। वेनेरेट स्पिरिट तलवार दोनों के बीच प्रकट हुई और प्रत्येक हाथ में तलवार ले ली। जैसे ही वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, एक अदृश्य शक्ति फैल गई और शिष्यों को अलग कर दिया। बीच में एक चौकोर मैदान दिखाई दिया जिसे एक बैरियर से बंद कर दिया गया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, नीजू की आंखें चमक उठी। वांग ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक द्वंद्व युद्ध के लिए एक सर्वोच्च श्रेणी का सहज सर्वोच्च खजाना। यह बहुत लागत प्रभावी था। उन सबसे मोटी भेंट से लिया जाना था। अगर वह हार गया तो क्या होगा? पियाओ बाई बाई ने जियान युयांग की ओर देखा। वह ऐसा नहीं करेगा। जियान युयांग ने शांति से कहा। प्रतिद्वंद्वी मानव ब्रह्मांड में तीसरे स्थान का ब्लैक होल स्तर है। तुम्हें उस पर इतना भरोसा कब हो गया? पियाओ बाई बाई ने पूछा। जियान युयांग ने वांग ये को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। अपने व्यक्तित्व के साथ यदि वह 100% आश्वस्त नहीं होता तो वह मुझसे मेरी तलवार क्यों मांगता? हालांकि अगर वह हार गया तो क्या होगा? पियाओ बाई बाई दृढ़ थी। वानी यहाँ नहीं है। जियान युयांग ने कहा। आप विनोदी कब बने? प्रिमोर्डियल स्टार के शिष्य मजे से बातें कर रहे थे। कॉस्मिक बैंक के शिष्य वैसे ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके वरिष्ठ भाई नीजू कभी पराजित नहीं हुए थे। उनकी ताकत इस तथ्य से स्पष्ट थी कि उन्हें ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में ब्लैक होल स्तर के शिष्यों में तीसरा स्थान दिया गया था। प्राइमर्डियल स्टार की साधना नीति से भिन्न कॉस्मिक बैंक के शिष्यों को स्क्रीनिंग की परतों और परतों से गुजरना पड़ा, तब तक हटा दिया गया जब तक कि केवल सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बचे। उन्होंने अपने संसाधनों को शीर्ष शिष्यों पर केंद्रित किया और उच्च कुलीनों को पोषित करने के लिए भारी मात्रा में निवेश किया। वरिष्ठ भाई नीजू अति कुलीनों में राजा थे। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा, त्रुटिहीन इच्छाशक्ति, साथ ही कॉस्मिक बैंक के संसाधन और हर कीमत पर पोषण। उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया वह कॉस्मिक बैंक के शिष्यों की चरम युद्ध क्षमता थी। अभी जो चीन हुई वह एक छोटी सी परीक्षा थी। वरिष्ठ भाई नीजुए की ताकत अभी भी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई है, जो कियांदाई ने आत्मविश्वास से कहा। वास्तविक युद्ध के संदर्भ में वह किसी भी शिष्य से नहीं हारेगा। शीलेई ने वरिष्ठ भाई नीजुए के प्रति अत्यधिक सम्मान रखते हुए सिर हिलाया।
मेंग जोंगकुई और बेयू शेंगजी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और प्रत्याशा से भरे हुए जयकारे लगाए। अभी अभी हारने से वे बहुत दुखी थे। उन्हें इस लड़ाई में दिलचस्पी के साथ अपने विरोधियों पर पलटवार करना था। वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स ने वेनेरेट जिनकुई को देखा और चिंगारियां उड़ गईं। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिनकुई की युद्ध क्षमता उनसे अधिक मजबूत थी कि वह एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर सकते थे जो उनकी टीम से आगे निकल सकती थी और शिष्य पालन पोषण के मामले में वह उन्हें हरा भी सकते थे। यह असंभव था। कृपया मुझे सलाह दीजिए। निज्यू ने अपना मोफैंग हेवन हेल्बर्ट बाहर निकाला। उसने अभी अभी कान हेंसेन के साथ युद्ध का अभ्यास पूरा किया था। वांग ये को हराने और कॉस्मिक बैंक का चेहरा फिर से हासिल करने के लिए यह लड़ाई उनके लिए एकदम सही थी। बचना बचना। वांग ये ने अपने ट्विन सुप्रग और सेबर्स को खोल दिया। यह पहले से अलग एहसास था। उसके करीबान पथ में सुधार ने उसे ट्विन सुप्रग और सेबर के साथ पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने की अनुमति दी थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह अभी तक तीसरे ब्रह्मांडीय रहस्य को सक्रिय नहीं कर सका, तो वह केवल अपनी इच्छाशक्ति और केवल करीबान के पथ के साथ करीबानों के साथ चरम अनुकूलता तक भी पहुंच सकता था। इतना कहा जा रहा है, यह काफी था। बूम। शीर्ष क्रम की आंतरिक दुनियाएं टकरा गईं। जीवन शक्ति बढ़ी और वांग ये की आंतरिक दुनिया मजबूत हो गई। हालांकि निज्यू के संगत शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने ने दोनों को बराबरी पर ला दिया। धमाका धमाका धमाका। वे समान रूप से मेल खाते थे। वे तुरंत हाथापाई की लड़ाई में शामिल हो गए। जिस समय वांग ये ने अपनी 100 रिफाइन सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया, मार्शल एक सुप्रीम डोजो के शिष्य थोड़ा चकित हो गए। क्या वे चीजें देख रहे थे? क्या उत्कृष्ट स्वपरिष्कृत सेबर तकनीक है? चू लैंग की आंखें चमक उठीं। मार्शल एक सुप्रीम डोजो के प्रमुख शिष्य के रूप में उन्होंने कई बार अन्य शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। वांग ये की 100 रिफाइन सेबर तकनीक स्पष्ट रूप से चरण 9 के शिखर पर पहुंच गई थी। यह अविश्वसनीय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मार्शल एक सुप्रीम डोजो के लिए अद्वितीय उच्च आयामी बुनियादी करीबान तकनीक थी। 10 साल में वांग ये चरम पर पहुंच गया था। उस पुरुष ने यह कैसे किया? से बहुत दूर निजुए ने वांग ये का दमन किया। जब उनकी उच्च आयामी प्रगतिशील हेल्बर्ट तकनीक को क्रियान्वित किया गया, तो इसकी शक्ति राक्षसी थी। विशेष रूप से उनके हाथ में सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना मोफैंग हेवन हेल्बर्ट ने अधिक शक्ति प्रकट की क्योंकि इसका ब्रह्मांडीय रहस्य उज्ज्वल रूप से चमक उठा। स्पेस टाइम बदल गया, जिससे उनकी आश्चर्यजनक स्पेस टाइम उपलब्धियों का पता चला। जी। एक भयानक करीबान प्रकाश चमक उठा। वांग ये ने स्टेज 6 बर्निंग कॉस्मिक स्पेल के शक्तिशाली हमले को आसानी से नियंत्रित किया। सुदृढ़ीकरण प्रकार का मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र मूल शक्ति के साथ जुड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। टकराना टकराना टकराना। दोनों पक्ष कड़ी लड़ाई में लगे रहे। वांग ये ने विस्फोटक बल मंत्र का प्रयोग किया। उनका भौतिक शरीर मूल रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग को समझने और 7 महान आदिम आत्माओं को सक्रिय करने के बाद उनकी नींव में काफी सुधार हुआ था। विस्फोटक शक्ति का जादू डाले जाने के बाद उसका शरीर विस्फोटक हो गया था। आदरणीय आत्मा तलवार। मार्शल एक सुप्रीम डोजो के शिष्य इसे नहीं देख सके, लेकिन वह कैसे नहीं देख सके? क्या वह चीजें देख रहा था? इस बच्चे ने गुप्त रूप से आदिम आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग कब सीखा? बूम। जब निजो को पीछे धकेला गया तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। दोहरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र देने के बाद वांग ये की हाथापाई हमले की शक्ति तेजी से बढ़ गई थी, जो उससे आगे निकल गई थी। पूर्व के भौतिक शरीर की ताकत का विरोध करना उसके लिए विशेष रूप से कठिन था। निजो का शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच नीली रोशनी से चमक गया और ढाल में बदल गया। उन्होंने स्थिति को स्थिर करने के लिए बचाव किया और हमला किया। स्पेस टाइम जन्मजात सर्वोच्च खजाना यंग स्पेस डोमेन। वाह। डोमेन नियंत्रण से तीव्र परिवर्तन आए। निजुएमो ने अपने मोफैंग हेवन हेल्बर्ट की ब्रांडिंग की और स्पेस टाइम हेल्बर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। पिताजी। टाइम एंकर ने समय को तुरंत फ्रीज कर दिया। तोड़ना उच्च आयामी हेल्बर्ट तकनीक और स्पेस टाइम डोमेन की शक्ति के संयोजन ने निजो की आक्रामक शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। सभी की निगाहों के नीचे वांग ये का शरीर और कवच चकनाचूर हो गए। एक क्लोन निजो ने भौहें चढ़ा दी। अचानक अंतरिक्ष ओवरलैप हो गया और वांग ये इंस्टेंट क्लाउड शटल पर पहुंचे। करीबान प्रकाश की दो चमक के साथ निजो तुरंत निष्क्रिय स्थिति में आ गया और लगातार पीछे हट गया। वांग ये की स्पेस टाइम उपलब्धि ने सितारा स्टार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और प्राइमर्डियल स्टार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ जुड़ गई है। पियाओ बाय बाय हंसी। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बहुत सुधार किया है। जियान युयान की नजरें केवल वांग ये पर थीं। बूम। वांग ये जैसे जैसे लड़ते गए और अधिक साहसी होते गए, उन्होंने अपनी इच्छानुसार 100 रिफाइन सेबर तकनीक का प्रयोग किया और पूरी ताकत झोंक दी। मार्शल एक सुप्रीम डोजो के अनूठे वातावरण ने उन्हें आसानी से भौतिक और मूल शक्ति हमलों का उपयोग करने की अनुमति दी और उनकी शक्ति सामान्य से अधिक मजबूत थी। विशेष रूप से 7 आदिम आत्माओं को सक्रिय करने के बाद उनके शरीर में मूल शक्ति अनंत थी। उसकी मूल शक्ति मूल रूप से चरण 6 पर थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका गोला बारूद लगातार खत्म होता जा रहा था। लेकिन अब मूल शक्ति लगातार उसके शरीर में समाहित हो रही थी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र के विस्फोट के साथ वह अजय था। पिंक निजो की सर्वोच्च रक्तधारा फूट पड़ी। जैसे ही उसके पीछे एक मूर्ति प्रकट हुई, उसकी सामग्री का मार्ग बढ़ गया। उसके शारीरिक हमले, हेल्बर्ट का मार्ग और यहाँ तक कि उसकी हेल्बर्ट तकनीक की शक्ति भी एक पल में बहुत बढ़ गई। शीर्ष रैंक की स्पेस टाइम प्रतिभा के साथ मिलकर उनकी युद्ध कौशल को सीमा तक पहुंचा दिया गया था। नीचे कॉस्मिक बैंक के शिष्य उत्साह से जय जयकार कर रहे थे। वरिष्ठ भाई निजो अब अजय थे। वांग ये पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़े। कॉस्मिक एनर्जी मैजिक बॉल ने ऊर्जा का उत्पादन जारी रखा और स्टेज 4 स्प्लेंडेड स्टार स्पेल का उपयोग किया गया। आओ, भले ही वह निजुए की तरह पूरी तरह से सशस्त्र नहीं था, फिर भी वह युद्ध कौशल से भरा हुआ था। तारों की रोशनी शानदार ढंग से चमकी, जिससे उनकी बहादुरी और लड़ने की क्षमता का पता चला। वांग ये ने एक बार फिर निजुए को दबा दिया, भले ही निजुए ने अपना सर्वोच्च वंश उजागर कर दिया था। ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में तीसरे स्थान पर हैं। वह ऐसा ही था। बूम। ट्विन सुप्रग और सेबर्स ने हमला करना जारी रखा और सभी दिशाओं में रोशनी फैल गई। स्पेस टाइम में वांग ये की शक्तिशाली उपलब्धियों ने निजुए का मुकाबला किया। उसकी नजदीकी लड़ाई की ताकत उभर आई और वह और भी अधिक अजय हो गया। यहाँ तक कि सर्वोच्च वंश भी बढ़त हासिल करने में असमर्थ था। धिक्कार है, निजो ने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ते हुए अपनी सबसे मजबूत हेल्बर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके पीछे मूर्ति ने घूर कर देखा और एक राक्षसी शक्ति प्रकट की। लेकिन वांग ये का हमला और भी मजबूत था। निजो दर्द से पीछे हट गया क्योंकि उसकी मूल शक्ति खत्म हो गई थी। रिलीज प्रकार के कॉस्मिक एनर्जी स्पेल ने उनके जन्मजात सर्वोच्च खजाने के युद्ध कवच के साथ प्रतिध्वनित होकर उनकी रक्षा की और एक शक्तिशाली रक्षा प्रणाली का निर्माण किया। वह सबसे पहले वांग ये को खत्म करेगा। इस समय चर्चा चर्चा चर्चा। भयानक बिजली दिखाई दी। वांग ये अचानक उनके सामने प्रकट हुए और असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा जारी की। गड़गड़ाहट की उत्पत्ति से भरे एक भयानक चुंबकीय क्षेत्र ने उसे घेर लिया और आसपास का स्थान और समय बदल गया। बकवास। निजो की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। मौलिक प्रकार उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र। वांग ये के हाथ में एक विशाल गड़गड़ाहट दिखाई दी। उसी समय आसपास के बिजली के चुंबकीय क्षेत्र में विस्फोट हो गया। अनंत शक्ति गड़गड़ाने लगी और दुनिया हिल गई। स्टेज 3 सिल्वर एंड थंडर हेल्बर्ट। इसकी उत्पत्ति पेंटाग्राम महाद्वीप से हुई थी और यह आकाश सितारा जाति द्वारा बनाया गया एक उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र था। बूम बूम बूम। निजुए की सुरक्षा एक पल में बिखर गई। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र की सुरक्षा शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना युद्ध कवच के साथ बिखर गई। निजो ने खून उगल दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीछे परम रक्तधारी प्रतिमा की आंखों से रक्त बह रहा था। आह, निजुए ने अपना हलबर्ट उठाया। उनकी इच्छाशक्ति दृढ़ और अटल थी। हालांकि इसे वांग ये की विस्फोटक मूल शक्ति का सामना करना पड़ा, जिससे एक ऐसा हमला हुआ जिसमें सामग्री और ऊर्जा का एक आदर्श संयोजन था। 100 रिफाइन सेबर तकनीक, टेम्पर्ड स्टील का सबसे मजबूत कदम। बूम। आमने सामने की टक्कर। पिताजी। निजुए के पीछे की मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। धमाका। निजो जमीन पर जोर से गिरा। करारी हार। निजो हार गया। हंगामा मच गया।
वेनेरेट नाइन स्वॉर्ड्स की अभिव्यक्ति बर्फ जैसी ठंडी थी। कॉस्मिक बैंक के अन्य 4 शिष्य भी स्तब्ध रह गए। वरिष्ठ भाई निजुए को मानव प्रोडिजी सूची में ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में तीसरा स्थान दिया गया था, तो वह वांग ये से क्यों हार गए, जो छठे स्थान पर थे। चलो बाहर चले और फिर से प्रतिस्पर्धा करें। जो कियांदाई ने अपने लाल होंठ काटे। उसके लंबे सुनहरे बाल चमकदार थे। उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि वरिष्ठ भाई निजू, जिसे वह हमेशा अपना आदर्श मानती थी, हार गया था। हानि तो हानि है। अब अपने आप को शर्मिंदा मत करो, आदरणीय नौतलवारी निंदित। उन्होंने वांग ये पर नजर डाली और फिर वेनेरेट जिनकुई पर। प्रिमोर्डियल स्टार वास्तव में शिष्यों का पालन पोषण करने में अच्छा है। दूसरी ओर रिकवरी टाइप के प्राकृतिक खजाने का सेवन करने के बाद निजू की चोटें ठीक हो गई थीं। वह तनावग्रस्त भाव से खड़ा हो गया। वह कुछ हद तक अनिच्छुक और असंबद्ध था, लेकिन मार्शल वर्शिप क्षेत्र में वास्तव में उसका वांग ये से कोई मुकाबला नहीं था। धन्यवाद, वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। अगली बार मैं जीतूंगा। निजुए ने वांग ये को देखा। वांग ये विनम्रता से मुस्कुराए। दुर्भाग्य से उसके लिए यह अंतर और भी बड़ा होता जाएगा। मार्शल एक स्क्रीन डोजो के आसपास मौजूद शिष्यों ने तालियां बजाईं। उन्होंने भी ब्लैक होल स्तर के शिष्यों के बीच लड़ाई को करीब से देखा था और वे बहुत प्रसन्न हुए और लाभान्वित हुए। विशेष रूप से चूंकि वांग ये ने मार्शल एक स्क्रीन डोजो की 100 रिफाइन सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बुनियादी उच्च आयामी करीपान तकनीक जो उन्हें करीपान के मार्ग में प्रवेश करने में मदद करेगी, वांग ये के हाथों में इतनी शक्तिशाली होगी। यह आंखें खोलने वाला था। युद्ध में आपकी लूट। वेनेरेट स्पिरिट तलवार ने वांग ये को शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना मुझ तलवार फेंक दिया। हमर। वांग ये पहुंचे और इसे ले लिया। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब उसने देखा कि वेनेरेट स्पिरिट तलवार अभी भी जियान युयान की प्राउड बोन तलवार को पकड़े हुए है। वह स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं था कि वेनेरेट स्पिरिट तलवार इसे ले लेगी। आखिरकार बहुत सारी जोड़ी आंखें देख रही थीं और उनके पास अभी भी आदरणीय जिनकुई थीं। लेकिन इसका मतलब क्या था? बच्चे, बाई लो के साथ आपका क्या रिश्ता है? वेनेरेट स्पिरिट सोर्ड ने वांग ये की ओर देखा। क्या यह महत्वपूर्ण है? वांग ये ने कहा। शिक्षक एक बार, चु लैंग ने गंभीरता से कहा जब उसे अचानक लगा कि कुछ गलत है। उसने अपने शिक्षक की ओर देखा और एक ऐसी दृष्टि प्राप्त की जिसमें लिखा था कि उसे वापस जाना होगा और 10 साल के लिए दीवार का सामना करना होगा। उन्होंने तुरंत कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। आदरणीय आत्मा तलवार ने अपने हाथ में गर्वित असली तलवार को तोला और मुंह पर 2 शब्दों बाई लो की ओर इशारा किया। उसका शिष्य। हम। वांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह मैं हूं, जियान युयान बोला। कनिष्ठ बहन, बीच में मत बोलो। वांग ये शांति से जियान युयान के सामने खड़ा हो गया। वरिष्ठ, क्या बात है? चूंकि आप बाई लो के शिष्य हैं, आपको मेरे शिष्य चु लैंग के साथ युद्ध समझौता करना चाहिए। वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। अब कैसा रहेगा? आदरणीय आत्मा तलवार ने कहा। जरूर, जियान युयान ने कहा। छोटी बहन, ज्यादा बात मत करो। वांग ये ने वेनेरेट स्पिरिट सोल की ओर देखा। नियम क्या है? जीत या हार के बाद क्या होगा? जीवन और मृत्यु की लड़ाई। हारने वाले को केवल यह स्वीकार करना होगा कि वह दूसरे पक्ष के शिष्य से कमतर है। आदरणीय आत्मा तलवार की निगाह तलवार की तरह थी। आमने सामने की एक और लड़ाई। वांग ये तुरंत समझ गए। ये कुछ आदरणीय वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते थे। वे बिल्कुल भी आदरणीय आपदा की तरह नहीं थे। यह लड़ाई मेरी है। जियान युयान ने वांग ये को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। आप उसके मैच के नहीं हैं। वांग ये स्पष्टवादी थे। भले ही वे प्राइमर्डियल स्टार में लड़ते, जियान युयान चु लैंग को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे, जो ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में 5वें स्थान पर थे। अब अकेले रहने दें क्योंकि वे मार्शल एक स्क्रीन डोजो में थे। यदि जियान युयान जीवन और मृत्यु की लड़ाई में हार जाती, तो उसकी 10 साल की साधना व्यर्थ हो जाती, भले ही वह पुनर्जीवित हो जाती। इसके अलावा वह वेनेरेट बाई लो को भी शर्मिंदा करेगी। आदरणीय बैलो के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के साथ जियान युयान का भविष्य का साधना पथ बहुत कठिन होगा। यह हर कोई थक गया है। हम किसी और दिन लड़ेंगे। आदरणीय जिनकुई बाहर चले गए। जिनकुई, बाई लो के साथ मेरे व्यवसाय से दूर रहो। आदरणीय आत्मा तलवार ने गहरी आवाज में कहा। चूंकि मैं 5 शिष्यों को लाया हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उन्हें सुरक्षित वापस लाना होगा। आदरणीय जिनकुई मुस्कुराते हुए शिष्यों के सामने चले गए। उसका गठीला शरीर पर्वत के समान था और उसके सुनहरे दांत चमक रहे थे। तुम मुझे रोकना चाहते हो? आदरणीय स्पिरिट तलवार की निगाहें जल रही थीं क्योंकि उसकी पीठ पर बड़ी तलवार गूंज रही थी। आदरणीय जिनकुई की मुट्ठियां मुस्कुराते हुए फट गईं, लेकिन उनकी आंखों से एक भयंकर रोशनी प्रकट हुई। माहौल तनावपूर्ण और दमगोंटू था। हाँ, यह सिर्फ एक द्वंद्व है। आओ आओ, वांग ये ने आदरणीय जिनकुई को देखा और उनके दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह चीजों को सुचारू करने के लिए आगे आए। लेकिन फिर सीनियर 9 स्वॉर्ड्स अभी बहुत उदार थे। वरिष्ठ आत्मा तलवार, आप बजना। आदरणीय आत्मा तलवार ने एक शक्तिशाली आभा वाला एक विशाल करीपान निकाला। इस पर 3 भंवर जैसे ब्रह्मांडीय गुप्त पैटर्न बने हुए थे। उसने उसे जोर से जमीन में गाड़ दिया। सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना, हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर। यदि आप जीत गए, तो आप इसे ले सकते हैं। वांग ये की आंखें चमक उठीं। एक मजबूत कॉल। यह उनके और उनके महान पद के अनुकूल था। यह उसके सपनों का कीमती करीपान था। तलवार का नाम मुझे है। मेरा मानना है कि यह इस हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर से मेल खाने के लिए पर्याप्त है। वांग ये ने वो तलवार फेंक दी जो उसने अभी जीती थी। यह हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर के बगल में एक झटके के साथ उतरा और एक दूसरे को प्रतिध्वनित किया। 9 तलवारों की पूजा करें। वह अभी उसकी लाइन थी। अच्छा, सीधा जब उन्होंने प्राउड बोन तलवार को फेंक दिया तो वेनेरेट स्पिरिट तलवार की नजर तेज थी। वांग ये ने अपना हाथ लहराया और तलवार वापस जियान युयान की ओर उड़ गई। फिर उन्होंने एक पुनर्प्राप्ति प्रकार का प्राकृतिक खजाना निकाला और थोड़ी मात्रा में मूल शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने के लिए इसे चबाया। क्या आप वाकई लड़ना चाहते हैं? अपने आप को मजबूर मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूं। मार्शल एक स्क्रीन डोजो में चु लैंग निजुए से कहीं अधिक मजबूत है। आदरणीय जिनकुई ने एक आवाज प्रसारण भेजा। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। वांग ये ने कहा। मैदान में फिर से कदम रखने से पहले वह पीछे मुड़ा और जियान युयान को देखकर मुस्कुराया। चु लैंग, वरिष्ठ भाई चु लैंग, मार्शल एक स्क्रीन डोजो के शिष्यों ने खुशी मनाई। वरिष्ठ भाई, आप यह कर सकते हैं। द चु लैंग ने वेनेरेट स्पिरिट सोर्ड को प्रणाम किया और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मैदान में कदम रखा। यह मैच बहुत कठिन होगा, पियाओ बाई बाई ने कहा। वांग ये जीतेंगे। वेन रॉ ने संकोच नहीं किया। जियान युयान ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। वह एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ वांग ये की ओर देखती है। उधर कॉस्मिक बैंक के शिष्यों के चेहरे पर अजीब भाव थे। वे नहीं चाहते थे कि वांग ये एक और मैच जीतकर सुर्खियां बटोरें, लेकिन अगर चु लैंग जीत जाता तो वे और भी अधिक चेहरा खो देते। परिणाम चाहे जो भी हो, वे अपना चेहरा खो चुके थे। मैं पीछे नहीं हटूंगा भाई वांग ये, चु लैंग ने कहा। मैं भी, वांग ये ने स्प्लिटर सेबर खींचा। वह इस द्वंद्व का पुरस्कार हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। बूम! जैसे ही दोनों आंतरिक संसार टकराए, ऐसा लगा मानो तूफान आ गया हो। एक पल में वे पहले से ही करीब थे। शीर्ष श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना, स्प्लिटर सेबर, सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने, यूएनटीएन तलवार से भिड़ गया। दोनों अस्त्र शस्त्रों के लौकिक रहस्य अपना तेज दिखाते हुए चमक उठे। परिष्कृत करीपान तकनीक बनाम किंग थंडर तलवार तकनीक। उत्पत्ति शक्ति विस्फोट। उनके दोनों भौतिक शरीर निम्न आयामी ब्रह्मांड की सीमा पर थे और मौलिक आत्माओं द्वारा बढ़ाए गए थे। चोटें जल्दी पहुंचाई गईं। कोई अतिरिक्त हलचल नहीं थी और यह सब करीबी मुकाबला था। पलक झपकते ही उन पर दर्जनों वार हो गए। करीपान और तलवार के बीच टकराव ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और हर चाल बिजली की तरह तेज थी। सभी मार्शल एक स्क्रीन डोजो शिष्यों ने ध्यान से देखा, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। धमाका, धमाका। दोनों खून से लथपथ थे और भीषण युद्ध के बाद वे अलग हो गए। आप सचमुच बहुत मजबूत हैं। चु लैंग की बाग आंखें चमकीली थीं और उसकी रक्तरेखा तुरंत फूट पड़ी। उसकी मूल रूप से गोरी त्वचा पर लाल धारियां तुरंत विस्तारित हो गईं और रक्तलाल निशान में बदल गईं। उसकी आभा बढ़ने के कारण उसकी त्वचा जलती हुई प्रतीत हो रही थी। विकास प्रकार की रक्तरेखा, लाल सूर्य।
जैसे जैसे भौतिक साधना का उनका उच्च आयामी स्वर्गीय मार्ग बढ़ता गया, उनकी वंशावली मजबूत होती गई। इसने न केवल सामग्री के स्वर्गीय मार्ग में उनकी उपलब्धियों को पूरक बनाया, बल्कि उनकी युद्ध क्षमता को भी काफी भयानक बना दिया। आप स्वयं बुरे नहीं हैं। वांग ये की लड़ाई की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। चरण 6 विस्फोटक बल मंत्र। स्टेज 6 बर्निंग कॉस्मिक स्पेल। चरण 4 शानदार सितारा जादू। सब बाहर जाओ। स्प्लिटर सेबर चमक रहा था और दांतेदार सेबर की रोशनी तेज थी। दोहरे ब्रह्मांडीय रहस्य चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ कवच और हथियारों को तोड़ सकते हैं। यूएनटीएन तलवार ने करीपान के हमले को भेदते हुए एक उत्कृष्ट तलवार तकनीक प्रदान की। यह वांग ये के कवच को भेद गया और खून बहने लगा। बूम। वांग ये ने अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। बिजली उसके हाथ में इकट्ठी हो गई और एक शक्तिशाली चांदी अंत वाले वज्र करीपान में बदल गई। उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंत्र सिल्वर एंड थंडर एल्बर्ट का एक विकसित रूप। चर्चा चर्चा चर्चा। बिजली आसपास इकट्ठी हो गई और चू लैंग पर छा गई, जिससे एक विस्फोटक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। बकवास। चू लैंग ने पीछे हटने के लिए जल्दी से अपनी तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग ये के जबरदस्त हमले ने उसकी रक्षा को तोड़ दिया। 100 रिफाइन सेबर तकनीक की शक्ति तेजी से बढ़ी, साथ ही गड़गड़ाहट की भयानक उत्पत्ति भी हुई। बूम। धरती को हिला देने वाला विस्फोट गूंज उठा। मार्शल एक्सट्रीम डोजो के शिष्यों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और सांस लेने की हिम्मत नहीं की। निजू की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई जब उसे याद आया कि कैसे वह वांग ये के कदम से हार गया था। हालांकि चू लैंग ने इसे अवरुद्ध कर दिया। उसकी रक्तलाल त्वचा जल रही थी और उसके माथे पर लाल सूरज गर्मी से भरा हुआ था। चू लैंग की आंखें युद्ध की भावना से भर गईं। गर्जना के साथ एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। उनकी मौलिक आत्मा का विस्फोट हुआ और उनके भौतिक शरीर का विस्तार हुआ। उसकी वृद्धि प्रकार की रक्तरेखा के साथ उसकी आभा राक्षसी थी। मार्शल एक्सट्रीम डोजो के शिष्य एक स्वर में जयकार कर रहे थे और उत्साह से उबल रहे थे। यह मार्शल एक्सट्रीम डोजो का तुरुप का इक्का था। हालांकि कुछ ही देर में दूसरी तरफ भी वैसा ही विस्फोट हुआ। सभी के चेहरे असमंजस और सदमे से भरे हुए थे। मौलिक आत्मा विस्फोट। निजुए और कॉस्मिक बैंक के अन्य शिष्य अवाक रह गए। यहाँ तक कि जियान युयान, वेनर, पियाओ बाई बाई और किंग जुआन भी अचंभे में थे। आखिर क्या बात है? वांग ये ने आदिम आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग कब सीखा? चू लैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी दूसरी आदिम आत्मा का विस्फोट कर दिया। जोरदार मूल शक्ति अभी फैली ही थी कि विपरीत दिशा से दूसरा विस्फोट हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने डंडे से मारा हो। आओ, चू लैंग ने दांत पीस लिए। टकराना। मौलिक आत्मा की उत्पत्ति का चरण त्रिपद। उसकी सबसे मजबूत स्थिति। वह यह लड़ाई हार नहीं सकता था। पिंग। जिस चीज ने उनका स्वागत किया वह वांग ये की तीसरी मौलिक आत्मा का विस्फोट था। स्टेज 3 बनाम स्टेज 3। न केवल चू लैंग हैरान रह गया, बल्कि 3 संप्रभु आदरणियों ने भी अविश्वास प्रकट किया। अंतर यह था कि वेनेरेट जिन कोई का चेहरा खुशी से भर गया था, जबकि वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड वास्तव में हैरान था। यह मार्शल एक्सट्रीम डोजो का आदिम आत्मा की उत्पत्ति का अनोखा मार्ग था। पहले चरण तक पहुंचना भी मुश्किल था। इसके लिए सामग्री के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ में एक अत्यंत उच्च क्षेत्र की आवश्यकता थी। वह तीसरा चरण था। यहाँ तक कि उनके प्रमुख शिष्य चू लैंग, जिनके पास विकास प्रकार की रक्तरेखा, रेडसन थी और उत्कृष्ट प्रतिभा थी, अभी टूट गए थे। वांग ये ने केवल 10 वर्षों तक अध्ययन किया था, तो वह इसमें कैसे महारत हासिल कर सकते थे? बूम। दोनों फिर लड़े। चू लैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अंतिम चाल जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ था, वांग ये के सामने एक मजाक की तरह थी। यह उनकी मानसिकता पर बहुत बड़ा आघात था। क्या यह प्राइमोर्डियल स्टार का सबसे मजबूत शिष्य था? नहीं, वह हार नहीं सकता था। उनके पास अभी भी वंशावली और उच्च आयामी तलवार तकनीक थी जिस पर उन्हें गर्व था। वह अपने शिक्षक के लिए लड़ेगा। 11। मैं जीतना चाहता हूँ। चू लैंग की लड़ाई की भावना जल रही थी। जब वांग ये अपने साथी से मिला तो उसकी आंखें जोश से जल रही थीं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसने अभी अपनी मौलिक आत्मा का विस्फोट किया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो उसने पहले ही लड़ाई लड़ ली होती। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि चरण 3 पर्याप्त नहीं था, वह एक और चरण जोड़ देगा। पिंग। दोनों पक्ष जमकर लड़े और पीछे हट गए। वांग ये का इंटरफेस प्रकट हुआ और उसकी चेतना गिर गई। क्या आप आदिम आत्मा की उत्पत्ति के मार्ग को उन्नत करने के लिए 1000 विकास बिंदु खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वाह। ऊर्जा एकत्र हुई और वांग ये के भौतिक शरीर में फिर से सुधार हुआ। चौथी आदि आत्मा उद्यम शक्ति से ओतप्रोत होकर जगमगा उठी। तुरंत धमाका। यह विस्फोट चू लैंग के दिल में गूंज उठा और हर मार्शल एक्सट्रीम डोजो शिष्य के दिमाग में बस गया। यह उनके आत्मसम्मान को चकनाचूर करने जैसा था। वांग ये ने अपनी चौथी मौलिक आत्मा का विस्फोट कर दिया था। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की उत्पत्ति का अनोखा मार्ग मार्शल वर्शिप दायरे में एक बाहरी व्यक्ति द्वारा दबा दिया गया था। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। हैरान चू लैंग ने वांग ये की 100 रिफाइन सेबर तकनीक में बदलाव देखा। यह ऐसा था मानो इसे सबसे मजबूत हमले में तब्दील कर दिया गया हो। हालांकि यह अभी भी उनकी तलवार की तकनीक जितनी उत्कृष्ट नहीं थी, पूर्ण शक्ति के दबाव और उनके भौतिक शरीर के दमन के तहत पूरी दुनिया ढहती हुई लग रही थी। बस वही जोरदार हमला बाकी था। यह अजय था। सीमा तोड़ने का कौशल, 1000 अंकित। बूम। वांग ये की 4 आदिम आत्माओं के विस्फोट की शक्तिशाली शक्ति के साथ दबंग करीपान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। लाल सूरज बिखर गया और यूएनटीएन तलवार टूट गई। पिंग। चू लैंग ढह गया। हर कोई स्तब्ध था, विशेषकर मार्शल एक्सट्रीम डोजो के हतप्रभ शिष्य। क्या यह गृह युद्ध था? उन्होंने देखा कि वांग ये ने एक पंक्ति में 4 मौलिक आत्माओं का विस्फोट किया और अपने भौतिक शरीर को अकल्पनीय स्तर तक सुधार दिया। फिर उन्होंने चू लैंग को हराने के लिए 100 रिफाइन सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर मार्शल एक्सट्रीम डोजो में देखी जाती थी। वे बस अवाक रह गए। नहीं, वह 100 रिफाइन सेबर तकनीक नहीं थी। टेम्पर्ड स्टील की 10वीं चाल के बाद वांग ये ने एक और चाल भी बनाई थी जो पूरी तरह से उन्हीं की थी। दस्तावेज अंतिम करीपान चाल का कोई नाम है। वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड ने वांग ये को जटिल दृष्टि से देखा। हजारों अंकित। वांग ये ने कहा। 1000 हेमर्ड। आदरणीय आत्मा तलवार ने खुद से बुदबुदाया। कितना अच्छा कदम है। 1000 हेमर्ड। करीपान चाल बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप है। यह 100 रिफाइन सेबर तकनीक के लिए उपयुक्त है। कठिनाई अधिक नहीं है, लेकिन परफेक्ट 100 रिफाइन सेबर तकनीक के शीर्ष पर लगातार आगे बढ़ने में सक्षम होना वास्तव में आश्चर्यजनक है। प्रशंसा से शर्मिंदा होकर वांग ये ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। वेनेरेट स्पिरिट स्वॉर्ड ने हल्के से आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि न केवल मैं बाई लो से हार गया, बल्कि मेरा शिष्य भी हार गया। क्या रोमांचक मैच था। हम आश्वस्त हैं कि हम यह लड़ाई हार गए हैं। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। ज्यादा दूर नहीं। नीजो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। वांग ये जो चू लैंग से लड़ रहा था, वह उस समय से बिल्कुल अलग व्यक्ति था जब वह अभी उससे लड़ रहा था। उसने वांग ये को अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर भी नहीं किया था। इसके विपरीत जो कियांदाई, जो नीजुए के बगल में थी, ने वांग ये को एक अलग भाव से देखा। उसकी सुंदर आंखें चमक उठी। अभी युद्ध में वांग ये की वीरता उनके दिमाग में गहराई से अंकित थी। वह बहुत ताकतवर था। वरिष्ठ भाई नीजो दुर्भाग्य के कारण उनसे नहीं हारे। बात सिर्फ इतनी थी कि पहले वाले की ताकत कमतर थी। भाई वांग ये, आप अद्भुत हैं। चू लैंग ने 2 बार खांसी और अपने मुंह के कोने से खून पहुंचा। पुनर्प्राप्ति प्रकार के प्राकृतिक खजाने का सेवन करने के बाद वह ठीक था। प्राचीन आत्मा की उत्पत्ति के आपके चरण 4 पथ ने मुझे भयभीत कर दिया। वांग ये ने ईमानदारी से कहा, मैंने अभी इसमें महारत हासिल की है। चू लैंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने दावा किया कि सामग्री के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ में मेरी उपलब्धियां अद्वितीय थीं। केवल अब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई न कोई अवश्य होगा। केवल 10 वर्षों में भाई वांग ये न केवल 100 रिफाइन सेबर तकनीक में पारंगत हो गए हैं और 1000 हेमर्ड की सेबर चाल बनाई है, बल्कि आपने मार्शल एक्सट्रीम डोजो से चरण 4 तक विशेष रूप से आदिम आत्मा की उत्पत्ति का मार्ग भी विकसित किया है। यह बस है। इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है।
यदि आपने पहले से ही बाई लो को अपना स्वामी नहीं माना होता तो मैं आपको मार्शल एक सप्रीम डोजो में छीन लेता, भले ही मुझे ऐसा करना पड़ता। आदरणीय आत्मा तलवार की निगाहें जल रही थीं। हा 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 हा। आदरणीय जिन कोई दिल खोलकर हंसे। उसने एक हाथ से हरक्यूलिस ब्लैक सोर्ड सेबर निकाला और दूसरे हाथ से वुड तलवार ली, जिसे उसने वांग ये पर फेंक दिया। आप प्राइमर्डियल स्टार के शिष्य को छीनना चाहते हैं? स्पिरिट सोर्ड, क्या आपको सच में लगता है कि वन का अस्तित्व नहीं है? वांग ये ने 2 सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने ले लिए और अधिक जटिलताओं से बचने के लिए उन्हें तुरंत दूर रख दिया। इस आदान प्रदान से उन्हें बहुत लाभ हुआ। मैंने मजाक किया था। आदरणीय आत्मा तलवार मुस्कुराई। तभी उनकी नजर वांग ये पर पड़ी। लेकिन यदि आप मार्शल एक सप्रीम डोजो में आने में रुचि रखते हैं तो किसी भी समय ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। मार्शल सेन को आपका शिक्षक बनाने के लिए मैं आपका सिफारिश करता हो सकता हूँ। बूम। हर कोई हैरान था। किसी सर्वोच्च का शिष्य बनना, ब्लैक होल स्तर के शिष्यों के लिए सुप्रीमो के शिष्य बनने में सक्षम होना दुर्लभ था। यहाँ तक कि नीजू, जो सभी ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञों में तीसरे स्थान पर थे, और चुलैंग, जो 5वें स्थान पर थे, भी ऐसा नहीं कर सके। आखिरकार सुप्रीम बहुत कीमती थे। हर युग में अनगिनत विशिष्ट ब्लैक होल स्तर के शिष्य सामने आएंगे, लेकिन मनुष्यों के पास कुल कितने सर्वोच्च हैं? वे उन सबको कैसे अंदर ले सकते थे? लेकिन वांग ये ने मार्शल एक सप्रीम डोजो को जीतने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया था, इतना कि वेनेरेट स्पिरिट सोर्ड ने उसे पकड़ने में संकोच नहीं किया। सीनियर मजाक कर रहे होंगे। वांग ये मुस्कुराए और चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। मजाकिया लहजे में कही गई कितनी सच्चाई। उनके लिए मार्शल एक सप्रीम डोजो में शामिल होना असंभव था। कोई भी अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता। जब आपके पास समय हो तो मार्शल एक सप्रीम डोजो में दोबारा आएं। आदरणीय आत्मा तलवार ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस वांग ये के कंधे को धीरे से थपथपाया। ठीक है, वांग ये ने उत्तर दिया। उन्होंने चू लैंग को गले लगाया। लड़ाई के माध्यम से दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। मार्शल एक सप्रीम डोजो के शिष्यों का साथ पाना आसान था। जहां तक कॉस्मिक बैंक के शिष्यों की बात है, वांग ये ने अपना सिर घुमाया और अचानक जो कियांदाई की चमकती आंखों से मिला। उसके लंबे सुनहरे बाल बारबी डॉल की तरह लहरा रहे थे। उनकी नजरें मिली और बातें हुई। वांग ये जानबूझकर मुस्कुराए। अपने अनुभव से उन्होंने कई बातें बिना कहे ही समझ लीं। मैं थोड़ी देर में कॉस्मिक बैंक जा सकता हूँ। मैं इससे बहुत परिचित नहीं हूँ। क्या आपके पास मुझे लाने का समय है? वांग ये ने एक ध्वनि प्रसारण भेजा। निश्चित रूप से, यह मेरा आभासी ब्रह्मांडीय नंबर है। जो कियांदाई ने अपनी आवाज प्रसारित की। वांग ये ने तुरंत उसे एक दोस्त के रूप में शामिल किया और मुस्कुराया। जो कियांदाई भी मधुर मुस्कान बिखेरी। निजुए, जो उसके बगल में थी, को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह पलटा और उसके दिमाग में कुछ सवालिया निशान उभर आए। शिष्य अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे। अचानक तीनों आदरणियों को एक ही समय में एक संदेश प्राप्त हुआ। वांग ये ने अपना सिर उठाया। त्वरित संयोजन आदेश अंततः यहाँ है। वेनेरेट 9 सोर्ड्स की आंखें चमक उठी। हाँ, युवानलाई शहर में लड़ाई के बाद से मैं लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आदरणीय जिन कोई मुस्कुराए। उसके बड़े-बड़े सुनहरे दांत चमक रहे थे और उसकी मुट्ठियां चटक रही थीं। मैंने पिछली बार एडवेंचरर वर्ल्ड में युद्ध में भाग नहीं लिया था। इस बार मुझे अंततः शैतानों के साथ पुराने हिसाब चुकता करने का अवसर मिला है। वेनेरेट स्पिरिट तलवार की पीठ पर लगी विशाल तलवार कांप उठी। तीनों पूज्यों की आभा फैल गई। माहौल तनावपूर्ण और दमगोमटू था। वांग ये की आंखें चमक उठी। केवल पवित्र अभयारण्य ही सभा आदेश जारी करने के योग्य था। उन्हें विभिन्न स्तरों और प्रकारों में विभाजित किया गया था। सामान्य संयोजन का आदेश किसी मिशन या किसी चीज को एक साथ पूरा करने के लिए मानव ब्रह्मांड के विशेषज्ञों को इकट्ठा करना था। त्वरित संयोजन आदेश शीघ्रता से सुदृढ़ीकरण की मांग कर रहा था। गति बहुमूल्य थी और समय कठिन था। 3 भिक्षुओं के शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पवित्र चर्च का त्वरित सभा आदेश शैतानों के पिछले हमले के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला था और इसकी योजना लंबे समय से बनाई गई थी। शिष्य युद्ध में भाग लेने को इच्छुक है। वांग ये और चू लैंग ने लगभग एक ही समय पर बात की। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की बढ़ती लड़ाई की भावना को महसूस किया। शिष्य भी युद्ध में भाग लेने को इच्छुक है। निजुए ने भी तुरंत कहा। यह उनके लिए ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के शीर्ष पर चढ़ने का एक शानदार अवसर था। तीनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। इन ब्लैक होल स्तर के शिष्यों को जाने और दुनिया देखने देने में कोई बुराई नहीं है। आदरणीय आत्मा तलवार ने कहा। यह सही है। आदरणीय जिन कोई मुस्कुराए। वे सभी भविष्य में शैतानों के विरुद्ध लड़ने वाली ताकतें हैं। ब्लैक होल स्तर सबसे अच्छा अवसर है। एक बार जब वे पुनर्जन्म से गुजरेंगे तो उन्हें पुनर्जीवित होने का मौका नहीं मिलेगा। हमें से प्रत्येक एक टीम का नेतृत्व करेगा और परिणामों की तुलना करेगा तो कैसा रहेगा? वेनेरेट 9 सोर्ड्स की आंखें चमक उठी। 9 तलवारें, क्या आपने काफी कुछ नहीं खोया? आदरणीय आत्मा तलवार जोर से हंसी। आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप हारे ही नहीं। वेनेरेट 9 सोर्ड्स ने जवाब दिया। यह सच है। आप क्या सोचते हैं? आदरणीय आत्मा तलवार ने आदरणीय जिन कोई को देखा। जिन कोई, आप जीतने के बाद बाजार बंद नहीं करेंगे और हमें अपने नुकसान की भरपाई करने का मौका नहीं देंगे, है ना? आदरणीय जिन कोई वांग ये की ओर देखने से पहले एक पल के लिए झिझके। इसमें डरने की क्या बात है? चलो बड़े हो जाओ। आना। अच्छे साथी, जिन कोई, आप बदल गए हैं। वे जल्दी से प्राइमोर्डियल स्टार में लौट आए और न्यूबॉर्न फेट वर्ल्ड में एक फाइल सहेजी, इससे पहले कि आदरणीय जिन कोई ने 5 शिष्यों को इस त्वरित असेंबली ऑर्डर के लक्ष्य तक पहुंचाया। यूनिक एरोस क्षेत्र। वांग ये और अन्य उत्सुक थे। वे चारों जिन्होंने कभी इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध का अनुभव नहीं किया था, उत्साहित और घबराए हुए दोनों थे। पुनर्जन्म के चक्र को पार करने से पहले यह उनका सबसे अनमोल अनुभव होगा। वांग ये के लिए यूनिक एरोस क्षेत्र में लड़ाई भी उतनी ही सार्थक थी। युद्ध भूमि उनकी धन्य भूमि थी। हर बार जब वह युद्ध के मैदान में जाता तो उसे कुछ न कुछ हासिल होता। मार्शल एक सप्रीम डोजो एक सचिन समाप्त होने के बाद उसके पास केवल 798 इवोल्यूशन पॉइंट बचे थे, जो काफी नहीं थे। क्या उसे पर्याप्त अंक अर्जित करने का मौका नहीं लेना चाहिए? इसके अलावा यह उनके लिए ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड में अपनी रैंकिंग बढ़ाने का एक शानदार अवसर था। पिछली बार जब उन्होंने हाथ आजमाया था तो उनकी रैंकिंग वी से बढ़कर वी हो गई थी। मार्शल एक सप्रीम डोजो की यात्रा के दौरान उन्होंने निजुए और चू लैंग दोनों के खिलाफ जीत हासिल की थी, इसलिए उनकी रैंकिंग शायद चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। लेकिन उसका लक्ष्य था प्रथम स्थान। अंततः मानव जाति के सदस्य और प्राइमर्डियल स्टार के सदस्य के रूप में उनके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। इसे कर ही डालो। एक नई 5 सदस्यीय टीम। आदरणीय जिन कोई की व्यवस्था के तहत वांग ये कप्तान बने और जियान यू यान उपकप्तान बने। पियाओ बाई बाई, वेन और किंग जुआन के शामिल होने के साथ उनकी टीम की युद्ध क्षमता मूल रूप से प्राइमर्डियल स्टार में ब्लैक होल स्तर के शिष्यों के शिखर पर थी। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, वांग ये। मुझे निराश मत करो। आदरणीय जिन कोई की मोटी हथेलियां वांग ये के कंधों पर आ गईं, जिससे उनके बड़े सुनहरे दांत दिखाई दे रहे थे जो वांग ये को चकाचौंध कर रहे थे। वांग ये ने अपने कंधे की ओर देखा जो गिरने वाला था और फिर वेनेरेट जिन कोई की ओर देखा। क्या दावा बहुत बड़ा है? आदरणीय जिन कोई। यह ठीक है। समझ गया। मुझे 20% चाहिए। वांग ये मुस्कुराया। आदरणीय जिन कोई के मुंह के कोने हल्के से हिल गए जब उन्होंने 2 शब्द कहे। 5%, 10%, सौदा। वांग ये ने जब वेनेरेट से हाथ मिलाया तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह 10% लाभ उन 2 सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजानों से अधिक हो सकता है जो उन्होंने संयुक्त रूप से प्राप्त किए थे। वेनेरेट्स का ऊन बेहद मोटा था। आप फिर से हमारी पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं? पियाओ बाई बाई ने उधर देखा। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूं? वांग ये आश्चर्यचकित थे। उन चारों ने एक ही समय में सिर हिलाया। वांग ये ने वेन राव की ओर देखा जिसने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे समझ नहीं आया। मानव अभयारण्य अचानक दानव जाति के यूनिक एरोस क्षेत्र पर हमला क्यों करना चाहता है? किंग जुआन ने संदेह से पूछा। पियाओ बाई बाई ने बताया, क्योंकि शैतान शहरों पर अन्य हमले दिखाती हैं। यही कारण है कि उन्होंने तेजी से इकट्ठा होने का आदेश जारी किया। शैतानों पर लगाम लगाते हुए हम तेजी से यूनिक अराजकता क्षेत्र पर हमला करेंगे और राक्षसों को पकड़ लेंगे। वांग ये ने कहा, मनुष्य इस समय बहुत बड़े नुकसान में है। दानव जाति और शैतान जाति एक साथ काम कर रहे हैं और उनके पास एक ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञ है जो लाइन पकड़ रहा है।
अगर हम सामान्य रूप से लड़ते रहे तो हम निश्चित रूप से हारेंगे। मौत से बचाव करना सिर्फ समय की बर्बादी है। केवल हमला करने से ही हमें जीवित रहने का मौका मिलेगा। राक्षस जाति और शैतान जाति के बीच गठबंधन उतना स्थिर नहीं है। स्पष्ट रूप से कहें तो वे सभी अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा शैतान जाति स्वभाव से स्वार्थी है। अगर हम राक्षस जाति को अपने साथ खींचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो यह कहना मुश्किल है कि शैतान जाति कैसे प्रतिक्रिया करेगी। जियान युयान ने धीरे से कहा, राक्षस जाति का उन्मूलन होना चाहिए। किंग जुआन गहरी सोच में था। यूनिकैरोस क्षेत्र क्यों? वेन हैरान थी। यह राक्षस जाति के सर्वोच्च द्वारा परिष्कृत एक अराजकता क्षेत्र है। क्या उस शुभ अराजकता क्षेत्र पर हमला करना आसान नहीं होगा जो राक्षसों ने ब्रह्मांडीय जानवरों से लिया था? इस बार मानव अभयारण्य का हमला इतना आसान नहीं है, वांग ये ने गंभीरता से कहा। वे 10 साल से इसकी योजना बना रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत प्रयास किया होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि वे पहले से ही राक्षस जाति की दास्ता ब्रह्मांडीय जानवर दौड़ के साथ सेना में शामिल हो गए हैं ताकि उन्हें शुभ अराजकता क्षेत्र को वापस लेने में मदद मिल सके। यूनिकैरोस क्षेत्र के लिए इसमें इच्छाशक्ति के कई सहज महान पद शामिल हैं। यह साधना का खाली हिस्सा है जिसकी मनुष्यों को तत्काल आवश्यकता है। एक बार जब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो यह न केवल इच्छाशक्ति के हमारे महान पद को समृद्ध करेगा बल्कि हम दानव जाति को भारी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और दो महान जातियों को विभाजित कर सकते हैं। बेशक यह वही है जो सतह पर देखा जा सकता है। वांग ये की आंखें उज्ज्वल थीं। अंधेरी लहरें बढ़ रही हैं। वास्तविक स्थिति हम जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। मानव अभयारण्य शायद कुछ योजना बना रहा होगा। यूनिकैरोस क्षेत्र दानव जाति के 8 विशाल अराजकता क्षेत्रों में से एक था। आदरणीय जिनकुई के नेतृत्व में वांग ये और अन्य लोग दायरे से बाहर पहुंचे। एक विशाल स्वर्णिम ऊर्जा ने क्षेत्र को घेर लिया। चारों ओर देखने पर पता चला कि वह स्थान विभिन्न गुटों के विशेषज्ञों से भरा हुआ था। अकेले 10 से अधिक भिक्षुक थे। नेता एक काले बालों वाला व्यक्ति था जिसकी पीठ पर स्वर्गीय दाव सेन खजाना करीबान था। उनका साइड प्रोफाइल ठंडा और दबंग था और उनकी आंखें गहरी और अंधेरी थीं। आदरणीय प्राचीन गड़गड़ाहट। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उन्हें युआनलाई शहर की रक्षा नहीं करनी थी? क्या होगा यदि शैतान जाति ने अराजकता का फायदा उठाकर युआनलाई शहर पर फिर से हमला किया? क्या प्राइमर्डियल स्टार इसका सामना कर पाएगा? ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षक यहाँ नहीं है और वेनेरेट प्राइमल भी आसपास नहीं है। वांग ये ने चारों ओर देखा। आदरणीय प्राचीन के अलावा उनके पास केवल आदरणीय जिनकुई और आदरणीय पीपा थे। बाकी अन्य सर्वोच्च गुटों से थे। कुछ अन्य शक्तिशाली श्रद्धेय जैसे द्वितीय वरिष्ठ बहन वेनेरेट जुआन, वेन रू के शिक्षक वेनेरेट नरसंहार, जियान युयान के शिक्षक वेनेरेट बाइलो और अन्य यहाँ नहीं थे। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रिमोर्डियल स्टार के वेनेरेट्स की युद्ध कौशल हमेशा शीर्ष पर रही थी। युद्ध छिड़ने के बाद मुख्य क्षेत्र की ओर न जाए। जातियों के बीच युद्ध में अपनी जान बचाते हुए दुश्मन को कैसे मारना है यही ज्ञान है। आदरणीय जिनकुई की आवाज धीमी थी। समझा, सभी ने जवाब दिया। एक बार जब युद्ध छिड़ गया तो सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा। आदरणीय जिनकुई के पास उनकी रक्षा करने का समय नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी सुरक्षा अर्थहीन थी। असली मुकाबला सबसे अच्छा सबक था। वे ब्लैक होल स्तर पर थे इसलिए उनके पास अभी भी गलतियां करने का मौका था। वांग ये, आप युआनलाई शहर की लड़ाई में कैसे बचे? पियाओ बाई बाई ने उत्सुकता से पूछा। ताकरा, वांग ये के मुंह का कोना हिल गया। वह संभवतः अन्य चार को यह नहीं बता सका कि वह अंतरिक्ष आयाम में छिपा था और केवल गुप्त हमले करता था। यह बहुत शर्मनाक होगा। प्रभावशाली किंग जुआन ने उसे शाबाशी दी। उतावले मत बनो। यदि आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकते तो दौड़ें। हमारी युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा शाश्वत जीवन रूप है। वांग ये ने कहा। अगर हम गलती से हाई डायमेंशन लॉर्ड्स या सॉवरेन वेनेरेट्स से सामना करते हैं तो 5 दिशाओं में टेलीपोर्ट करें और भाग जाएं। मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। किंग जुआन बहुत ईमानदार था। मैं भी नहीं जानता कि कैसे, वेन रॉ ने कहा। मैं वेन रॉ को अपने साथ लाऊंगा। वांग ये ने पियाओ बाई बाई की ओर देखा। किंग जुआन मेरे साथ आएंगे। स्थानिक उपलब्धियों के मामले में जियान युयान मुझसे नीचे है। पियाओ बाई बाई हंसी। ठीक है। वांग ये के 5 लोगों के समूह ने तुरंत कुछ योजनाओं पर चर्चा की और एक रणनीति तैयार की। यह युआनलाई शहर की लड़ाई से अलग था। इस बार वे हमलावर पक्ष थे और भावना बिल्कुल अलग थी। वे शैतानों की मदद करने वाली राक्षस जाति को बेरहमी से मार डालेंगे। अधिक से अधिक मानव विशेषज्ञ स्वयं युद्ध क्षेत्र में एकत्र हुए। अधिकांश शाश्वत स्तर पर या उससे ऊपर थे। बहुत कम अमर जीवन रूप थे। ब्लैक होल लाइफ फॉर्म और भी कम थे। वहां केवल वांग ये का 5 लोगों का समूह, निजुए का 5 लोगों का समूह और चुल लैंग का 5 लोगों का समूह था। अचानक बज एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। भले ही वह स्वर्णिम ऊर्जा द्वारा संरक्षित था, वांग ये अभी भी कांप रहा था। अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र और आभासी अंतरिक्ष क्यूब्स ने तुरंत यूनिकैरोस क्षेत्र को घेर लिया। टकराना, टकराना, टकराना। ये धमाके टाइपिंग कीबोर्ड की तरह थे। ये नई अराजकता क्षेत्र के हर कोने में हमलों की गूंज सुनाई दी। कैरोस संत खजाना, मानव विशेषज्ञ का उच्चतम स्तर का खजाना। मारना। आभासी मानव सम्राट, मानव जाति के 4 सर्वोच्चों में से एक। वांग ये ने आह भरी। यह पता चला कि वे अकेले नहीं थे। दहाड़, यूनिकैरोस क्षेत्र में एक 3 सिर वाला पवित्र शेर दिखाई दिया। इसकी नीली आंखों ने अराजक संत खजाने की शक्ति का विरोध करने के लिए अराजकता क्षेत्र की ऊर्जा एकत्र की। असीम ऊर्जा का अविराम विस्फोट हुआ। स्वर्गीय दाव संत खजाने ने, जिसने अराजकता क्षेत्र की सारी शक्ति एकत्र कर ली थी, सर्वोच्च के शोधन के तहत अपनी उच्चतम श्रेणी की पूर्ण शक्ति को उजागर किया। डिंग। एक स्पष्ट झंकार सुनाई दी और वांग ये ने देखा कि उनके चारों ओर की सुनहरी ऊर्जा गायब हो गई थी। यूनिकैरोस क्षेत्र में एक औपचारिक पोशाक में एक कुलीन महिला की छवि दिखाई दी। चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी हर हरकत खूबसूरत थी। आसमान से सोने के सिक्कों की बारिश हुई और तुरंत 3 सिर वाले पवित्र शेर को घेर लिया। सोने के सिक्के उसके शरीर पर गिरे और उसमें जल गए। 3 सिरों वाले पवित्र सिंह ने एक दर्दनाक दहाड़ निकाली। इसकी शक्ति आभा ऐसे टिमटिमा रही थी मानो इसे सील कर दिया गया हो और यह हिल न सके। कॉस्मिक बैन, एलिगेंट क्वीन। क्या 2 सर्वोच्च लोग अराजकता के दायरे को खत्म कर सकते हैं? वांग ये थोड़ा चिंतित थे। यह लगभग सबसे मजबूत युद्ध कौशल था जिसे मनुष्य इस समय प्रदर्शित कर सकता है। हालांकि सर्वोच्च द्वारा परिष्कृत विशाल अराजकता क्षेत्र द्वारा प्रदत्त शक्ति और एक संप्रभु आदरणीय द्वारा परिष्कृत शक्ति के बीच अंतर बहुत बड़ा था। संघर्ष करते हुए, चिल्लाते हुए, विस्फोट करते हुए, 3 सिरों वाला पवित्र शेर उग्र और अडिग था। इसने अराजकता क्षेत्र के स्वर्गीय दाव सेन खजाने की शक्ति को नियंत्रित किया और इसकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी। इसे मरने में कोई झिझक नहीं हुई। अचानक एक ड्रैगन भाला आसमान से गिरा। भयानक हमले ने विशाल और दबंग 2 अराजक संत खजानों को भेद दिया। जी। इसने 3 सिर वाले पवित्र सिंह को छेद दिया। वध का अनंत संसार, वध सम्राट। आभासी ग्रिड के विस्फोट से असीम सुनहरी रोशनी चमक उठी। यूनिकैरोस क्षेत्र की ऊर्जा हिंसक रूप से हिल गई और अराजकता की ऊर्जा नष्ट हो गई। यहाँ तक कि सर्वोच्च द्वारा परिष्कृत की गई रक्षा भी इस क्षण में बिखर गई। मानव जाति के 3 शीर्षस्थ विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। अभी भी एक तीसरा विशेषज्ञ है। यह पागलपन है। वांग ये हैरान था। यह अविश्वसनीय था। मानव जाति के 4 सर्वोच्चों में से ज्वाला को छोड़कर शेष 3 सभी मौजूद थे। यह सब यूनिकैरोस क्षेत्र को जीतने के लिए नहीं, वे राक्षस जाति को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। आभासी मानव सम्राट के अराजक संत खजाने को तितर-बितर होते देख वांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। वह दूर से अन्य 3 मानव विशेषज्ञों की शक्तिशाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मानव अभयारण्य पागल हो गया था। किसी को भी अंदर आने या जाने की इजाजत नहीं थी। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक पक्ष पूरी तरह से हार नहीं जाता। मनुष्य इस युद्ध का उपयोग राक्षस जाति को भयभीत करने के लिए करना चाहते थे। जाना, आदरणीय प्राचीन की आभा बादलों में उड़ गई। उसकी सुरीली और विस्मयकारी आवाज योद्धाओं को आक्रमण करने का संकेत देने वाले हॉर्न की तरह थी। उस पल में मानव विशेषज्ञ उल्काओं की तरह यूनिकैरोस क्षेत्र में पहुंचे। वांग ये और उनके 5 लोगों का समूह भावनाओं से अभिभूत होकर भावुक मानव सेना के पीछे पीछे चल रहा था। मानव विशेषज्ञों की 3 सेनाएं तुरंत नीचे उतरी। इस समय 3 सिरों वाले पवित्र सिंह को उसके सिर के शीर्ष से छेद दिया गया था। उसका फर अस्त व्यस्त था और वह उग्र था।
समय समय पर उसके शरीर पर तराजू की तरह सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी जो उसे मजबूती से अपनी जगह पर बंद कर देती थी। जैसे ही डोमेन ने सब कुछ नियंत्रित किया, वर्चुअल ग्रिड एक-एक करके नष्ट हो गए। यूनिकैओस क्षेत्र की लड़ाई शुरू हो गई थी। मार डालो, मानव विशेषज्ञों का मनोबल ऊंचा था और उनका प्रभुत्व आसमान तक पहुंच गया। वांग ये और उनके समूह ने यूनिकैओस क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया। पियाओ बाई बाई और किंग जुआन उच्च आत्माओं में थे। वध की अवस्था में प्रवेश करते ही वेन राव की आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। यूनिकैओस क्षेत्र में हत्या के इरादे का उसका मार्ग और भी अधिक शक्तिशाली था और उसकी युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ गई थी। जियान युयान प्राउड बोन तलवार पर खड़ी थी, उसकी तलवार का इरादा छलक रहा था। जल्द ही दानव अमर जीवन रूप उनके सामने प्रकट हुए। अमृतसर के ब्रह्मांड के जानवर आकाश जितने ऊंचे थे और उनके तराजू सर्वोच्च खजाने जितने मोटे थे। उनकी रक्षा चौंकाने वाली थी और उनकी मूल ऊर्जा असीमित थी। ब्रह्मांडीय पशु रक्तरेखा को सक्रिय करने के बाद उनके पास ऐसे शरीर थे जो उनके पूर्वजों से कमतर नहीं थे, साथ ही विशेष रक्तरेखा क्षमताएं भी थीं। वह आग की उत्पत्ति लावा की तरह जलने लगी। स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली शरीर और मजबूत जीवन शक्ति के साथ वे करीबी मुकाबले से निडर थे। जैसे ही पियाओ बाई बाई ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ा, वह बड़े पैमाने पर आग की चपेट में आ गया। मूल ऊर्जा भड़क उठी। हाँ, यह इतना आसान नहीं है। पियाओ बाई बाई काफी मजबूत था और वह बड़ी फुर्ती से चकमा दे गया। उन्होंने अमृतसर के ब्रह्मांड जानवरों को मारने के लिए उच्च आयामी तलवार तकनीक का उपयोग किया जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों से मार्शल एक्सट्रीम डोजो में सीखी थी। वाह वाह वाह! जिस क्षण जियान युयान ने अपनी तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया, उसने अपनी तलवार साधक क्षमता का प्रदर्शन किया। वह अपने सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने प्राउड बोन तलवार के साथ चरम अनुकूलता पर पहुंच गई थी, जिससे उसे अपनी इच्छानुसार उच्च श्रेणी की उच्च आयामी तलवार तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति मिली। तलवार की राह में उनकी प्रतिभा चरम पर कही जा सकती है, विशेषकर इसलिए कि अन्य पहलुओं में भी उसकी उपलब्धियां कमजोर नहीं थीं। समय और स्थान विकृत हो गए और डोमेन फैल गया। ची ची ची! जियान युयान ने अकेले ही 3 अमृतसर के ब्रह्मांड जानवरों से लड़ाई की। बूम बूम! वेन रॉ और भी अधिक दबंग थी। यूनिकैओस क्षेत्र उसका घरेलू मैदान था। आदरणीय झूलू की शिष्या बनने के बाद न केवल उसकी करीबान और तलवार और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी, बल्कि वह शीर्ष श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना उपकरणों के एक सेट और 2 सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना हथियारों से लैस थी। उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत थी। वांग ये के सभी साथी मजबूत हो गए थे, लेकिन वह अभी भी सबसे मजबूत था। बूम! वांग ये ने एक हाथ में स्प्लिटर सेबर और दूसरे हाथ में हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर पकड़ रखा था। पहले मारो! अतुलनीय रूप से दबंग हमलों के साथ उसने एक अमृतसर के ब्रह्मांड जानवर का सामना किया। उनकी शक्तिशाली काया ने सीधे प्रतिद्वंद्वी की रक्षा पंक्ति को भेद दिया। पिताजी! आत्मविश्वास का अमृतसर के ब्रह्मांड जानवर ने एक शोकपूर्ण रोना जारी किया। उसकी आत्मा कांप उठी और वह तुरंत राख में बदल गया। भले ही ब्रह्मांड में मूल शरीर जानवरों के शरीर अन्य अमर जीवन रूपों से कहीं अधिक थे, वे अपने ब्रह्मांडीय जानवर वंश को सक्रिय करने के मार्ग पर चले, जिसने उनकी आत्मा की ऊर्जा को परिवर्तन के मार्ग पर चलने वाले अमर स्तर के राक्षस राजाओं से हीन बना दिया। 5वीं डिग्री के अमर को मार डाला। विकास बिंदुओं के लिए प्राप्त। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह बहुत कम था। उन्हें इन अल्प विकास बिंदुओं की परवाह नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसके साथी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कोई खतरा नहीं था। वांग ये ने जल्दी से आगे एक शाश्वत जीवन रूप पर ताला लगा दिया। वह प्रकाश की धारा में बदल गया और टेलीपोर्ट हो गया। प्रतिद्वंद्वी उससे 2 दायरे ऊपर था। भले ही उसने प्रथम डिग्री शाश्वत को मार डाला, फिर भी उसे 400 विकास अंक प्राप्त होंगे। तुम सब आक्रमण करो। इन शापित मनुष्यों को मार डालो। उनका मांस खाओ। उनका खून पी लो। शाश्वत स्तर के राक्षस हुआंग बुइंग ने गुस्से में दहाड़ते हुए अमर स्तर के ब्रह्मांड के जानवरों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। झपट्टा मारना। समय और स्थान बदल गया। स्थानिक ताला उतर आया और एक शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया। एक शाश्वत स्तर का मानव, शाश्वत स्तर के दानव हुआंग बुइंग की एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी। बिजली के बोल्ट छोड़े गए और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अंतरिक्ष में विलीन हो गई। पूरा डोमेन हिल गया और वांग ये की आकृति सामने आ गई। ब्यूइंग की भयभीत अभिव्यक्ति इस तरह शांत हो गई मानो उसे भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। उसकी पतली आंखें सिकुड़ गईं और उसके पंजों पर भयानक बिजली के गोले दिखाई देने लगे। लेकिन अचानक उनके हाव-भाव में भारी बदलाव आ गया। उसके पीछे वांग ये कहीं से प्रकट हुआ और भयानक दोहरी करीबान रोशनी दिखाई दी। ब्यूइंग की तेज आवाज गूंज उठी क्योंकि बिजली की उत्पत्ति ने उसकी रक्षा की। हालांकि भयानक शक्ति को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सका। यह स्वर्ग के प्रकोप के समान था। सर्वोच्च श्रेणी का सहज सर्वोच्च खजाना। ब्यूइंग ने देखा कि दुष्ट करीबान ने हर चीज को काट डाला। एक शक्तिशाली शक्ति संघनित हुई और मूल शक्ति आकाश से उतरते ही विस्फोटित हो गई। धमाका धमाका धमाका! उसके सुरक्षात्मक खजाने एक के बाद एक बिखरते गए और उसकी वंशावली टूट गई। इतना भयानक ब्लैक होल स्तर का मानव कैसे हो सकता है? ब्यूइंग बहुत डरी हुई थी। भागने की कोशिश में उसने स्पेस टाइम को घुमा दिया, लेकिन वह कसकर बंधा हुआ था। जब उसने इस भयानक मानव की करीबान से अपना सिर चीरते हुए देखा तो उसकी क्रूर आंखें खून से लाल हो गईं। एक तेज चीख के साथ ब्यूइंग ने पुनर्जीवित होने के लिए अपनी मूल ऊर्जा एकत्र की। अचानक उसकी टूटी हुई आत्मा से एक चीरने वाला दर्द निकला और वह दर्द से करा उठा। पिंग! तुरंत नष्ट हो गया। द्वितीय डिग्री शाश्वत को मार डाला। 800 विकास अंक प्राप्त किए। विकास बिंदु 809.8 1609.8। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग ये हवा में खड़ा था, उसकी आंखें तेज और जोश से भरी थीं। युद्ध क्षेत्र, वह वापस आ गया था। शुभ अराजकता क्षेत्र मूल रूप से ब्रह्मांडीय पशु जाति के 5 महान अराजकता क्षेत्रों में से एक था। अब यह राक्षस जाति के 8 अराजकता क्षेत्रों में से एक था। जैसे ही मनुष्यों ने यूनिकैओस क्षेत्र पर हमला किया, युद्ध का बिगुल बज गया। बूम बूम! सुप्रीम बीस्ट किंग कैलोस आग की तरह लाल था। यह अराजकता की ऊर्जा से ढका हुआ था और इसकी विनाशकारी शक्ति असीमित थी। इसे किसी स्वर्गीय दाव संत खजाने या अराजकता संत खजाने की सहायता की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह स्वयं असीमित अराजकता ऊर्जा वाला एक संत खजाना था। इसने प्रचंड विनाश किया और इसमें अंतहीन युद्ध कौशल था। दहाड़, विशाल पंखों ने आकाश को ढक लिया और हवा गरजने लगी। सर्वोच्च जानवर राजा कामाई ताची अवतरित हुए। इसका जन्म आदिकालीन अराजकता में हुआ था और यह क्रूर और भयानक दिखता था। लड़ाइयों और हत्याओं ने इसे बेहद उत्तेजित कर दिया था और हत्या का आनंद उत्साहवर्धक था। बाईं ओर अराजकता और दाईं ओर कामाई के साथ उन्होंने शुभ अराजकता क्षेत्र पर हमला किया। दरार, कहे, खजाने की आवाज, साथ में एक बच्चे की आवाज ने आकाश को हिला दिया। एक अन्य सर्वोच्च जानवर राजा ग्लूटन एक के बाद एक राक्षसों को निगल रहा था। इसमें एक भेड़ का शरीर और एक इंसान का चेहरा था, बाघ के दांत और मानव पंजे थे। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने शिकार के साथ खिलवाड़ करने में मजा आ रहा है। 3 सर्वोच्च जानवर राजाओं के पीछे अनादि जानवर और साधारण भयंकर जानवर बड़ी संख्या में शाश्वत और अमर स्तर के ब्रह्मांडीय जानवरों का नेतृत्व करते हुए उतरे। ब्रह्मांडीय पशु जाति में दिव्य जानवरों को मारना पसंद नहीं था। इसके विपरीत खूंखार जानवरों की नियति लड़ना और मारना था। दानव जाति द्वारा दिए गए भारी प्रहार को झेलने के बाद ब्रह्मांडीय जानवरों ने अंततः सब कुछ छोड़ने से पहले लंबे समय तक खुद को रोके रखा था। सभी नई और पुरानी शिकायतों के बावजूद उनका रिश्ता असंगत था। चरम दानव क्षेत्र दानव जाति का सबसे बड़ा अराजकता क्षेत्र था। आभासी परिषद में सर्वोच्च दानव देवताओं का एक समूह एकत्र हुआ। माहौल इतना भारी था कि ऐसा लग रहा था कि आभासी दुनिया ढहने वाली है। धिक्कार है इंसानों, हर कर्ज का अपना मालिक होता है। हम राक्षस जाति ने उन्हें नाराज नहीं किया तो हम पर हमला करने का क्या मतलब है? संक्षारक लपटों का दानव देवता क्रोधित था। वे ताकतवरों से डरकर सिर्फ कमजोरों को धमका रहे हैं। यह और क्या हो सकता है? दानव देवता टेंटेल्स ने उपहास किया। मनुष्य हमें चेतावनी दे रहे हैं। उनमें हमें नीचे खींचने की क्षमता है। अगर वे मर गए तो हमारा समय भी अच्छा नहीं बीतेगा। इंसान अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। डरने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मांडीय जानवर हमारे असली दुश्मन हैं। शैतान जाति ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रह्मांडीय जानवर मनुष्यों के साथ सहयोग नहीं करेंगे। दानव भगवान मेलिशियस ने गहरी आवाज में कहा। मनुष्यों ने क्या किया?
क्या आप शैतानों की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जब हम पर हमला हो रहा था तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या योजना बना रहे हैं। दानव देवता सीरियस ने गुस्से से कहा। इंसानों ने बहुत मेहनत की है। दानव देवता स्काईस्फियर की आवाज गूंज उठी। असली और नकली के मिश्रण के साथ शैतान जाति भी जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करती है। इस बार न केवल मनुष्य तैयार होकर आए बल्कि दोनों पक्षों ने गुप्त रूप से अनगिनत बार तलवारें भी पार की। उनकी योजनाएं दूरगामी हैं। शैतान जाति पर भरोसा मत करो। अराजकता के 2 क्षेत्रों को सुदृढ़ करना अधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यक रक्षात्मक बलों के अलावा सभी क्षेत्रों की शेष सेनाओं को 2 अराजकता क्षेत्रों में जल्दी जाना चाहिए, विशेषकर यूनिकैलोस क्षेत्र। हम इसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूनिकैलोस क्षेत्र, फ्यूरीविल एरिया। माथे पर असुर रक्तरेखा का निशान वाला एक युवक मानव सिर और सांप के शरीर वाले एक युवक का सामना कर रहा था। उनके क्रोध के रास्ते एक अदृश्य लड़ाई की तरह टकराए। बहुत दिनों बाद धमाका, बहुत बड़ा भूकंप आया। असुर चिन्ह वाले युवक ने गर्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की और उसका खून बहने लगा। काफी नहीं, टेनमो ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा लाल हो गया और वह फिर से बैठ गया। भाई टेनमो के क्रोध के मार्ग में काफी सुधार हुआ है। मानव सिर और सांप के शरीर वाले युवक ने अपनी आंखें खोलीं। बाईवान, दानव जाति के हेवन विलेन बुकलेट में ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में नंबर 1 स्थान पर हैं। यह सब उस शापित इंसान वांग ये के कारण है। टेनमो की आंखें क्रूरता से भर गईं। क्रोध और अपमान ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की, जिससे मेरी इच्छाशक्ति के मार्ग में काफी सुधार हुआ। हालांकि मैं अभी भी भाई बाईवान से काफी दूर हूँ। मैं यूनिकैलोस क्षेत्र में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इच्छाशक्ति के पथ पर स्वाभाविक रूप से अच्छा हूँ। बाईवान मुस्कुराई। यह केवल इच्छाशक्ति का मार्ग नहीं है। अगर मैं अपनी प्रतिभा प्रदर्शित नहीं करता तो भी मैं ताकत के मामले में आपसे कमतर हूँ, टेनमो ने कहा। बाईवान मुस्कुराई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम राक्षस जाति एक शक्तिशाली वंशावली के साथ पैदा हुई है जो आपकी शैतान जाति से अलग है। यदि भाई टेनमो अपनी पूरी ताकत से विस्फोट करते हैं तो उच्च आयामी स्तर से नीचे कौन इसका सामना कर सकता है? टेनमो ने बहुत अच्छा महसूस करते हुए बिना भाव के सिर हिलाया। अचानक फ्यूरीविल क्षेत्र हिल गया। दानव जाति और शैतान जाति की शीर्ष ब्लैक होल स्तर की प्रतिभाओं के भाव बदल गए। कुछ तो हुआ है। बाईवान की आकृति एक पल में गायब हो गई। टेनमो ने फ्यूरीविल एरिया को भी तुरंत छोड़ दिया। पूरा यूनिकैलोस क्षेत्र अराजकता में था। अनगिनत ग्रिड शून्य में एकत्रित हो गए और फट गए। सुनहरे सिक्के उतरे और 3 सिर वाले संत शेर से आमने सामने टकरा गए। वे गतिरोध में थे। अचानक एक ड्रैगन भाला आकाश से उतरा और आकाश को छेद दिया। बूम! टेनमो की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। जाति युद्ध। मनुष्यों ने यूनिकैलोस क्षेत्र पर हमला किया था। जोर से अचानक टेनमो का दिल कांप उठा और उसकी बात जैसी आंखों में सदमे की झलक दिखी जो फिर अविश्वास और परमानंद में बदल गई। अभिशाप का गोला जल उठा था। इसका मतलब यह था कि जिस इंसान वांग ये ने उसे एक बार मार डाला था वह भी यही था। वांग ये, आइए देखें कि आप कहां भाग सकते हैं। जैसे ही उसने तेजी से टेलीपोर्ट किया, टेनमो की खून से सनी आंखें चौड़ी हो गईं। वह बदला लेना चाहता था। अराजकता के दायरे के किनारे पर। बूम! वांग ये ने एक और शाश्वत दानव सम्राट को सफाई से मार डाला। टीएसके आत्मा विष ने उसे नष्ट कर दिया। थर्ड डिग्री शाश्वत को मार डाला। 1200 विकास अंक प्राप्त किए। विकास बिंदु 3209.844009.8 पॉइंट। यह 5वां निम्नतर शाश्वत स्तर का राक्षस था जिसे उसने मारा था। वांग ये ने प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक दुनिया को निगल लिया और एक मध्यम श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाने के साथ-साथ 4 निम्न श्रेणी की शाश्वत कलाकृतियां प्राप्त की। उसे युद्ध का मैदान बहुत पसंद था। बात सिर्फ इतनी है कि आत्मा का जहर पर्याप्त नहीं है। वांग ये ने इन्वेंट्री को देखा। पेंटाग्राम महाद्वीप से उसने जो आत्मिक जहर प्राप्त किया था उसका अधिकांश हिस्सा युआनलाई शहर की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद वह जिस आत्मिक जहर का प्रयोग कर रहा था वह सब टेनमो द्वारा प्रायोजित था। लेकिन अब केवल 1/3 ही बचा था। मुख्य बात यह थी कि उनके लक्ष्य सभी अनंत जीवन रूप थे। उनकी आत्माओं को नष्ट करने की खपत अमर स्तर की आत्माओं को नष्ट करने के समान नहीं थी। उदाहरण के तौर पर तीसरे दर्जे के शाश्वत दानव सम्राट को लेते हुए जिसे उसने हाल ही में मार डाला था, इसने आत्मा जहर की 2 ट्यूबें पी ली थीं। मुझे इसे संयम से उपयोग करना होगा। जब मैं वापस आऊंगा तो देखूंगा कि क्या आत्मा के जहर का एक बैच प्राप्त करने का कोई तरीका है। वांग ये की आकृति चमकी और किंग जुआन के बगल में दिखाई दी। स्प्लिटर सेबर का ब्रह्मांडीय रहस्य प्रज्वलित हो गया और अमर स्तर के ब्रह्मांड जानवर के कवच को फाड़ दिया। हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर ने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में वार किया और पहला भंवर तेजी से घूम गया। वांग ये के शरीर में मूल शक्ति बाहर निकली और अनरिंगलेबल ब्रह्मांड जानवर के शरीर पर बमबारी की। चरण 6 की मूल शक्ति पर नियंत्रण 7 आदिम आत्माओं द्वारा प्रदत्त प्रचुर मूल शक्ति के साथ मिलकर हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर का ब्रह्मांडीय रहस्य पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। टकराना, टकराना, टकराना। विस्फोट पागलपन भरा था। भयानक शरीर और आश्चर्यजनक मूल ऊर्जा वाला अमर ब्रह्मांड जानवर मारा गया। किंग जुआन, जिसके हाथ में उसकी युद्ध कुल्हाड़ी थी, ने आश्चर्य भरी आंखों से वांग ये को देखा। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के दौरान वांग ये केवल उसके बराबर थे, लेकिन अब वह बहुत पीछे रह गया था। अंतर बहुत ज्यादा था। वांग ये ने जल्दी से काम पूरा किया और कटाई का एक दौर पूरा किया। पिंग अंदरिंग की प्रतिभा का उपयोग किया गया और उनके भौतिक शरीर की मूल शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उनके चरम पर बहाल किया गया। जियान युयान और अन्य 3 ने भी पुनर्प्राप्ति प्रकार की अमर जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक पौधों का सेवन किया। निरंतर उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों ने सभी को घायल और थका दिया था। आखिरकार वे अमर स्तर के राक्षसों और यहाँ तक कि शाश्वत दानव सम्राटों का भी सामना कर रहे थे। यदि वांग ये आसपास नहीं होते तो टीम बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। फिर भी दबाव बढ़ता रहा। राक्षसों की एक अंतहीन धारा आक्रमण करती रही। भले ही वे केवल अराजकता के दायरे के किनारे पर थे, लड़ाई अनवरत थी। पिंग दूरी में भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह हाई डायमेंशन लॉर्ड्स के बीच लड़ाई से आया है। अंतरिक्ष में बिखर गया और ऊर्जा आभा अव्यवस्थित हो गई। यह झटका बहुत बड़ा था। अनगिनत राक्षसों की आभा सुनामी की तरह फैल गई। झपट्टा मारना। जियान युयान और अन्य 3 के भाव बदल गए। अच्छा नहीं, भागने की कोई जगह नहीं थी। अचानक स्थान बदल गया और वांग ये गायब हो गए। अन्य 4 थोड़ा स्तब्ध थे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, टाइम विल्ट लैब 4 भागों में विभाजित हो गया और उन्हें अंदर खींच लिया। गुप्त तकनीक, गायब आयाम। पिताजी, एक छोटा कण जो आसपास के स्थानिक उप उत्पत्ति के समान था, अनगिनत अराजक शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवरों द्वारा बनाए गए प्रवाह के बाद अन्य स्थानिक उप उत्पत्ति के साथ चला गया। छोटे अंतरिक्ष आयाम में जियान युयान और अन्य 3 अभी भी सदमे में थे क्योंकि उन्होंने वांग ये को अजीब तरह से देखा। तो क्या यह वह गुप्त कौशल है जिसने आपको युआनलाई शहर की लड़ाई में जीवित रहने की अनुमति दी? पियाओ बाई बाई ने थोड़ी देर बाद कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा कदम है, अगर इसका उपयोग किया जा सकता है तो यह एक अच्छा कदम है। वांग ये ने मिशन आत्मा कमांडर की जांच की। इसमें उनका स्थान और उनके द्वारा मारे गए राक्षसों की संख्या दर्ज की गई। वहीं यह नीजुए और चुल लैंग की टीमों के रिकॉर्ड से जुड़ा था। नीजो की टीम ने 2 सदस्यों को खो दिया है और चुल लैंग की टीम का सफाया हो गया है। वांग ये ने अपना सिर उठाया। हम वास्तव में ब्लैक होल्स में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन युद्ध की दौड़ में हम केवल महत्वहीन हो रहे हैं। जैसा कि आदरणीय जिन कुई ने कहा था, जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे मूल्यवान अनुभव भी है। उन चारों ने सिर हिलाया। अनुभव करने के बाद ही उन्हें पता चला। युद्ध के मैदान में उनके थोड़े से समय में ही उनकी मानसिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ गया था। शुरुआती उत्साह और घबराहट से लेकर सावधानीपूर्वक योजना बनाने और मौत तक लड़ने तक। जुनून के बाद अंतहीन दबाव था। वे हवा और बारिश में घास के एक तिनके की तरह थे, शतरंज की बिसात पर सबसे साधारण मोहरे की तरह असाधारण रूप से कमजोर थे। हालांकि यह अनुभव अविस्मरणीय था। भविष्य में यह उन्हें मजबूत बनने और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शुभ अराजकता क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया है। जियान युयान को खबर मिली। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है।
हालांकि ब्रह्मांडीय जानवर हमारे साथ सहयोगी नहीं होंगे, लेकिन वे बदला लेने का यह मौका नहीं चूकेंगे। पियाओ बाई बाई को भी खबर मिली। आइए नजर रखें। शैतान जाति ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मानव अभयारण्य के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता होना चाहिए। वांग ये का दिल द्रवित हो गया। उसने अचानक टाइम विल्ट लैब्स का इस्तेमाल किया और एक बंदर शाश्वत दानव सम्राट को अंदर खींच लिया। वानर सनातन दानव सम्राट हक्का बक्का रह गया। जियान युयान और अन्य तीन भी अवाक रह गए। क्या वह टोरिया मकड़ी था? तुम क्या देख रहे हो? उसे काट दो, वांग ये चिल्लाया और लड़ने लगा। उनके साथियों ने तुरंत दुश्मन को घेर लिया। उसके विकास अंक 6000 से अधिक हो गए थे, जो एक नई ऊंचाई थी। वांग ये ने अपने फायदे और घात के सार का पूरा उपयोग किया। अपने 4 अन्य साथियों के साथ उनकी आक्रमण शक्ति चार्ट से बाहर थी। लगातार 3 शाश्वत राक्षस सम्राटों को मारने के बाद उसने बहुत कुछ हासिल किया था। पहले जीवित रहो, फिर शत्रु को मार डालो, जियान युयान बुदबुदाया। पियाओ बाई बाई ने उसकी ओर देखा। वह एक परी थी, लेकिन वह वांग ये जैसी बनने वाली थी। वह अलग था। वह अब भी राक्षस जाति से आमने सामने लड़ना चाहता था। लेकिन फिर वांग ये का कदम वास्तव में उपयोगी था। अराजक युद्ध के मैदान में जब तक कोई जानबूझकर खोज नहीं करता, इतने छोटे अंतरिक्ष आयाम को खोजना बहुत मुश्किल था। उन्हें बाद में वांग ये से यह गुप्त तकनीक सीखनी चाहिए। अचानक धमाका, एक विशाल शक्ति उन पड़ी और तुरंत छोटे अंतरिक्ष आयाम में विस्फोट हो गया। वे फिर से अराजक युद्ध क्षेत्र में वापस आ गए थे। शैतान जाति के युवाओं की आभा आसमान तक पहुंच गई। हवा में तैरते हुए उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। मरो वांग ये। टेनमो गुस्से में था। झपट्टा मारना। असुर चिन्ह प्रज्वलित हो गया और टेनमो का सर्वोच्च रक्तपात तुरंत उजागर हो गया। तितर बितर वांग ये चिल्लाया। उनसे पहले नंबर 1 ब्लैक होल स्तर की शैतान जाति की प्रतिभा के पास सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिभा थी। एक बार जब दूसरे पक्ष ने इसका इस्तेमाल कर लिया, तो वह अकेले ही इससे निपट सकता था, लेकिन जियान युयान और अन्य लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। वाह वाह, चारों समझ गए और जल्दी से तितर बितर हो गए। उन्होंने पहले ही रणनीति पर चर्चा कर ली थी। इसके अलावा उन्हें वांग ये पर भरोसा था। गर्जन, अत्यधिक दर्द सहते हुए टेनमो की आंखें खून से लथपथ हो गईं। उनके शरीर में असुर रक्त प्रवाहित होने लगा और उनका भौतिक शरीर अधिक परिष्कृत हो गया। उसकी त्वचा के हर इंच में असीम मूल ऊर्जा छिपी हुई थी और रक्तलाल असुर चिन्ह और भी भयानक हो गया था। टेनमो के पीछे एक क्रूर असुर की छवि दिखाई दी। ओह, वांग ये को स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रतिद्वंद्वी में सुधार हुआ था। यह समझ में आया, आखिरकार प्रतिद्वंद्वी शैतान जाति का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एक बार उसके द्वारा मारे जाने के बाद उसे शायद शर्म महसूस हुई और उसने दोगुनी मेहनत की। इसके अलावा एक सर्वोच्च शिक्षक के मार्गदर्शन में यदि उसने 10 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की तो यह बहुत अपमानजनक होगा। मुझे आपको धन्यवाद देना है, वांग ये। टेनमो ने वांग ये को अहंकार और आत्मविश्वास से देखा। वह आप ही थे जिसने मेरी सबसे बड़ी क्षमता को बाहर कर दिया। आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आपको एक मानव मूर्ति में बदल दूंगा और आपको हमेशा के लिए सील कर दूंगा। बकवास काटो। जैसे ही वांग ये चिल्लाया, उसके जुड़वां करीपानों पर लौकिक रहस्य जगमगा उठे। टकराना टकराना टकराना। एक्सप्लोसिव पावर स्पेल और बर्निंग कॉस्मिक स्पेल को स्प्लेंडेड स्टार स्पेल के साथ तुरंत जारी किया गया। उनका शरीर, जिसे 7 आदिम आत्माओं द्वारा मजबूत किया गया था, उनकी मूल शक्ति के संचार के रूप में तेजी से बढ़ गया था। युआनलाई शहर की लड़ाई के दौरान की तुलना में उनका भौतिक शरीर बिल्कुल अलग स्तर पर था। यह अब अत्यंत शक्तिशाली था। तीव्र करीपान ऊर्जा तुरंत उतरी और 100 रिफाइन सेबर तकनीक का उपयोग किया गया। बूम। जब इंसान और शैतान करीब से लड़े तो हथियारों की भिड़ंत हो गई। 10 राउंड से भी कम समय में टेनमो स्तब्ध रह गया। अत्यधिक आश्वस्त होने से लेकर गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट करने तक और फिर अत्यधिक सदमे तक उसके शरीर में असुर रक्तरेखा को सीमा तक धकेल दिया गया था और उसका भौतिक शरीर अपने चरम पर था, लेकिन वह अभी भी वांग ये द्वारा दबाया गया था। यहाँ तक कि जिस शरीर पर उसे इतना गर्व था, उसे भी कोई लाभ नहीं मिल सका। वह शैतान जाति का सदस्य था जो अपने भौतिक शरीरों के लिए जानी जाती थी और प्रतिद्वंद्वी महज एक इंसान था। क्या हुआ? इन 10 वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत सुधार किया था। वह मजबूत उपकरणों के एक सेट और एक सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात सर्वोच्च खजाना करीपान में बदल गया। उसने खुद को उन सभी वस्तुओं से सुसज्जित कर लिया था जिनका वह कभी तिरस्कार करता था, पूरी तरह से सशस्त्र। लेकिन यह अंतर और भी बड़ा क्यों हो गया? असंभव। टेनमो की त्वचा और मांस फट गया था और उसका सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच टूट गया था। वांग ये के हमले प्रत्येक लहर के साथ और अधिक मजबूत होते गए। वे असीमित थे। विशेष रूप से उसके विशाल हथियार से निकले भंवरों ने भारी मात्रा में मूल शक्ति पैदा की और सब कुछ नष्ट कर दिया। कष्ट, काला खून बह निकला। टेनमो की आंखें खून से लथपथ थीं और उसके दिल में अपमान और अनिच्छा उमड़ पड़ी थी। क्रोध के मार्ग ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वह इस इंसान से दोबारा कैसे हार सकता है? आइए इसे खत्म करें। वांग ये के बाएं हाथ में सिल्वर एंड थंडर सेबर बना। प्रचंड बिजली ने टेनमो को घेर लिया और कॉस्मिक एनर्जी मैजिक बॉल जारी हुई। बाहर निकली ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने एक शक्तिशाली बिजली और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया। वांग ये का सिल्वर एंड थंडर सेबर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने टेनमो की रक्षा को चकनाचूर करने के लिए सबसे सरल हमले का इस्तेमाल किया। उसके दाहिने हाथ में मौजूद हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर ने एक दूसरा भंवर छोड़ा जो तेजी से घूम गया। उसके शरीर में मूल शक्ति ने संघनित होकर टेनमो पर हमला किया। एक झटका। वांग ये लड़ने की भावना से भरे हुए थे। हाँ, टेनमो में काफी सुधार हुआ था, लेकिन वह था जो और भी मजबूत हो गया था। बूम। वांग ये के हिंसक हमले ने टेनमो के आत्मसम्मान को एक बार फिर तोड़ दिया। अगले ही पल एक अदृश्य और दबंग शक्ति ने टेनमो की रक्षा की। बकवास। वांग ये ने तुरंत स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। यह बेशर्म प्रतिभा फिर। पा पा पा। टेनमो से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसी समय उनकी चोटें ठीक हो गईं और उनका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें रक्तलाल और जंगली थीं और उसकी विशाल आभा सर्वोच्च के अवतरण की तरह थी जो सब कुछ कुचल रही थी। सर्वोच्च प्रतिभा, सर्वोच्च अनुबंध। तुम कहां भाग रहे हो? टेनमो ने अंतरिक्ष के अंतिम पथ, स्थानिक अनुवाद का उपयोग किया। झपट्टा मारना। वह तुरंत वांग ये के सामने आ गया। बूम। दबंगों का हमला उतरा। वांग ये इंस्टेंट क्लाउड शटल में गायब हो गया और 8 अलग-अलग दिशाओं में टेलीपोर्ट करने से पहले तुरंत 8 हिस्सों में बंट गया। टेनमो थोड़ा चौंका। दुनिया को नियंत्रित करते हुए 2 इंस्टेंट क्लाउड शटल टूट गए, लेकिन वांग ये का कोई निशान नहीं था। तुम भाग नहीं सकते। टेनमो की खून से सनी आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसका फिगर गायब हो गया। भागो। इसे सामरिक पलायन कहा गया। वांग ये को पिछली बार टेनमो के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से तैयार थे। सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सामना करने के लिए उसे कम से कम एक हाई डायमेंशन लॉर्ड की युद्ध क्षमता की आवश्यकता होगी। अब उसे समय के लिए रुकना पड़ा। भौतिक शरीर की अपनी सीमाएं थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेनमो कितना मजबूत था, उसके पास केवल निम्न आयामी ब्लैक होल स्तर का शरीर था। सर्वोच्च अनुबंध अधिक समय तक नहीं चल सका। जब तक वह इसे समय समाप्त होने तक खींच सकता है, यह प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु होगी। बस मामले में वांग ये ने यूनिक उस क्षेत्र में गहराई से टेलीपोर्ट किया जहां लड़ाई तीव्र थी। हालांकि यह बहुत खतरनाक था, यह सापेक्ष था। वह खतरे में होगा, लेकिन टेनमो भी। भौतिक शरीर की सहनशक्ति सीमा के अलावा सर्वोच्च अनुबंध में ऊर्जा सहनशक्ति सीमा भी थी। यदि कोई युद्ध में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है, तो इससे सर्वोच्च अनुबंध की अवधि भी कम हो जाएगी। चलो, अगर वह मौत से डरता, तो वह वांग ये नहीं होता। अधिक से अधिक वह बस अपनी आंखें बंद कर सकता था और प्राइमर्डियल स्टार को पुनर्जीवित कर सकता था। यह वांग ये ने एक परिचित ब्लैक होल स्तर की आभा को महसूस किया और टेलीपोर्ट किया। कॉस्मिक बैंक की 5 लोगों की टीम अब घटकर 3 रह गई है, अर्थात निजुए, जो कियांदाई और शिलेई। और वे घायल हो गए। जब उन्होंने वांग ये को देखा तो वे सभी दंग रह गए। जो कियांदाई के सुनहरे बाल थोड़े अस्त-व्यस्त थे, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उसने खुशी से वांग ये का स्वागत किया। वांग ये। निजो ने दोनों की ओर देखा, एक प्रश्न चिन्ह धीरे-धीरे उसके सिर पर दिखाई देने लगा। कियांदाई का वांग ये के इतने करीब हो गई। सावधान रहें, टेनमो पास ही है। वांग ये ने जो कियांदाई को दयालुतापूर्वक याद दिलाया। वह उसे देखकर मुस्कुराया और फिर दूर चला गया।
निजुए और अन्य दो ने वांग ये के शब्दों से भ्रमित होकर एक दूसरे को देखा। उसका क्या मतलब है, जो कियांदाई को समझ नहीं आया। चेतावनी, शीले की आवाज ठंडी थी। निजुए ने अहंकार से अपना सिर उठाया। वह हमें नीची दृष्टि से देख रहा है। अगर वांग ये टेनमो को मार सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मैं प्रतिस्पर्धा के लिए टेनमो को ढूंढने ही वाला था। मैं टेनमो को मार डालूंगा और अपनी ताकत साबित करूंगा, फिर ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। चल दर। एक क्षण बाद वे चले गए। वांग ये ने मिशन आत्मा कमांडर पर नजर डाली। निजुए की 3 लोगों की टीम शांतिपूर्वक चली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि वे काफी मजबूत थे। तीनों टीमों के बीच हुई प्रतियोगिता में फिलहाल वे मिशन पॉइंट के मामले में पहले स्थान पर हैं, जबकि उनकी टीम दूसरे स्थान पर है। इसका मुख्य कारण यह था कि वे शुरुआती चरणों में अधिक सावधान थे, यूनिकैरोस दायरे के किनारे पर रहते हुए। वे कितने बहादुर थे, यह सोचने के लिए कि वे सीधे अराजकता के दायरे के गहरे हिस्सों में चले गए। वे टेनमो के विरुद्ध भी निडर थे, जिस पर वर्तमान में एक सर्वोच्च का कब्जा था। और फिर वे मारे गए। मेरे पास अभी भी वेनेरेट जिन कुई से होने वाले मुनाफे का 10% है। मुझे कड़ी मेहनत करनी है। हम टेनमो कहा है, मैं एक बहुत बड़ा जीवित व्यक्ति हूँ, लेकिन उसने वास्तव में मुझे खो दिया। आइए अभी उसके बारे में चिंता न करें। वांग ये ने लक्ष्यों को खोजने के लिए गहराई से टेलीपोर्ट करना जारी रखा। अराजकता के दायरे में मानव और दानव विशेषज्ञों ने अंतहीन संघर्ष किया। युद्ध और भी तीव्र होता जा रहा था। कितना दृढ़ है, वांग ये ने आह भरी। वे जितनी गहराई तक गए, शीर्ष लड़ाकों के बीच लड़ाई उतनी ही तीव्र महसूस की जा सकती थी। भले ही मानव जाति के 3 सर्वोच्चों को पूर्ण लाभ प्राप्त था, दानव देवता पवित्र शेर अभी भी एक हताश लड़ाई लड़ रहा था। अराजकता क्षेत्र की विशाल ऊर्जा के साथ यह अभी भी पराजित नहीं हुआ है। एक संप्रभु आदरणीय द्वारा परिष्कृत और नियंत्रित एक विशाल अराजकता क्षेत्र की तुलना में इसकी रक्षा और स्थायित्व बहुत मजबूत थे। हालांकि यह केवल समय की बात थी। जब तक राक्षसों का सुदृढ़ीकरण आभासी मानव सम्राट द्वारा स्थापित रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सकता। जैसा कि वह सोच रहा था, वांग ये को अचानक कुछ ही दूरी पर एक जोरदार ऊर्जा का एहसास हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। बैंग बैंग। टकराना। कंधे पर लंबे बाल और शास्त्रीय आकर्षण वाली एक महिला अकेले ही दर्जनों राक्षस विशेषज्ञों से लड़ रही थी। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वांग ये को लुभाया गया। सुरक्षा की भावना। यह सोचने के लिए कि उसे आदरणीय पीपा मिल गया है। वह प्राइमोर्डियल स्टार की 3 महान सम्मानित महिलाओं में से एक थी। लेकिन वह पीपा से क्यों लड़ रही थी? क्या वह कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं था? मानो उसके संदेह को भांपते हुए पूज्य पीपा की पतली उंगलियां धीरे से पीपा पर पड़ी। एक क्षण में एक मधुर धुन बज उठी। सुंदर लय एक अदृश्य धागे की तरह थी जो पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करती थी, जिससे इच्छाशक्ति में अंधाधुंध विनाशकारी कंपन पैदा होता था। वांग ये थोड़ा स्तब्ध था। अचानक उसके तारे के कोर में किलिंग बोन नीडल चमक उठी। ट्रिगर बिजली के बोल्ट की तरह था, जो उसे संगीत से पीछे खींच रहा था। वांग ये के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वह शत्रु के हाथों नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के हाथों ही मरा। उसने उसे याद किया, पूज्य पीपा। वे नहीं किए गए। वांग ये पीछे हटने ही वाला था कि उसने अचानक चिल्लाकर कहा, आदरणीय पीपा अभी भी राक्षस जाति के उच्च आयाम लॉर्ड्स के साथ लड़ रहे थे। संगीत उठता गिरता रहा, आत्मा को झकझोरता रहा। सबसे बाहरी परिधि पर कुछ अमर और शाश्वत स्तर के राक्षस स्तब्ध थे। वे जमीन पर जड़ जमाकर खड़े हो गए, जैसे कि वे भयभीत हो गए हों। वे अभी बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे। यह वांग ये की किलिंग बोन नीडल ने उसे जगाए रखा। उसकी इच्छाशक्ति दृढ़ थी, क्योंकि वह तेजी से अनंत दानव सम्राटों की ओर उड़ गया। यह एक ऐसा अवसर था जिसे चूकना नहीं था। हरक्यूलिस ब्लैक सोल सेबर ने 2 भंवरों को संघनित किया। मूल शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा संयुक्त हो गई और उसकी युद्ध कौशल तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। उसने एक ही बार से लक्ष्य का सिर से अलग कर दिया। बूम बूम बूम। मूल शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट हुआ और शाश्वत दानव सम्राट का शरीर चकनाचूर हो गया। वांग ये निर्णायक और तेज थे। जब आत्मा का जहर नीचे टपका, तो शाश्वत दानव सम्राट, जिसका मन और आत्मा पहले से ही भ्रमित थे, वास्तविकता में वापस आ गए और एक तीखी चीख निकाली। ची। वांग ये ने बेरहमी से जहर डाला। कष्ट। शत्रु की आत्मा तुरंत नष्ट हो गई। 5वीं डिग्री के शाश्वत को मार डाला। 2000 विकास अंक प्राप्त किए। 500 आधार अंक और 4 गुना गुणांक। उन्होंने अपना पहला मीडियम इटर्नल उतार लिया था। झपट्टा मारना। वांग ये रुका नहीं और वह जितनी तेजी से हो सकता था, वैसा ही करते हुए दूसरे शाश्वत दानव सम्राट के पास चला गया। दूसरा। 4वीं डिग्री वाले शाश्वत को मार डाला। 1600 विकास अंक प्राप्त किए। बुरा नहीं है। झपट्टा मारना। वांग ये ने तुरंत अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर लिया। वाह, यह बहुत आसान था। आदरणीय पीपा सचमुच सुंदर और दयालु थे। जी। दूसरा। वांग ये के विकास अंक 10000 से अधिक हो गए, क्योंकि उन्होंने एक और शाश्वत दानव सम्राट को हरा दिया। उसने अपनी बची हुई आत्मा को विष की ओर देखा। यद्यपि पूज्य पीपा द्वारा डरे हुए राक्षसों को मारने से आत्मिक विष कम हो गया था, फिर भी उसका भंडार समाप्त हो गया था। वह अभी भी एक और को मार सकता है। वांग ये ने अंतिम लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। उसने टेलीपोर्ट किया और लक्षित शाश्वत दानव सम्राट की रक्षा को चकनाचूर करने के लिए अपनी सारी युद्ध क्षमता एकत्र की। उसके शरीर की सारी मूल शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रकट हुई और लक्ष्य के शरीर को नष्ट कर दिया। आत्मा का बचा हुआ सारा जहर शाश्वत दानव सम्राट पर गिर गया और उसने हठपूर्वक विरोध और संघर्ष करते हुए एक दयनीय चीख निकाली। वांग ये ने किलिंग बोन नीडल निकाली और उसे लक्ष्य के शरीर में घोंप दिया, जिससे एक घातक झटका लगा। जी। वह राख में बदल गया। 6वीं डिग्री शाश्वत को मार डाला। 2400 विकास अंक प्राप्त किए। आनंददायक। हिंसक हंगामे ने राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया और वांग ये बिना किसी हिचकिचाहट के तेज गति से घटनास्थल से भाग गए। अब उसे एक अच्छे दोस्त की बहुत याद आ रही थी। टेनमो कहा था, उसे आत्मा का जहर दे दो। जी। दरार। टेनमो खून से नहा गया था, क्योंकि उसने अपने हाथ में करीबान पकड़ रखी थी और एक श्रेष्ठ शाश्वत मानव के शरीर को नष्ट कर दिया था। उसके दूसरे हाथ, एक नीले काले शैतानी पंजे ने एक निम्न शाश्वत जीवनरूप की गर्दन को कुचल दिया। उनकी सर्वोच्च आभा दबंग और राजसी थी, जो एक अद्वितीय शैतान राजा की तरह आकाश और पृथ्वी को कवर कर रही थी। धत तेरी की। टेनमो ने भौहें चढ़ा दी। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां काफी बदल गईं और उसकी दबंग आभा गायब हो गई। वह तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया और उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। सर्वोच्च अनुबंध ने उसके शरीर को खाली कर दिया था। टेनमो ने एक शाश्वत स्तर की अमर जड़ी बूटी निकाली और उसे खा लिया। उसने हाल ही में एक मानव उच्च आयाम वाले भगवान का सामना किया था और एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया था। भले ही वह अपने प्रतिद्वंदी को हराने और 2 मानव शाश्वतों को मारने में कामयाब रहा, लेकिन भारी ऊर्जा खपत ने ऐसा कर दिया कि वह अब सर्वोच्च अनुबंध की भारी कीमत वहन नहीं कर सका। केवल पुनर्जन्म के चक्र को पार करके और अमर स्तर तक पहुंचकर ही वह अधिक सर्वोच्च शक्ति का सामना कर सकता था। मैं उसे मार नहीं सका। जैसे ही वांग ये की छवि उसके दिमाग में आई, टेनमो ने अपने दांत पीस लिए। उसके गुस्से में बेचैनी की झलक मिली हुई थी। मानव वांग ये में बहुत तेजी से सुधार हुआ। 10 साल पहले की तुलना में वह बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा था। टेनमो को अपनी ताकत का पता था। सर्वश्रेष्ठ ब्लैक होल स्तर के मानव जूरी और सर्वश्रेष्ठ ब्लैक होल स्तर के दानव बाईवान की तुलना में वह सर्वोच्च अनुबंध के बिना हीन था। हालांकि जब तक उसकी प्रतिभा सक्रिय थी, दोनों मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब एक और वांग ये था। छुट्टी। टेनमो, जो थोड़ा ठीक हो गया था, ने संकोच नहीं किया। भले ही वह बदला लेना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके पास वांग ये को मारने की क्षमता नहीं है। वह पहले उसे जाने देगा। जैसे ही आसपास का स्थान और समय अस्त व्यस्त हो गया, टेनमो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एक स्पेस टाइम डोमेन ने उसे घेर लिया और एक परिचित आभा उतर आई। स्पेस टाइम ऊपर उत्पत्ति पार हो गई और वांग ये आकाश में दिखाई दिए। उसकी आंखें चमक रही थीं। आपको पाया? वांग ये ने नीचे देखा और मुस्कुराया। टेनमो की फिर से मृत्यु हो गई, पिछली बार से भी कम गरिमा के साथ। अपनी चरम स्थिति में भी वह वांग ये से तुलना नहीं कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह अभी भी सर्वोच्च अनुबंध की प्रतिक्रिया झेल रहा था। बिल्कुल सही समय वांग ये ने टेनमो की आंतरिक दुनिया से बहुत सारा आत्मा जहर निकाला।
ये सभी अमूल्य खजाने थे। आत्माविष के अलावा टेनमो ने उसके लिए एक सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात सर्वोच्च खजाना करीपान, एक सर्वोच्च श्रेणी जन्मजात सर्वोच्च खजाना कवच और 3 उच्च श्रेणी जन्मजात सर्वोच्च खजाने भी तैयार किए थे। वे अच्छे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसके अलावा कॉस्मिक बैंक के लोगों वाले कई खजाने भी थे। क्या यह नीजियो का मोफैन हेवन हेल्बर्ड नहीं है? वांग ये ने एक शक्तिशाली हल्बर्ड निकाला और उसे लहराया, जो कि आंदाई की डोम सब स्नेक क्रिस्टल तलवार। शीले का ओनर बैटलसूट। अच्छा स्वर्ग। 3 सर्वोच्च श्रेणी के सहज सर्वोच्च खजाने और 11 शीर्ष श्रेणी के सहज सर्वोच्च खजाने। टेनमो ने उसे एक बड़ा उपहार दिया। क्या किसी सहयोगी का उपकरण लेना और उसे वापस न करना उसके लिए अच्छा नहीं था? लेकिन उनकी अंतरात्मा को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंची। टेनमो के कृत्यों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वापस आने के बाद मैं कॉस्मिक बैंक के लोगों से छुटकारा पालूंगा। वांग ये ने उन सभी को स्वीकार कर लिया। उसने एक नरम बैंगनी काला गोला निकाला। यह क्या था? उसने उसे निचोड़ लिया। यह एक तनाव गेंद की तरह महसूस हुआ। टेनमो को था ऐसा शौक। यह जहर अभिशाप दौड़ द्वारा परिष्कृत एक अभिशाप गेंद होनी चाहिए। वांग ये का ज्ञान आधार अभी भी प्रचलित था। हालांकि ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से ज्ञात नहीं था। उन्होंने पेंटाग्राम महाद्वीप से लौटने के बाद प्रासंगिक जानकारी का अध्ययन किया था, क्योंकि उन्होंने शैतानों और जहर अभिशाप की दौड़ को बहुत महत्व दिया था। अभिशाप गेंदें इच्छाशक्ति प्रकार की शाश्वत कलाकृतियां थीं। इच्छाशक्ति शाप के माध्यम से कोई लक्ष्य शत्रु के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। जितनी अधिक घृणा होगी, अभिशाप उतना ही मजबूत होगा, धारणा उतनी ही मजबूत होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। वांग ये तुरंत समझ गए। संकल्प शक्ति की उत्पत्ति की प्रतिध्वनि से उसके मन में स्वयं के अलावा एक और अभिशप्त जीवन आभा एकत्रित हो गई। वह एक युवक था जिसका सिर मानव और शरीर सांप का था। उसका मुस्कुराता चेहरा एक निर्दयी और हृदयहीन एहसास दे रहा था। बाईवान दानव जाति के हेवन विलेन बुकलेट में नंबर 1 ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञ। टेनमो वास्तव में व्यस्त है, वांग ये ने आह भरी। एक ओर वह खुद से बेहद नफरत करता था और दूसरी ओर उसने बाईवान को गहरा श्राप दिया। एक अच्छे दोस्त के रूप में मैं आपकी इच्छा पूरी करने में आपकी मदद करूंगा। वांग ये ने बाईवान के स्थान को महसूस किया और यूनिक क्षेत्र में गहराई से देखा। वह वर्तमान में ह्यूमन प्रोडिजी रिकॉर्ड के ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों में चौथे स्थान पर थे। उनके वर्तमान युद्ध परिणामों के आधार पर यह निश्चित था कि वह नीजियो को पार करने और तीसरे स्थान पर पहुंचने में सक्षम होंगे। टेनमो को एक बार फिर मारने के बाद उसे इन्फिनिट वर्ल्ड ऑफ स्लॉटर के कियान लियूइंग से आगे निकल जाना चाहिए था और दूसरे स्थान पर रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहला स्थान थोड़ा अनिश्चित था। अगर मैं बाईवान को हरा सकूं तो यह काफी होगा। वांग ये का लक्ष्य स्पष्ट था। इस बार वह जियांग युयांग की तरह बनना चाहता था और प्रथम स्थान के लिए लड़ना चाहता था। न केवल प्राइमर्डियल स्टार में पहला स्थान, बल्कि संपूर्ण मानव ब्रह्मांड में नंबर 1 ब्लैक होल स्तर। यह न केवल चौथी वरिष्ठ बहन के लिए था, बल्कि प्राइमर्डियल स्टार और उसके लिए भी था। मानव के सबसे मजबूत विशेषज्ञ बनने की राह में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। एडवेंचरर वर्ल्ड 4 महान मानवीय क्षेत्रों में से एक था। पूर्व गौरव और समृद्धि अब खंडहर हो चुकी थी। एडवेंचरर वर्ल्ड की सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद शैतानों ने धीरे-धीरे घुसपैठ की। मुख्य रूप से 5 संबद्ध शक्तिशाली जातियों अर्थात ब्लड किल रेस, पॉइजनकर्स रेस, मून पिटी रेस, शैडोटॉर्न रेस और ब्लैक ड्वार्फ रेस के साथ शैतान जाति का नवा विशाल अराजकता क्षेत्र धीरे-धीरे स्थापित किया गया था। अचानक चर्चा, एक दुष्ट और भयानक शक्ति उभर आई। एडवेंचरर वर्ल्ड के ऊपर आकाश में एक लंबी और पतली स्पेस टाइम दरार दिखाई दी। इसके तुरंत बाद स्थानिक दरार खुल गई और भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। दरार में एक रक्तलाल रोशनी और अजीब पैटर्न दिखाई दिए जो अराजकता की ऊर्जा से भरी हुई थी। यह एक एकल आदिम अराजकता की आंख थी, कोई स्पेस टाइम दरार नहीं। बुरी नजर की जाति का सर्वोच्च अवतरित हुआ। बूम। एडवेंचरर वर्ल्ड में युद्ध छिड़ गया। यूनिक क्षेत्र। यह वांग ये स्तब्ध रह गया। मानव अभयारण्य और एविल आई जाति का संपर्क कब से हुआ? बुरी नजर वाली जाति, जिसे राक्षस जाति ने दुबते कुत्ते की तरह पीटा था, अचानक क्यों उठ खड़ी हुई? भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा था। हालांकि एविल आई रेस में केवल 2 विशाल अराजकता वाले क्षेत्र बचे थे, जिससे वे दिव्य वृक्ष रेस से कमतर हो गए थे। आखिरकार वे एक बार गौरवशाली थे और अभी भी 8 महान रेसों में स्थान पर थे। कम से कम उनके पास तुरुप का पत्ता तो था। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, वांग ये मोटे तौर पर समझ गए। एक बार जब मनुष्य हार गए और शैतान बढ़ गए, तो एविल आई जाति, जिसे 8 महान जातियों में सबसे निचले स्थान पर रखा गया था, एक अनिश्चित स्थिति में होगी। मानव अभयारण्य ने राक्षसों से पराजित होने के बाद उन्हें साहस वापस पाने में मदद करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हालांकि शैतान कैसे प्रतिक्रिया देंगे? वांग ये को अचानक बेचैनी महसूस हुई। कोई हलचल नहीं थी। चाहे वह यूनिक क्षेत्र पर हमला हो, ब्रह्मांडीय जानवरों की उपस्थिति हो या एडवेंचरर वर्ल्ड में नया युद्ध हो, शैतान बिल्कुल भी नहीं हिले। ऐसा लग रहा था जैसे इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे लोगों को खतरे का गहरा एहसास हुआ। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे आगे क्या करेंगे। 4 महान मानवीय क्षेत्रों में मुख्य शक्तियों के बीच पहली झड़प को देखते हुए शैतानों से निपटना आसान नहीं था। वे जितने शांत थे, यह उतना ही खतरनाक था। दहाड़, 3 सिरों वाला पवित्र सिंह भयंकर दहाड़ता हुआ आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। ताजा खून चमक रहा था जैसे पवित्र शेर की मूर्ति हवा में दिखाई दे रही थी। उसका एक सिर काट दिया गया था और उसकी आभा शून्य बिंदु तक गिर गई थी। 3 मानव सर्वोच्चों की घेराबंदी के तहत एक शक्तिशाली ढाल के रूप में विशाल अराजकता क्षेत्र की विशाल ऊर्जा के साथ भी दानव भगवान पवित्र शेर अब और नहीं टिक सका। वांग ये ने आकाश में भीषण युद्ध को देखा। जीत और हार का पैमाना न केवल सर्वोच्च शीर्ष युद्ध कौशल के टकराव पर बल्कि समय पर भी निर्भर करता था। दानव जाति इतनी आसानी से यूनिक क्षेत्र को नहीं छोड़ेगी। इस समय आभासी मानव सम्राट द्वारा स्थापित आभासी ग्रिड लगातार विस्फोट कर रहे थे, क्योंकि वे भारी बाहरी दबाव झेल रहे थे। राक्षस जाति का सुदृढ़ीकरण आ गया था। इस लड़ाई की कुंजी यह थी कि कौन अपने प्रतिद्वंदी को कम से कम समय में हरा सकता है। वह वैसा ही था। उसे जल्द से जल्द अपना लक्ष्य हासिल करना था। पूज्य पीपा इतनी जल्दी क्यों चले गए? वांग ये जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट आए, लेकिन उन्होंने आदरणीय पीपा को नहीं देखा। वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। वांग ये ने अपने शिकार को ढूंढने के लिए तुरंत टेलीपोर्ट किया। नीजो की टीम का सफाया हो गया था। अभी उनकी कड़ी मेहनत के बाद मिशन अंकों में उनकी वर्तमान बढ़त लगभग नगण्य थी। जियांग युयांग और अन्य भी मिशन अंक जमा कर रहे थे। कप्तान के रूप में उन्हें नीजुए की टीम से आगे निकलने के लिए केवल एक और लहर की आवश्यकता थी। वह अपना मुनाफा लेते हुए आदरणीय जिन कुई को फिर से अच्छा बना देगा। मिल गया। वांग ये ने तुरंत अपने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। एक घायल 7वीं डिग्री का शाश्वत स्तर का ब्रह्मांड जानवर। इसमें तीव्र मूल ऊर्जा थी और एक शरीर था जो उससे 100 गुना बड़ा था। शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर के असीमित शरीर के आकार के साथ मूल ऊर्जा का 100 गुना एक महासागर की तरह था। यहाँ तक कि एक उच्च आयाम वाला भगवान भी उसके भौतिक शरीर को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवरों के पास अक्सर एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जानवर रक्तरेखा होती थी। गर्जन, बिजली इकट्ठी हुई और गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के साथ संघनित हुई। 7वें दर्जे के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर की रक्तधारा जागृत हो गई। बिजली का तेज सींग किलिंग की तरह आकाश में बिना रुके सर पर दौड़ रहा था। अराजक सुनहरे सींग वाले जानवर की शक्तिशाली रक्तरेखा प्रदर्शित की गई थी। दुर्भाग्य से निरंतर लड़ाइयों ने ब्रह्मांड के जानवर को थका दिया और उसकी मूल ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग किया। महान पथ की पर्याप्त रूप से मजबूत समझ के बिना कोई भी व्यक्ति केवल अपने जन्मजात शरीर और रक्त के साथ युद्ध के मैदान में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। खासतौर पर तब जब प्रतिद्वंदी वांग ये जैसा शिकारी हो। बूम बूम। वांग ये के 2 करीबान एक ही समय में फट गए। उनका शरीर मूल शक्ति से परिपूर्ण था और उनकी युद्ध क्षमता विस्फोटक थी। उन्होंने लक्ष्य को नियंत्रित करने के लिए कैओटिक डोमेन की गुप्त तकनीक और इसे बांधने के लिए थाउजेंड लॉक दायरे का उपयोग किया। वांग ये एक अनुभवी शिकारी की तरह थे। अंतरिक्ष समय के पथ पर उनकी महारत जबरदस्त थी क्योंकि उन्होंने 7वीं डिग्री के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर को मार गिराया था। बैंगनी संक्षारक जहर और काला कवच तोड़ने वाला जहर एक के बाद एक गिर गया। 7वीं डिग्री के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर को अंतहीन चोटें लगी और वह अब ठीक नहीं हो सका।
लड़ाई की लय वांग ये के हाथों में थी। 7वीं डिग्री का शाश्वत स्तर का ब्रह्मांड जानवर क्रोधित था, लेकिन वह इस तुच्छ मानव को कुछ नहीं कर सका। उसे कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। ची ची 100 रिफाइन सेबर तकनीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7वीं डिग्री के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर की रक्षा कितनी मजबूत थी और यह कितनी तेजी से ठीक हो गया, यह हमलों की लहर के बाद लहर का सामना नहीं कर सका। पिंग, उसकी सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और खून नदी की तरह बहने लगा। 7वीं डिग्री के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर ने चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। इसके भौतिक शरीर की उत्पत्ति जगमगा उठी और इसकी कोशिकाएं संघनित होकर पुनः स्वस्थ हो गईं। वह लड़ाई फिर से शुरू करना चाहता था, लेकिन कोई मौका नहीं था। ची ताजा आत्मा का जहर गिर गया और 7वीं डिग्री के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर ने एक दयनीय चीख निकाली। मरते समय उसका शरीर कांप उठा और अपनी चमक खो बैठा। 7वीं डिग्री के शाश्वत को मार डाला। 2800 विकास अंक प्राप्त किए। विकास बिंदु 13731.8 16531.8 एक उछाल। वांग ये की आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। उन्होंने न केवल विकास अंक हासिल किए, बल्कि 7वीं डिग्री के शाश्वत स्तर के ब्रह्मांड जानवर को मारने के बाद उनकी टीम के मिशन अंक आधिकारिक तौर पर नीजू की टीम से आगे निकल गए थे। नीजू की टीम और चुल लैंग की टीम का सफाया हो गया था, इसलिए इस बिंदु पर 3 वेनेरेट्स के बीच लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था। लाभ का 10% उसकी जेब में था। मिशन पूरा हुआ, वांग ये अपना अगला शिकार ढूंढने वाला था। अचानक अभिशाप गेंद ने प्रतिक्रिया की और उसके दिमाग में सांप के शरीर के साथ एक मानवसिर वाली आकृति दिखाई दी। बाईवान वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत टेलीपोर्ट किया।